नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द वीडियो। आज की वीडियो में आज की क्लास में हम इनकम फ्रॉम द हेड ऑफ सैलरी पूरा का पूरा ख़त्म करने वाले हैं, स्टार्ट टू फिनिश। और आज की जो क्लास है मैंने इस तरीके से बनाई है कि अगर आप क्लास देखो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं देखोगे, सुनोगे सिर्फ कानों में ईयरफोन हेडफोन लगाते घूमते वक्त इधर उधर, तो आप पूरा का पूरा हेड रिवाइज कर लोगे सुनते सुनते। इस तरीके से मैं एकदम स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में और डिटेल्ड फॉर्मेट में इस क्लास को रखने वाला हूँ। ठीक है, जो स्टडी मटेरियल हम यूज़ करने वाले हैं वो है सीए इंस्टीट्यूट का मटेरियल, बिकॉज इट इज़ द बेस्ट स्टडी मटेरियल यू कैन यूज़ फॉर योर इंटरमीडिएट का हम इनकम फ्रॉम द हेड्स ऑफ सैलरी स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखो, दो चीज़ आपने पढ़ी होगी कि एक तो डिफ़ॉल्ट टैक्स रिजीम होती है हमारी, और एक हमारी ऑप्शनल टैक्स रिजीम होती है। तो जो पहले पुरानी टैक्स की स्कीम थी, जो पुराने तरीके से टैक्स लिया जाता था, उसको तो ऑप्शनल कर दिया गया और बाय डिफ़ॉल्ट 115 BAC वाली हमको स्कीम लग जाती है, जिसमें आपने देखा होगा 5%, 10%, 15%, 20% इस तरीके से टैक्स की रेट जो है वो चलती है। ठीक है, तो इससे हुआ क्या, जो ये नई स्कीम जो डिफ़ॉल्ट टैक्स रिजीम है ये सरकार ने लॉन्च की, तो उसके बाद में क्या हुआ था कि इन्होंने टैक्स की रेट थोड़ी कम कर दी थी। यानी टैक्स पुरानी में ज़्यादा लगता था, इसमें कम कर दिया। तो सरकार ने बोला देखो हम तुम्हारा टैक्स तो कम कर रहे हैं, तो हम एक काम और करेंगे कि कुछ डिडक्शन आपको सैलरी में जो मिलती थी, कुछ डिडक्शन सैलरी में जो मिलती थी वो नई रिजीम में हम नहीं देंगे। 115 BAC में अगर आप अपनी रिटर्न भरते हो तो आपको फिर वो जो भी डिडक्शन पहले मिलती थी वो नहीं मिलेगी। हमने बोला ठीक है भैया, तुमने टैक्स कम कर दिया तो अब कुछ डिडक्शन नहीं देते तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एग्जामिनर की दृष्टिकोण से ये एक ब्रह्मास्त्र उसके पास में आ जाता है। ब्रह्मास्त्र क्यों आ जाता है? क्योंकि फिर वो पूछेगा कि भाई बताओ कौन सी ये तुम्हारे को पुरानी स्कीम के हिसाब से हम दे रहे हैं इनकम कैलकुलेट की हुई, अब नई स्कीम के हिसाब से इसको बनाओ। कुछ डिटेल आपको दे देगा तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सी डिडक्शन मिल सकती है, कौन सी नहीं मिल सकती, फिर उसके हिसाब से एडजस्टमेंट आपको करना पड़ेगा। तो सी इंस्टीट्यूट ने भी इसी तरीके से अपने जो स्टडी मटेरियल को डिज़ाइन किया है। ठीक है, अब स्टार्ट जो होता है ये वो होता है कि साहब सबसे पहले हम देखेंगे कि परफॉर्मा कंप्यूटेशन का इनकम अंडर द हेड सैलरी एज पर डिफॉल्ट टैक्स रिजीम अंडर सेक्शन 115 BAC। तो उसके अंदर परफॉर्मा देखेंगे और फिर जो उस परफॉर्मा में चीज़ें आएगी, जैसे कुछ डिडक्शंस आएगी, ठीक है, यानी कि जैसे मान लो पेंशन की डिडक्शन हो गई, ग्रेजुटी की हो गई, ये हो गई, उनको फिर हम डिटेल में देखेंगे। तो सबसे पहले हम परफॉर्मा समझते हैं, उसके बाद में डिटेल में हम सारी चीज़ों को समझ लेंगे। ओके, साउंड्स गुड। चलो चलो, तो सबसे पहले देखो बेसिक सैलरी होती है। बेसिक सैलरी आदमी की होती है, जब भी कोई नौकरी लगता है तो उसको बेसिक सैलरी बताई जाती है कि भाई तेरी बेसिक सैलरी इतनी होगी और तेरे को डीए इतना मिलेगा, इतना तेरे को अलाउंस मिलेगा, सब कुछ वो लिखा हुआ आता है। तो उसके हिसाब से बेसिक सैलरी हम सबसे पहले लेंगे। उसके अलावा फीस और कमीशन अगर किसी को कुछ मिल रहा है तो वो भी हम इंक्लूड करेंगे। फीस और कमीशन कोई काम एक्स्ट्रा करता है तो उसको मिल जाता है कंपनी से। कंपनियां बोल देती है अपने कर्मचारी को, नौकरी जब लगता है तभी भाई तेरे को फीस और कमीशन भी हम देंगे, तो वो भी सैलरी का पार्ट माना जाता है। उसके अलावा बोनस कोई मिला तो वो भी ऐड कर देंगे। और उसके बाद में अलाउंसेस ऐड करेंगे। ठीक है, अलाउंसेस कौन कौन से होते हैं, ये कौन सी स्कीम है, ये डिफॉल्ट स्कीम के अंदर हम बात कर रहे हैं 115 BAC की। ठीक है, तो अलाउंसेस जो होंगे, डियरनेस अलाउंस, महंगाई भत्ता फुली टैक्सेबल होता है, पूरा का पूरा टैक्स देना पड़ेगा, कोई भी छूट नहीं है। HRA भी फुली टैक्सेबल होता है इसमें। ओल्ड जो थी ना हमारी, जिसको हम ऑप्शनल टैक्स रिजीम बोलते हैं आजकल, उसमें HRA की रिडक्शन मिलती थी, लेकिन न्यू में कुछ भी नहीं मिलती है। ठीक है, और चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस ये भी फुली टैक्सेबल है। ठीक है, चिल्ड्रन हॉस्टल अलाउंस ये भी फुली टैक्सेबल है। ओल्ड में इसकी डिडक्शन मिलती है लेकिन नई में कुछ भी नहीं मिलती है। ठीक है, तो ध्यान रखना फुली टैक्सेबल है। उसके बाद बात करते हैं ट्रांसपोर्ट अलाउंस की। तो ट्रांसपोर्ट अलाउंस बाकी सबके लिए फुली टैक्सेबल है, किसी को कोई डिडक्शन ट्रांसपोर्ट अलाउंस की नहीं मिलती है। लेकिन अगर एम्प्लॉय जो है वो डम है, ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप्ड है, ब्लाइंड है, डीफ है, यानी कि अंधा है, बहरा है, या फिर दिमाग से पैदल है, या फिर शारीरिक रूप से हैंडीकैप्ड है, तो उनके लिए सिर्फ और सिर्फ वैसे एम्प्लॉयज़ के लिए 3200 पर मंथ तक की डिडक्शन दी गई है। किस में? ट्रांसपोर्ट अलाउंस में। ठीक है, बाकी सबके लिए फुली टैक्सेबल है, चाहे ओल्ड स्कीम हो चाहे न्यू स्कीम हो। इंटरटेनमेंट अलाउंस ये भी फुली टैक्सेबल है। ट्रैवलिंग अलाउंस, डेली अलाउंस, कन्वेंस अलाउंस। ठीक है, ये क्या होता है ट्रैवलिंग अलाउंस, डेली अलाउंस, कन्वेंस अलाउंस की? जो लोग काम करते हैं ऐसे ऐसे कंपनियों के साथ में जिनका काम है ट्रांसपोर्ट करना, गुड्स को, पैसेंजर को इनको ट्रांसपोर्ट करना, जैसे कंडक्टर हो गए, बस ड्राइवर हो गए, ट्रक ड्राइवर हो गए, तो उनको वो ट्रक को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के बीच में कुछ खर्चे भी करने पड़ते हैं। ठीक है, पंचर हो गई, पंचर निकलवा लिया, कोई गड़बड़ हो गई तो मैकेनिक बुलवा लिया, तो उनको पैसा दिया जाता है कंपनी के द्वारा कि भाई कोई खर्चा तुम्हारा आए तो तुम इस पैसे से कर लेना। तो उसके लिए अलाउंस होता है। एक तरीके से ये अलाउंस दिया गया है, कंपनी फिक्स दे देती है। मान लो 20,000 रुपये किसी को पकड़ा रही है, अब उसने मान लो पूरे महीने में जब वो बस चलाई तो 18,000 रुपये का उसका खर्चा हो गया। ठीक है, पेंचर वेंचर निकलाने में, मैकेनिक के पास दिखाने में, ये सब करने में। तो 20,000 में से ये 20,000 थे और इसमें से 18,000 उसने खर्च कर दिए, तो उसके पास 2,000 बच गए।
अब मुझे बताओ 20,000 पे थोड़ी टैक्स लगा सकते हैं हम भाई, उसकी इनकम थोड़ी है ये, उसको तो पैसा मिला था कि भाई तुम्हारी बस में कोई खराबी हो जाए तो उसको सही करवा लेना। उसने काम में ले लिया 18,000, 2,000 बच गए। अब 2,000 रुपये जो बच गए, 2,000 रुपये जो बच गए, इस पर उसको टैक्स देना पड़ जाएगा, ये उसकी टैक्सेबल इनकम में इंक्लूड हो जाएगा। वही लिखा हुआ है कि जो ट्रैवलिंग अलाउंस, डेली अलाउंस, कन्वेंस अलाउंस है, इसमें से जितनी यूटिलाइज कर ली अमाउंट पर्पज़ के लिए, जिस पर्पज़ के लिए दी थी उस पर्पज़ में जितनी काम आ गई वो तो घटा दो, बाकी जो बच गई एक्स्ट्रा वो तुम्हारी इनकम मान ली जाएगी। ठीक है। एच का देखते हैं, अदर अलाउंस इंक्लूडिंग ओवर टाइम अलाउंस, सिटी कंपनसेटरी अलाउंस एटसेट्रा, ये सारे के सारे अलाउंस फुली टैक्सेबल होते हैं, इनमें कोई भी डिडक्शन नहीं दी जाएगी। ठीक है। अब ये तो अलाउंसेस की बात कर ली हमने। अब हम बात करते हैं टैक्सेबल परक्यूजिट्स की। ठीक है। अब परक्यूजिट्स में कौन कौन से टैक्सेबल है? तो वैल्यू ऑफ रेंट फ्री अकोमोडेशन प्रोवाइडेड टू द एम्प्लॉई, वैल्यू ऑफ एनी अकोमोडेशन प्रोवाइडेड टू द एम्प्लॉई एट कंसेशनल रेट। तो एक तो हो सकता है कि एम्प्लॉय को कंपनी ने जो है रेंट फ्री अकोमोडेशन दिया हो। रेंट फ्री अकोमोडेशन क्या होता है कि रहने के लिए जगह दी बिना रेंट के, यानी आपका फायदा करा रही है ना कंपनी। ठीक है। तो उसकी वैल्यू को हम ऐड करेंगे आपकी इनकम में, क्योंकि अगर कंपनी नहीं देती तो आपको किराया देना पड़ता, और वो किराया देना पड़ता आपको तो आपकी इनकम कम होती ना, आपको अपने जेब से पैसे काटने पड़ते, लेकिन नहीं काट रहे हो तो वो आपकी इनकम में ऐड किया जाएगा। ठीक है। अब इसमें 3 केस हो सकते हैं कि किसने वो आपको रेंट फ्री अकोमोडेशन दिया। हो सकता है जो काम कर रहा है वो गवर्नमेंट का कर्मचारी हो, सरकारी कर्मचारी हो, और गवर्नमेंट ने उसको दिया हो। ठीक है। तो इस केस में क्या सिस्टम होता है, गवर्नमेंट के केस में कैसे हम उसकी टैक्सेबल वैल्यू कैलकुलेट करेंगे? तो उसमें हम क्या करते हैं, लाइसेंस फीस डिटरमाइंड बाय गवर्नमेंट। गवर्नमेंट एक लाइसेंस फीस डिटरमाइन करती है, किसकी? वो जब टैक्स फ्री देती है किसी को भी रहने का घर तो उसकी, तो वो लाइसेंस फ्री आपको क्वेश्चन में भी दी रहेगी अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय का क्वेश्चन आया तो। और उसमें से हम घटा देंगे क्या, रेंट एक्चुअली पेड बाय द एम्प्लॉयर। ठीक है। ये एम्प्लॉयर नहीं आएगा, ये एम्प्लॉय आएगी, ये गलती से दिया हुआ है एम्प्लॉय। ठीक है। तो ये टैक्सेबल वैल्यू हो जाएगी, यानी जितनी लाइसेंस फीस डिटरमाइन की गई थी उसमें से आपके पास कितना रेंट ले लिया गया, और मान लो 10,000 रुपये की लाइसेंस फीस थी और आपसे 8,000 रुपये वसूल किए गए, तो भाई 8,000 तो आपने दे ही दिया ना, 2,000 का ही तो फायदा हुआ, तो फिर ये जो फायदा हुआ 2,000 रुपये का यही तो इंक्लूड किया जाएगा, तो इसको आपकी टैक्सेबल इनकम में इंक्लूड कर लेंगे। ठीक है। और दूसरा हो सकता है कि गवर्नमेंट के अलावा किसी और एम्प्लॉयर ने आपको रेंट फ्री अकोमोडेशन प्रोवाइड कराया हो, तो उस केस में कैसे हम कैलकुलेट करेंगे? तो देखो, जो हम देखते हैं कि मकान जो होते हैं, गांव में आप मकान किराए लोगे तो आपको 200-400 रुपये महीने में भी मिल जाएगा, लेकिन वही उतनी ही लंबाई चौड़ाई का मकान आप बड़े शहर में लोगे तो आपको उससे 10-15 हज़ार रुपये भी देने पड़ जाए। तो जितनी पॉपुलेशन ज़्यादा होती है उतना ही किराया ज़्यादा होता है। ठीक है। तो यहाँ पे वैसे ही किया गया कि आपको मकान कहाँ पर दिया गया, उस जगह की हम पॉपुलेशन देखेंगे। अगर आपको मकान ऐसी सिटी में दिया गया जिसकी पॉपुलेशन 40 लाख से ज़्यादा है, ऐसी सिटी में आपको मकान दिया गया है जिसकी पॉपुलेशन जो है 40 लाख से ज़्यादा है, तो वहाँ पे जो आपके आरएफ यानी रेंट फ्री अकोमोडेशन की वैल्यू मानी जाएगी वो आपकी सैलरी का 10% मानी जाएगी। कितनी मानी जाएगी? 10%, जब 40 लाख से ज़्यादा पॉपुलेशन है उस शहर की जहाँ पे आपको मकान फ्री में मिला है। और उसमें से हम घटा देंगे जितना रेंट आपके पास वसूल कर लिया गया, क्योंकि जितना आपके पास पैसा ले लिया गया उतने की तो आपको कोई फायदा हुआ नहीं, बाकी जो बच गया एक्स्ट्रा उसी का तो आपको फायदा हुआ, उस फायदे को आपकी सैलरी का पार्ट हम मान लेंगे। अगर जिस जगह आपको रेंट फ्री अकोमोडेशन मिला उसकी जो पॉपुलेशन है वो 15 लाख से ज़्यादा है लेकिन 40 लाख से कम है, तो वहाँ पे 7.5%, 7.5% ऑफ सैलरी आपका जो है परक्यूजिट की वैल्यू मान ली जाएगी, और उसमें से आपका रेंट रिकवर्ड घटाने के बाद जो नेट अमाउंट बचता है उसको आपकी सैलरी में ऐड कर दिया जाएगा। लेकिन तीसरा केस हो सकता है कि वहाँ की पॉपुलेशन 15 लाख से भी कम हो। अदर सिटीज़ का मतलब क्या हो गया, जो 15 लाख से जिनकी पॉपुलेशन कम है, तो वहाँ पे 5% ऑफ सैलरी को परक्यूजिट की वैल्यू मानी जाएगी, और रेंट रिसीव्ड आपके पास से जो रेंट वसूल किया गया है वो उसमें से घटा दिया जाएगा। तो 40 लाख से ज़्यादा है तो वहाँ पे तो होगी कितनी, 10%, और 15 लाख से 40 लाख के बीच में पॉपुलेशन है तो वहाँ पे कितनी होगी, 7.5% ऑफ सैलरी। और उसके अलावा अगर 15 लाख से कम है तो वहाँ पे होगी आपकी 5% ऑफ सैलरी। ओके, चलो। इफ अकोमोडेशन इज टेकन ऑन लीज रेंट बाय द एम्प्लॉयर, भाई अकोमोडेशन जो है वो एम्प्लॉयर का खुद का नहीं है। घर एक जगह हमने ऊपर जो अभी कैलकुलेट किया उसमें तो हम ये मान के चल रहे थे कि जो घर है वो खुद एम्प्लॉयर का है और उसने आपको फ्री में दे दिया, किराया नहीं लिया, फ्री में रहने के लिए दे दिया, तो उसका हम वैल्यू निकाल लिया। बट अगर वो उसका खुद का नहीं है बल्कि उसने खुद ने किराए पे लेके दिया है आपको, है ना, लीज पे या रेंट पे लेके दिया है, तो क्या होगा, लोअर ऑफ लीज रेंटल पेबल बाय द एम्प्लॉयर और 10% ऑफ सैलरी माइनस रेंट रिकवर्ड फ्रॉम द एम्प्लॉय। इसमें क्या कर रहा है, ये बोल रहा है कि भाई आप 2 चीज़ ले लो। ठीक है, आप 2 चीज़ ले लो। क्या ले लो 2 चीज़? एक तो ये ले लो आप कि उसने कितना रेंट पे किया, उसके लिए रेंट पेड, कितना रेंट खुद एम्प्लॉयर ने पे किया वो देख लो, मान लो वो 10,000 रुपये है, और आपकी 10% ऑफ सैलरी निकाल लो। मान लो आपकी सैलरी थी 80,000 रुपये, ठीक है, और उसका 10% कितना आ गया, 8,000 रुपये। तो इन दोनों में से कम कौन सा है, 8,000, तो 8,000 हम ले लेंगे इसकी वैल्यू, और उसमें से फिर आपके पास जितना रेंट उसने वसूल किया है, मान लो आपके पास कुछ वसूल नहीं किया तो टोटल 8,000 उसकी परक्यूजिट की वैल्यू हो जाएगी। और अगर आपके पास मान लो 4,000 रुपये, बोले भाई 4,000 तो तू दे, बाकी तो हम अपना कर लेंगे सहन, तो 4,000 फिर आपके घटा देंगे, तो 4,000 बच गए, वो हो जाएगी परक्यूजिट की वैल्यू। इस तरीके से हम कैलकुलेट कर लेंगे। ओके, चलो अब देखो, ऑब्लिगेशन ऑफ एम्प्लॉय डिस्चार्ज्ड बाय एम्प्लॉयर
फॉर एग्जाम्पल प्रोफेशनल टैक्स पेड बाय एम्प्लॉय, यानी कि प्रोफेशनल टैक्स जो है वो खुद एम्प्लॉय को पे करना था, लेकिन एम्प्लॉयर ने बोला चल भाई तू मेरे जगह काम करता है तो एक काम करता हूँ तेरा टैक्स मैं पे कर देता हूँ, तो मेरा टैक्स उसने पे किया तो इसको मेरी इनकम मान लिया जाएगा, क्योंकि अगर वो पे नहीं करता तो मुझे करनी पड़ती, तो इसलिए मेरे पैसे नहीं गए, इसका मतलब मेरे पास एक्स्ट्रा पैसे आ गए ना, पैसे का ना जाना भी तो आना ही होता है, तो इसलिए उसको भी मेरी इनकम मान लिया जाएगा। सी देखते हैं, any sum payable by the employer to effect an assurance on the life of the employee or to affect a contract of annuity actual expenditure incurred by the employer, यानी मेरे लिए लाइफ इंश्योरेंस ले रहे हैं, मेरे लिए कोई एन्यूटी ले रहा है मेरा एम्प्लॉयर, तो वो नहीं लेता तो मैं लेता भाई, है ना, मेरा फायदा हो रहा है उससे, तो वो मेरी सैलरी में ऐड कर दिया जाएगा। अमाउंट और एग्रीगेट अमाउंट ऑफ एनी कंट्रीब्यूशन मेड टू रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड एनपीएस रेफर्ड टू इन सेक्शन 80 CCD approved superannuation fund by the employer to the account of assessee to the extent it exceeds 7.5 lakh in previous year, यानी मेरा जो एम्प्लॉयर है वो मेरे लिए आरपीएफ रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में अगर अमाउंट जमा कराता है, या फिर 80 CCD में जो एनपीएस नेशनल पेंशन स्कीम है उसमें पैसा जमा कराता है, या फिर अप्रूव्ड सुपर एनुएशन फंड कोई है उसमें पैसा जमा करवाता है मेरा एम्प्लॉयर मेरे लिए, किसके लिए, मेरे लिए, ठीक है। तो उस केस में अगर वो अमाउंट जो जमा कराई गई है वो 7.5 लाख से ज़्यादा होती है किसी साल में, तो वो जो एक्स्ट्रा अमाउंट है वो मेरे उसमें सैलरी में शामिल कर ली जाएगी, ठीक है। ये देखते हैं, एनुअल एक्रिएशन बाय वे ऑफ इंटरेस्ट डिविडेंड और एनी अदर अमाउंट ऑफ सिमिलर नेचर ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर टू द बैलेंस at the credit of recognized provident fund or NPS approved superannuation fund to the extent it relates to the employer's contribution which is included in total income in any previous year under section 17(2)(7। ये हम देखेंगे, अभी इसकी कैलकुलेशन नीचे आएगी डिटेल में, ठीक है। तो ये इंटरेस्ट भी जो है एक अमाउंट होता है 9.5% से ज़्यादा जमा ब्याज जो होता है ना 9.5% से ज़्यादा, उसको हम सैलरी में इंक्लूड कर लेते हैं, तो उसकी हम कैलकुलेशन नीचे देखने वाला है, ठीक है। उसके अलावा क्या क्या ऐड किया जाता है ये अभी हम परफॉर्मा देख रहे हैं, डिटेल में हम नीचे देखेंगे। वैल्यू ऑफ यूज ऑफ मोटर कार, ये हो गया मोटर कार की वैल्यू कैसे कैलकुलेट की जाती है, तो वो सीसी के हिसाब से कैलकुलेट की जाती है कि 1.6 लीटर पर 1.6 लीटर से नीचे का इंजन है या फिर 1.6 लीटर क्यूबिक कैपेसिटी सीसी से ज़्यादा का इंजन है, उसके हिसाब से हम देखते हैं कि कार जो है वो एम्प्लॉयर की है या फिर एम्प्लॉई की है, खर्चा कौन दे रहा है, वो सब हम अभी कैलकुलेशन में देखेंगे, वो नीचे आएगा डिटेल में, ठीक है। उसके अलावा एनी अदर परक्यूजिट फॉर एग्जाम्पल प्रोविजन ऑफ सर्विस ऑफ अ स्वीपर गार्डनर, ये सब मतलब मुझे मेरे घर पे स्वीपर गार्डनर सफाई करने वाला, गार्डनर माली, खाना बनाने वाला, ये सब आदमी दे रहा है, कौन, एम्प्लॉयर खुद दे रहा है। तो भाई अगर एम्प्लॉयर नहीं देता तो कौन देता, अगर एम्प्लॉयर ये सब चीज़ मुझे नहीं देता तो मैं देता ना भाई, मेरे लगते ना पैसे, तो वो मेरे पैसे बच रहे हैं, क्यों, क्योंकि एम्प्लॉयर मेरे को दे रहा है। अब एम्प्लॉयर अगर मेरे को दे रहा है, मेरे पैसे बच रहे हैं, तो वो मेरी टैक्सेबल सैलरी में शामिल किए जाएंगे। लेकिन मान लो कुछ पैसा मेरे पास वसूल कर रहा है कि बोल रहा है कि भाई तेरे घर पे मैं खाना बनाने वाला मैं दे रहा हूँ, चल तेरे को 10,000 रुपये उसकी सैलरी है, मैं दे दूंगा, बाकी की 2,000 रुपये तो तू इसमें डाल, तो मेरे को नेट कितना मेरा फायदा हुआ 8,000 का हुआ ना, तो 8,000 मेरी सैलरी में शामिल कर लिया जाएगा। इसी तरीके से, ठीक है। गैस इलेक्ट्रिसिटी वो अगर मेरे को फ्री में दे रहा है तो उसके पैसे भी जितने उसको कॉस्ट आ रही है, या फिर वो जिसके पास से लेके दे रहा है उसके पास उसको कितने रुपए देने पड़ रहे हैं, वो अमाउंट मेरी सैलरी में शामिल कर लिया जाएगा। मेरे से कुछ वसूल कर रहा है तो वो घटा देंगे, अमाउंट पेड बाय द एम्प्लॉयर ये घटा दी जाएगी, ठीक है। फ्री या कंसेशनल एजुकेशन फैसिलिटी देता है कोई एम्प्लॉयर फॉर एनी मेंबर ऑफ एम्प्लॉयज हाउस होल्ड, यानी एम्प्लॉय के घर के कोई भी सदस्य को फ्री में या फिर कंसेशनल, मतलब मान लो 10,000 रुपये 1 लाख रुपए साल की फीस है कोई भी एजुकेशन इंस्टीट्यूट की, एम्प्लॉयर बोला बेटा एजुकेशन इंस्टीट्यूट में पढ़ना फ्री तेरे घर वाले के सदस्यों का, ठीक है, तो 1 लाख रुपये फायदा मेरे को हो गया तो मेरी सैलरी में जुड़ जाएगा। लेकिन मान लो 1 लाख रुपये फीस है, वो बोलता है तेरे लिए भाई 70,000, ठीक है, 30,000 मैं मेरी तरफ से मिलाऊंगा, तो 30,000 का मुझे फायदा हो गया, तो वो 30,000 मेरी सैलरी में जुड़ जाएगा, ठीक है। ओके, जब अगर दूसरे एजुकेशन इंस्टीट्यूट में दे रहा है एम्प्लॉयर किसी और के में, तो वो फीस देगा मेरी जगह, तो वो जितनी फीस देगा वो मेरी सैलरी में शामिल हो जाएगी। लेकिन अगर एजुकेशन इंस्टीट्यूट खुद एम्प्लॉयर का है, वेयर द एजुकेशन इंस्टीट्यूट इज मेंटेन्ड एंड ओन्ड बाय द एम्प्लॉयर, कॉस्ट ऑफ सच एजुकेशन इन सिमिलर इंस्टीट्यूट और नियर द लोकेलिटी माइनस अमाउंट पेड और रिकवर्ड, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि भाई साहब अगर वो खुद के एजुकेशन इंस्टीट्यूट में मेरे को फ्री में मेरे घर के सदस्यों को पढ़ने की फैसिलिटी दे रहा है, तो वहाँ पे फिर मैं क्या देखूंगा कि आसपास में वैसी ही जो स्कूल है उसमें कितनी फीस है, ठीक है, वो मेरी परक्यूजिट की वैल्यू मान ली जाएगी और उसमें से मेरे पास जितना अमाउंट रिकवर किया हुआ है वो घटा दिया जाएगा। एक इसमें एक्सेप्शन दिया हुआ है कि अगर 1,000 रुपये पर मंथ से ज़्यादा की उसकी कॉस्ट ना हो, ठीक है, वैल्यू 1,000 रुपये पर मंथ से ज़्यादा की ना हो, तो फिर वो मेरे परक्यूजिट में शामिल नहीं किया जाएगा। लेकिन ये एक बकवास बात है, क्योंकि आज की डेट में एजुकेशन 1,000 रुपये पर मंथ से ज़्यादा की होती है। ये कितना आ गया साल का 12,000 रुपये, 12,000 रुपये फीस में तो LKG में नहीं पढ़ाते लोग, ठीक है, तो वो हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है। तो ये फालतू की डिडक्शन दी हुई, इसको बढ़ाना चाहिए सरकार को मेरे ख्याल से, ठीक है। उसके बाद देखते हैं इंटरेस्ट फीस और इंटरेस्ट फ्री और कंसेशनल लोन एक्सीडिंग 20,000, यानी 20,000 रुपये से ऊपर अगर एम्प्लॉय ने मुझे इंटरेस्ट फी या कंसेशनल लोन दिया है, मतलब कि 20,000 रुपये से ऊपर का लोन मुझे मिला
और मेरे पास कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं कर रहा, या तो वो या फिर कंसेशनल कर रहा है कि जैसे मान लो SBI तो उस लोन पे 10% ब्याज लेती है, मेरा एम्प्लॉयर बोला था कि तेरे को 4% पे दे दूंगा, तो 6% का मेरा फायदा हो गया, तो ये 6% का जो इंटरेस्ट निकल के आएगा ना, ये मेरी सैलरी में शामिल कर लिया जाएगा, समझे। अच्छा, उसके अलावा फ्री फूड एंड नॉन एल्कोहलिक बेवरेजेस थ्रू पेड वाउचर, यानी कि मेरे को पॉकेट में खाना दे रहा है या फिर पेप्सी वेप्सी पिला रहा है, नॉन एल्कोहलिक होना चाहिए, ठीक है, तो वो भी मेरी सैलरी में जोड़ लिया जाएगा। वैल्यू ऑफ गिफ्ट वाउचर, अगर एम्प्लॉयर मुझे गिफ्ट देता है या फिर कोई वाउचर देता है, जिससे मान लो जूते वूते मैं खरीद सकता हूँ, अमेजोन का वाउचर दे रहा है, लेकिन उसकी वैल्यू 5,000 से नीचे है, 5,000 रुपये से कम है, पूरी साल की बता रहा हूँ मैं, 5,000 पूरी साल की, तो फिर तो टैक्स नहीं होगा। अदरवाइज 5,000 से ऊपर होगी तो वो पूरी अमाउंट क्या हो जाएगी, टैक्स हो जाएगी, ठीक है। यूज़ ऑफ मूवेबल असेट का हम देखेंगे कि कई होती है, जैसे गाड़ी होती है, एम्प्लॉयर की गाड़ी है, उसने मुझे काम में लेने को दे दी, या फिर बोला कि तू चल ऐस कर मजे कर इसके साथ में, तो वो भी मेरी टैक्सेबल सैलरी में जुड़ जाता है। मतलब सैलरी वाले पर्सन को तो किधर से भी नहीं छोड़ते, इनकम टैक्स वाले हर चीज़ जोड़ देते हैं उसकी में, है ना। चलो 8 नंबर का देखते हैं, ट्रांसफर ऑफ मूवेबल असेट। एक तो यूज़ ऑफ मूवेबल असेट है कि भाई तू यूज़ कर, मजे कर, एक ट्रांसफर ही कर दिया कि भाई ये गाड़ी आज से तेरी बेटा, तू ऐस कर, यानी वो ट्रांसफर हो गया, तो उसकी भी वैल्यू जो होगी ना गाड़ी की, वो मेरी सैलरी में जोड़ ली जाएगी। कितनी जोड़ी जाएगी वो हम देखेंगे नीचे। अगली है लीव ट्रेवल कंसेशन, फुली टैक्सेबल, LTA, लीव ट्रेवल कंसेशन जो है भाई साहब, वो 115 BSE में अगर आप रिटर्न भर रहे हो तो वो आपके लिए फुली टैक्सेबल होगी, कोई भी छूट उसमें नहीं मिलेगी। अगली है ग्रेच्युटी का पता है आपको, ग्रेच्युटी जो होती है वो एक तो या तो हो सकती है जब आप ऑलरेडी नौकरी कर रहे हो, नौकरी करते करते आपको मिल गई, तब तो वो फुल्ली टैक्सेबल होगी, है ना। एम्प्लॉयमेंट के दौरान मिलती है, फुल्ली टैक्सेबल होगी। लेकिन अगर रिटायरमेंट होने के बाद मिलती है तो फिर उसके हम कैलकुलेशन करेंगे, जो हम नीचे देखेंगे डिटेल में, तो वो फिर कैलकुलेशन करके जो वैल्यू निकल के आएगी लास्ट में, वो आपकी सैलरी में जोड़ दी जाएगी, ठीक है। अनकम्यूटेड पेंशन फुली टैक्सेबल होती है, चाहे सरकारी कर्मचारी हो, चाहे गवर्नमेंट कर्मचारी हो, या फिर प्राइवेट कर्मचारी हो। लेकिन कम्यूटेड पेंशन, यानी कि पेंशन मान लो आपको मिलनी थी हर महीने की 30,000 रुपये, अब आप बोलते हो कि नहीं यार ये महीने 30,000 मत दो, एक काम करो मेरे को एक बार में 10 लाख रुपये तो पकड़ा दो, फिर जो बच जाए वो महीने के महीने मुझे देते रहो, तो ये एक बार में जो पकड़ाते हैं ना, इस पर आपको डिडक्शन मिल जाती है कुछ केस में, वो केस हम नीचे देखने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद लीव इनकेसमेंट जुड़ जाती है हमारी सैलरी में। लीव इनकेसमेंट का मतलब क्या होता है कि मुझे छुट्टी मिल रही थी, जब मैं नौकरी कर रहा था मुझे छुट्टी मिल रही थी, लेकिन मैंने वो छुट्टी नहीं ली, मैं उस टाइम भी काम करता रहा, तो भाई मेरे को कुछ मिलना चाहिए ना, क्योंकि छुट्टी थी उस टाइम मजे कर सकता था, लेकिन मैंने काम किया, तो लीव मेरी जुड़ जाती है, और फिर रिटायर होता हूँ तो मेरे को उसके पैसे मिल जाते हैं, ठीक है। तो वो जब पैसे मिलते हैं एक साथ में, उसका मुझे टैक्स देना पड़ेगा। रिटायर होने के बाद अगर मिलते हैं तो छूट मिल जाएगी, रिटायर होने से पहले ही मिल जाते हैं एम्प्लॉयमेंट में रहने के दौरान, तो लीव इनकेसमेंट टोटली फुल्ली क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा, ठीक है। आगे देखो, वॉलंटरी रिटायरमेंट कंपनसेशन, है ना, कि भाई मेरे को नहीं अब अच्छा लग रहा काम करना, मैं बहुत परेशान हो गया, दिल्ली के प्रदूषण से मैं परेशान हो गया, मैं बोलूँ मैं तो छोड़ के जा रहा हूँ भाई, अभी वॉलंटरीली रिटायर हो रहा हूँ, तो वहाँ पे कंपनसेशन मुझे मिलेगा कि भाई तू रिटायर हो रहा है तो चल तेरे को कुछ हम पैसा दे देते हैं, तो उसमें छूट मिलेगी। कितनी मिलेगी देखो, कंपनसेशन जितना मिला तुमको टोटल, एक तो वो ले लेंगे, जो इनमें से कम होगा, जो मैं 5 चीज़ें बताऊंगा, 4 चीज़ें बताऊंगा, उनमें से कम होगा उसकी छूट मिल जाएगी। या तो तुम्हें कंपनसेशन जो मिला वो एक बार लिख लो, ठीक है, 5 लाख रुपए मैक्सिमम लिमिट, ये लिख लो, या फिर तुमने जितने साल काम कर लिया टोटल, उसका हर साल का 3 महीने की सैलरी हम ले लेंगे। यानी मान लो मैंने 10 साल काम किया और मेरी सैलरी जो है वो मान लो 10,000 रुपये है, ठीक है, तो 10,000 रुपये की 3 महीने की सैलरी कितनी हो जाती है भाई, 30,000 रुपये। एक साल की कितनी होगी, 30,000 रुपये। एक साल के लिए मुझे 3 महीने की सैलरी 30,000 रुपये लेनी है, मैंने टोटल काम किया 10 साल, तो इसको 30,000 से गुना करूँगा तो मेरा 3 लाख रुपये आ गया, ठीक है। तो ये मान लो ये आ गया 3 लाख रुपये, ओके। और मान लो मुझे कंपनसेशन जो मिला था, रिटायरमेंट का जो कंपनसेशन मुझे मिला था, वो मुझे मिला था 7 लाख रुपये एक्चुअल। और अब है लास्ट ड्रॉन सैलरी इनटू रिमेनिंग मंथ्स ऑफ सर्विस लेफ्ट, यानी कि लास्ट ड्रॉन सैलरी, कि मैंने मान लो अप्रैल में काम छोड़ा, और अप्रैल में काम छोड़ा टोटल अप्रैल में काम करके, तो मुझे लास्ट ड्रॉन सैलरी मेरी अप्रैल की जो थी ना, वो थी 10,000 रुपये, ओके। और मेरे जो महीने बच रहे थे, रिमेनिंग मंथ ऑफ सर्विस लेफ्ट, रिटायरमेंट होता है ना आदमी 60 साल का हो गया, तो मान लो मैं था 45 साल का, और मेरे जो बच रहे थे वो बच रहे थे कितने, 15, क्या बच रहे थे, 15 साल बच रहे थे, है ना। अब ये 10,000 रुपये के हिसाब से कितना होगा एक साल का, 1,20,000 हो जाएगा, और 15 से गुणा करूंगा तो कितना हो जाएगा, ये 15 दूनी 30, 3 15 15 16 17 18 18 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 18 लाख रुपए, तो ये आ गया मेरा 18 लाख रुपए। अब ये मैंने चारों अमाउंट निकाल ली, अब इसमें से सबसे कम कौन सी है, तो भाई एक्चुअल में तो मुझे 7 लाख मिला मान लो, ठीक है, और मैक्सिमम लिमिट थी 5 लाख, और ये 3 मंथ ऑफ सैलरी फॉर कंप्लीटेड ईयर्स, तो ये था 3 लाख रुपए, और ये हो गया 18 लाख रुपए, तो 3 लाख रुपए सबसे कम है, तो इसकी मुझे एग्जाम्पशन मिल जाएगी। ये मैंने हाइपोथेटिकल एग्जांपल दिया है, ज़्यादा दिल पे मत लेना, इधर उधर कुछ हो जाए तो, ओके।
अगला चलते हैं रिट्रेसमेंट कंपनसेशन का। देखो वॉलंटरी रिटायरमेंट का मतलब तो ये होता है कि तुम खुद छोड़ के गए, और रिट्रेसमेंट का मतलब होता है तुमको निकाल दिया गया। अब तुमको कंपनी निकाल रही है, पहले तुम बोलोगे भाई देखो इतने साल के लिए मुझे रख रहे थे, पहले निकाल रहे हो, मैं कहाँ जाऊँगा, क्या करूँगा, मेरे परिवार मेरे बच्चे कैसे पलेंगे। तो बोलते चलो तुमको कोई कंपनसेशन दे देते हैं, है ना, पैसा दे देते हैं, फिर छोड़ के जाओ हमारी कंपनी को, हमें ज़रूरत नहीं है तुम्हारी। तो उसके लिए भी कुछ जो है छूट मिलती है। क्या मिलती है कि एक्चुअल कंपनसेशन रिसीव जितना तुम्हें एक्चुअल मिला, 5,000 रुपये की मैक्सिमम लिमिट है। और उसके अलावा तीसरी जो लिमिट है वो है कि जितने आपने साल कंप्लीट कर लिए अपनी सर्विस के, 6 महीने से ज़्यादा होगा उसको भी 1 साल माना जाएगा। जैसे मान लो आपने 15 साल और 8 महीने कंप्लीट किए, तो ये 8 महीने 6 से ज़्यादा है ना, तो इसको हम 1 साल ही मान लेंगे, यानी 15 + 1 16 साल आपने कंप्लीट कर लिए, ऐसा माना जाएगा। ओके, तो जितने साल आपने कंप्लीट कर लिए ना, उतने साल का हर साल का 15 दिन का एवरेज पे मान के हम आपको पेमेंट कर देंगे। ठीक है, तो ये 3 लिमिट है, इनमें से जो कम होगी उसकी आपको डिडक्शन मिल जाएगी। अब ये सारा जोड़ तोड़ कर कुरा के हमारी ग्रोस सैलरी निकल के आ गई। क्या निकल के आ गई? ग्रोस सैलरी। और उसमें से हम क्या करेंगे, स्टैंडर्ड डिडक्शन घटा देंगे। कौन सी सेक्शन में आती है स्टैंडर्ड डिडक्शन? तो आती है 16(1)(a). आई ए भी बोल सकते हो उसको, 1A भी बोल सकते हो। रोमन में ये 1 है और इंग्लिश में ये आई है, इसमें आती है। तो जो 115 BAC है ना, 115 BAC जो सेक्शन है, उस सेक्शन में स्टैंडर्ड डिडक्शन 75,000 रुपीज़ की मिलती है, 75,000 रुपये की मिलती है। ठीक है, वो घटा देंगे। उसके बाद में इनकम अंडर द हेड सैलरी हमारा निकल के आ जाएगा। ठीक है, अब वही चीज़, सेम चीज़ का परफॉर्मा हमको अगर ऑप्शनल टैक्स रिजीम में देखना हो, यानी कि जो पुरानी स्कीम हमारी चलती थी उसमें देखना हो, तो वहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसी होगी जो एक्स्ट्रा होगी, जिनका हमें डिडक्शन मिल जाएगा, जो कि हमको BAC में नहीं मिलता। 115 BAC में कुछ चीज़ों का डिडक्शन नहीं मिलता, लेकिन पुरानी वाली में वो मिल जाता है। जिसमें से पहली चीज़ क्या है? HRA। हम वही देखेंगे जो एक्स्ट्रा हमको मिल रहा है। HRA का डिडक्शन मिल जाएगा। हाउस रेंट अलाउंस का, हाउस रेंट अलाउंस का डिडक्शन क्या क्या मिलता है? तो या तो HRA एक्चुअली रिसीव्ड, कितना कितना हाउस रेंट अलाउंस आपको एक्चुअली मिला, एक तो वो ले लो। उसके अलावा दूसरा रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। क्या? रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। 2 मिनट देना मुझे। ओके, रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। ठीक है, वो हम ले लेंगे दूसरा। और अगर आप दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई में रह रहे हो, वहाँ पे नौकरी कर रहे हो, तो 50% ऑफ सैलरी ले लेंगे। और कोई सिटी में कर रहे हो तो वहाँ पे 40% ऑफ सैलरी ले लेंगे। ये 3 वैल्यू जो है ना, इनमें से जो कम होगी, इनमें जो कम होगी उसकी डिडक्शन हम आपको HRA में से दे देंगे। ये सिर्फ और सिर्फ ऑप्शनल टैक्स रिजीम में मिलती है, डिफॉल्ट टैक्स रिजीम में ये नहीं मिलती है डिडक्शन। ठीक है, वैसे चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस हो गया, इसकी भी आपको 100 रुपये पर मंथ पर चाइल्ड मिल जाएगी, अप टू 2 चिल्ड्रन। मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन के लिए 100 रुपीज़ पर मंथ पर चाइल्ड, यानी कि एक चाइल्ड के 1200 हो गए, 2 चाइल्ड की मिलेगी तो 2400 की मैक्स डिडक्शन आपको मिल सकती है, जो कि बहुत कम है। बढ़ानी चाहिए सरकार को, लेकिन उसने नहीं बढ़ाई है, कई सालों से यही चल रही है, 10-20 साल हो गए इसको। ठीक है, उसके अलावा चिल्ड्रन हॉस्टल अलाउंस, ये आपको 300 रुपीज़ पर मंथ पर चाइल्ड अप टू 2 चिल्ड्रन मिल जाती है। 300 रुपये पर महीने, प्रति माह, प्रति बच्चा, 2 महीनों के लिए। ठीक है, और ट्रांसपोर्ट अलाउंस का तो सेम है, ओल्ड स्कीम हो चाहे न्यू स्कीम हो, ये सिर्फ ब्लाइंड, डीफ, डम्ब, ऑर्थोपेडिकली हैंडीकेप्ड एम्प्लॉय के लिए ही ट्रांसपोर्ट अलाउंस की एग्जम्पशन मिलेगी, और वो भी कितनी मिलेगी? 3200 रुपये पर मंथ की, और किसी के लिए नहीं मिलेगी। ठीक है, इंटरटेनमेंट अलाउंस की कोई एग्जम्पशन यहाँ पे भी नहीं है, ओल्ड में भी नहीं थी। ठीक है, ट्रैवलिंग अलाउंस, डेली अलाउंस, कन्वेंस अलाउंस सेम है, कितना पैसा आपने खर्च कर दिया उसकी मिल जाएगी, बाकी नहीं मिलेगी। ठीक है, बाकी जो अलाउंस है ओवर टाइम, सिटी कंपनसेटरी, ये सारे के सारे टैक्सेबल होंगे। ओके, और रेंट फ्री अकोमोडेशन, रेंट फ्री अकोमोडेशन का सेम ट्रीटमेंट होगा, चाहे ओल्ड स्कीम हो चाहे न्यू स्कीम हो। जो ऊपर हमने देखा था कि 40 लाख से ऊपर कहीं की जनसंख्या है तो वहाँ पे 10% ऑफ सैलरी लेंगे, 15 लाख से 40 लाख तक है तो वहाँ पे 7.5% ऑफ सैलरी लेंगे, 7.5% ऑफ सैलरी। और उसके अलावा जो 15 लाख से कहीं पर कम अगर पॉपुलेशन, तो वहाँ पर हम कितना लेंगे? वहाँ पर हम कितना लेंगे बताओ? वहाँ पर हम लेंगे 5% ऑफ सैलरी। ठीक है, उसके अलावा ऑब्लिगेशन ऑफ एम्प्लॉय डिसाइड बाय एम्प्लॉयर, एम्प्लॉय को कोई पैसे देने थे किसी चीज़ के, लेकिन वो पैसे फिर किसने दिए? वो पैसे एम्प्लॉयर ने नहीं दिए, एम्प्लॉय ने नहीं दिए, उसकी जगह पे एम्प्लॉयर ने देने स्टार्ट कर दिया, तो वो भी आपका जो है परक्यूजिट मान लिया जाएगा। ठीक है, उसके अलावा वो इंश्योरेंस के पैसे अगर एम्प्लॉय के कोई एम्प्लॉयर देता है वो भी टैक्सेबल सैलरी में जोड़ लिए जाएंगे। ठीक है, और रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड, NPS, उसमें जो पैसे दिए जाते हैं वो भी सेम, एकदम सेम है, ओल्ड में न्यू में सेम है, 7.5 लाख से ज़्यादा होते हैं तो वो भी आपके टैक्सेबल सैलरी में जोड़ लिए जाएंगे। ठीक है, और वही है इंटरेस्ट के रूप में, डिविडेंड के रूप में, इस तरीके का एक्रीशन आपके कुछ होता है रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में 9.5% से ऊपर, वो भी आपकी टैक्सेबल सैलरी में जोड़ लिए जाएंगे। और वैल्यू ऑफ मोटर कार, मोटर कार का भी सेम, एकदम सेम ट्रीटमेंट है। वैल्यू ऑफ यूज़ ऑफ मोटर कार जो ओल्ड स्कीम है न्यू स्कीम है, दोनों में सेम है, अभी देखेंगे हम कैसे वो कैलकुलेट होता है। ठीक है,
उसके अलावा एनी अदर परक्विजिट स्वीपर गार्डनर या फिर इलेक्ट्रिसिटी गैस वाटर के बिल आपको एम्प्लॉयर पेमेंट कर रहा है, या फिर फ्री कंसेशनल एजुकेशन फैसिलिटी दी है, वो भी सेम है दोनों में, ओल्ड में न्यू में कोई भी फ़र्क उसमें नहीं है। ठीक है। और इंटरेस्ट ऑन कंसेशनल रोड लोन एक्सीडिंग ₹20,000 वो भी सेम है कि आपको कितना एक्स्ट्रा बेनिफिट हुआ, इसमें कितनी कम रेट पे आपको मिला। SBI वाली रेट देखी जाएगी, फर्स्ट डे को प्रिवेलेंट मतलब जो प्रीवियस ईयर है ना, रेलेवेंट प्रीवियस ईयर RPY, उसके फर्स्ट डे को यानी 1 अप्रैल को SBI ने कितनी रेट घोषित की हुई है उस टाइप के लोन पे, वो देखी जाएगी। और फिर एम्प्लॉयर आपको कितने % पे दे रहा है वो देखा जाएगा, कितना आपको फ़ायदा हो रहा है वो देखा जाएगा, और आपके पास में कितना इंटरेस्ट एम्प्लॉई वसूल कर रहा है। अगर टोटली फ्री दे रहा है तो आपके टोटल वो परक्विजिट बन जाएगा, लेकिन अदरवाइज एम्प्लॉयर आपके पास कुछ ले रहा है वापस से कि भाई तेरा 1 लाख रुपये ब्याज बनता है, तो एक काम कर, तू मेरे को 20,000 रुपये तो दे दे, बाकी 80,000 मैं भुगत लूँगा। तो ये 80,000 को ही फिर आपका वैल्यू परक्विजिट माना जाएगा, क्योंकि 20,000 तो आपने पेमेंट किया ना। ठीक है, तो इस तरीके से वो निकल जाएगा। फ्री फूड, नॉन एल्कोहलिक बेवरेज वो भी सेम है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ है वो जो कि पुरानी वाली में नहीं थी। पुरानी वाली में फ्री फूड, नॉन एल्कोहलिक बेवरेज विच थे, यहाँ पे 50 रुपये पर मील तक अगर होगा तो वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। वाउचर गिफ्ट भी सेम है कि 5,000 रुपये से नीचा होगा, आपको गिफ्ट दे रहा है कोई एम्प्लॉयर, तो फिर आपके टैक्सेबल नहीं होगा, अदरवाइज वो टैक्सेबल हो जाएगा। मूवेबल असेट का यूज़ करना, यानी कि कोई चल संपत्ति उसको यूज़ करने के लिए आपको आपके एम्प्लॉयर ने दिया, वो भी सेम होगा। ठीक है, और ट्रांसफर ऑफ मूवेबल असेट भी सेम ट्रीटमेंट उसका होगा। ठीक है, अब बात करते हैं हम लीव ट्रेवल कंसेशन का। जो ओल्ड स्कीम थी उसमें लीव ट्रेवल कंसेशन जो है टोटली फुली टैक्सेबल था। यहाँ पे उसका कुछ एग्जाम्पशन मिल जाती है, जो कि हम नीचे देखेंगे कैसे मिलती है। ठीक है, ग्रेजुटी जो है, ग्रेजुटी का भी वही सिस्टम है, सेम है दोनों में। कैसे कि भाई अगर तुमको ग्रेजुटी जब तुम एम्प्लॉयमेंट में हो, जब तुम काम कर रहे हो, सर्विस कर रहे हो, उस टाइम ही मिल जाती है तो फुली टैक्सेबल होगी। अदरवाइज आपको कुछ रिडक्शन मिलती है, वो हम कैलकुलेशन नीचे देखेंगे डिटेल में। ठीक है, अनकमिटेड पेंशन तो फुली टैक्सेबल होती है, कमिटेड पेंशन में कुछ छूटें मिल जाती है, वो हम नीचे देख लेंगे। लीव इनकेसमेंट, इसका भी हम नीचे देख लेंगे क्या होता है, वो भी सेम है दोनों में। वॉलंटरी रिटायरमेंट कंपनसेशन, ये भी दोनों में सेम है, जो अभी ऊपर देख के आए थे वो सेम का सेम है। और रिट्रेचमेंट कंपनसेशन भी सेम है। ओके, और उसके बाद में ग्रोस सैलरी निकल के आ जाती है। ग्रोस सैलरी निकलने के बाद में जो स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलती है वो अलग है भाई। जो 115 BSc है ना, हमारी जो अभी डिफ़ॉल्ट रिजीम है, उसमें तो 75,000 की हमें डिडक्शन मिलती है। लेकिन जो ऑप्शनल रिजीम है, जो पुराने वाला सिस्टम था जो हम फॉलो कर रहे थे, उसमें सिर्फ और सिर्फ 50,000 यानी 50,000 रुपये की ही स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलती है। तो गवर्नमेंट खुद चाहती है कि भाई आप नई स्कीम में जाओ, पुराने वाली में कब तक रहोगे। ठीक है, उसके बाद में एक चीज़ है जो है इंटरटेनमेंट अलाउंस। यह सिर्फ और सिर्फ ऑप्शनल रिजीम, यानी कि 115 BSc अगर आप नहीं ले रहे हो, उसको चूज़ नहीं करो, तभी आप इस इंटरटेनमेंट अलाउंस की डायरेक्शन ले सकते हो। और इस इंटरटेनमेंट अलाउंस की डायरेक्शन केवल और केवल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को मिलती है, प्राइवेट को नहीं मिलती। कितनी मिलती है डिडक्शन? तो इंटरटेनमेंट अलाउंस की डिडक्शन 3 अमाउंट दी हुई, उनमें से जो कम होगी उसकी मिल जाएगी। या तो 5,000 रुपये, पहली तो क्या दी हुई है 5,000 रुपये। ठीक है, दूसरी क्या दी हुई है 1/5, 1/5 ऑफ द बेसिक सैलरी। आपकी बेसिक सैलरी जो है उसका 1/5 हिस्सा ले लेंगे, या 5,000 रुपये ले लेंगे। ठीक है, या फिर एक्चुअल एंटरटेनमेंट अलाउंस रिसीव्ड, एक्चुअल जितना मिला वो ले लेंगे। तीनों में से जो कम होगा उसकी डिडक्शन मिल जाएगी, बाकी टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है, और एक है प्रोफेशनल टैक्स ऑन एम्प्लॉयमेंट पेड बाय एम्प्लॉयर एम्प्लॉई अंडर सेक्शन 16(3), इसकी भी आपको डिडक्शन मिल जाएगी। ठीक है, चलो हो गया ये तो काम। अब हम देखते हैं कुछ परफॉर्मा फॉर कंप्यूटेशन ऑफ इनकम अंडर द हेड सैलरीज अंडर ऑप्शनल टैक्स रिजीम, टेकिंग सैलरीज कंप्यूटेड एज पर डिफॉल्ट टैक्स रिजीम अंडर 115 BSc स्टार्टिंग पॉइंट। अब ये ना, ये इंस्टीट्यूट ने आपको खुद ही रेडीमेड बना के दे दिया कि मान लो आपको नई जो है डिफ़ॉल्ट टैक्स रिजीम, जो है डिफ़ॉल्ट टैक्स रिजीम, इसके हिसाब से आपको वो दिया है, क्वेश्चन दिया है कि भाई डिफ़ॉल्ट टैक्स रिजीम के हिसाब से ये नेट आपकी सैलरी निकल के आ रही है। अब आप ओल्ड टैक्स रिजीम जो थी, पुरानी टैक्स रिजीम जो थी, उसके हिसाब से इसको बनाओ। तो उसके लिए आपको क्या परफॉर्मा यूज़ करना होगा? तो आप करना क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ सबसे पहले स्टार्टिंग पॉइंट में आप ये ले लो कि इनकम अंडर द हेड सैलरी अंडर द डिफॉल्ट टैक्स रिजीम अंडर 115 BSc, उसको आप सबसे पहले लिख लो। ठीक है, अब आपको करना क्या, सिर्फ कि जो डिडक्शन देखो, ये वाली BSc की 115 BSc की इनकम है, अब ये हमको दी हुई है। अब इसमें पुरानी में फ़र्क क्या है कि जो डिडक्शन इसमें अलाउ नहीं थी वो हम अलाउ कर देंगे, और जो डिडक्शन इसमें ज़्यादा मिल गई थी उनको हम ऐड कर देंगे। तो उससे होगा क्या, पुरानी वाली जो है हमारी पुरानी स्कीम, उसके हिसाब से हमारी इनकम निकल के आ जाएगी। तो वो यहाँ पे कर रहा है डिडक्शन अंडर सेक्शन 16, इसको क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं भाई? क्योंकि जो स्टैंडर्ड डिडक्शन थी वो पुरानी स्कीम में तो सिर्फ 50,000 है, नई स्कीम में 75,000 है। तो एक्स्ट्रा कितनी है यहाँ पे, 15,000 रुपये एक्स्ट्रा, तो हम यहाँ पे जोड़ देंगे, जोड़ दी। ठीक है,
उसमें से घटा देंगे क्या, एच आर ए जो है वो 115 BSc में एच की कोई एग्जाम्शन नहीं मिलती, फुली टैक्सेबल होता है। लेकिन हमने देखा कि जो ओल्ड स्कीम है जिसको ऑप्शनल टैक्स रिजीम भी बोलते हैं, उसमें एच की एग्जाम्शन मिलती है, तो वो एग्जाम्शन हम निकाल के उसको घटा देंगे। उस तरीके से हमने देखा चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस की इसमें मिलती है, उसमें नहीं मिलती, तो वो भी घटा देंगे। उसके अलावा चिल्ड्रन हॉस्टल अलाउंस भी घटा देंगे, ठीक है। और फ्री फूड नॉन एल्कोहलिक बेवरेज थ्रू पेड वाउचर 50 रुपये तक अगर होगा तो वो एग्जेम्प्ट होता है, किसमें, पुरानी स्कीम में। नई में कुछ नहीं होता फ्री, नई में तो फ्री फूड दोगे टैक्सेबल होगा टोटल, तो उसको भी हम घटा देंगे। उसके अलावा लीव ट्रेवल कंसेशन, ये भी जो 115 BSc की है उसमें एग्जाम नहीं होता, लेकिन पुरानी वानी में होता है, तो इसको भी हम घटा देंगे, ठीक है। तो ये हमारी टोटल निकल के आ गई। उसके बाद हम क्या करेंगे, डिडक्शन अंडर सेक्शन 16। तो डिडक्शन अंडर सेक्शन 16 कौन सी है, एक तो एंटरटेनमेंट अलाउंस की, एक प्रोफेशनल टैक्स की। हमने देखा कि ये एंटरटेनमेंट अलाउंस की डिडक्शन और प्रोफेशनल टैक्स की डिडक्शन सेक्शन 115 BSc के अंदर नहीं मिलती, ये सिर्फ और सिर्फ ओल्ड रिजीम में ही मिलती है, तो इसलिए इसको भी हम घटा देंगे। तो फिर हम निकल के आ गए हमारे सामने क्या, कि भाई पुरानी टैक्स रिजीम के हिसाब से कितनी इनकम आएगी, वो हमारे सामने निकल के आ गई, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं, बड़ा ही थोड़ा सा सोचने वाला क्वेश्चन है, बस ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें, ध्यान होना चाहिए क्या डिडक्शन मिलती क्या नहीं मिलती, वो आपको कर देनी है। अब हम मोटर कार की बात कर रहे थे कि मोटर कार अगर एम्प्लॉयर हमको देता है, ठीक है, मोटर कार की फैसिलिटी देता है, तो उसकी वैल्यू कैसे निकाली जाएगी, कि कार तो कोई सी भी हो सकती है, ठीक है, कितना भी खर्चा किया जा सकता है उस पर, लेकिन हमको तो कुछ वैल्यू निकालनी पड़ेगी ना। तो इसमें 3 केस हो सकते हैं। क्या केस हो सकते हैं, देखो, परक्विजिट वैल्यू ऑफ मोटर कार, ये हम निकालने वाले हैं। कैसे निकालेंगे, कुछ केसेस होंगे, वो केस देखेंगे हम। चलो देखते हैं। पहला है कार ओन्ड बाई, कि कार का मालिक कौन, सबसे पहले तो ये देखना पड़ेगा कार का मालिक कौन। उसके बाद में एक्सपेंस मेट बाय, यानी कार का मालिक तो कौन, वो तो देख लेंगे। उसके बाद कार पे खर्चा कौन कर रहा है, कि कार खुद थोड़ी चलती भाई, कार अगर इलेक्ट्रिक होगी तो आपको उसके अंदर बिजली डालनी पड़ेगी, ठीक है, चार्ज करना पड़ेगा, और पेट्रोल वाली होगी तो पेट्रोल डालना पड़ेगा। उसके अलावा उसके पिंचर विंचर होगी, पिंचर निकलानी पड़ेगी, इंजन का काम कराना पड़ेगा, बहुत सारे काम करने पड़ेंगे। तो कार किसकी, सबसे पहले ये देखो। दूसरा ये देखो कार का खर्चा कौन उठा रहा है, ठीक है। फिर तीसरी चीज देखनी पड़ेगी भाई यूज किस काम में कर रहे हैं कार को, क्या पूरा का पूरा ऑफिस के लिए यूज कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ ऑफिस के लिए, एम्प्लॉय अपने पर्सनल पर्पज के लिए यूज ही नहीं कर रहा, या फिर पूरा का पूरा पर्सनल पर्पज के यूज कर रहे हैं, यानी एम्प्लॉय ही यूज कर रहा है, ऑफिस के लिए काम में नहीं लेता, उसकी लुगाई घूमती है उसमें सारा दिन। या फिर तीसरा हो सकता है कि पार्टली तो ऑफिस के लिए यूज कर रहे हैं, पार्टली पर्सनल के लिए, यानी ऑफिस के काम आते तो ऑफिस के काम करके आ जाते हैं, और अदरवाइज हम अपने घूमते फिरते भी हैं उसमें, दोनों काम करते हैं। ये 3 चीज देखनी पड़ेगी, उसके हिसाब से निकल के आएगा। तो पहली कंडीशन देखते हैं। पहली कंडीशन में कार का जो मालिक है वो एम्प्लॉयर है, यानी जिसके मैं काम कर रहा हूँ वो कार का मालिक है, उसने मुझे कार दी और खर्चा भी वही उठा रहा है, कार का मालिक भी वही है भाई साहब, और खर्चा भी वही उठा रहा है। और अगर कार मैं पूरी की पूरी ऑफिस के लिए यूज कर रहा हूँ, यानी उसी की कार है, उसी का खर्चा है और काम भी उसी का है, तो भाई मुझे क्या फायदा, मैं तो उसी के काम के लिए कार यूज कर रहा हूँ उसका, तो कोई भी इसकी वैल्यू नहीं मानी जाएगी, यानी मेरे को कोई वैल्यू नहीं देनी, फिर मेरे को कोई टैक्स नहीं देना। भाई तेरी कार, तेरा खर्चा, तेरा ही काम, मेरे क्या फायदा, मैं तेरे काम के लिए तेरी कार यूज कर रहा हूँ तेरे खर्चे पे, ठीक है, तो मेरे लिए कोई थोड़ी परक्विजिट होगा, नहीं होगा। लेकिन अगर उसको मैं पर्सनल यूज भी कर रहा हूँ, यानी कि बिजनेस के लिए तो यूज कर रहा हूँ, उसका काम तो कर रहा हूँ, उसके साथ में मेरी लुगाई के साथ में किसी की शादी में जाना, वहाँ भी जा रहा हूँ मैं, ठीक है, कहीं पार्टी वार्टी करने जाना, वहाँ भी जा रहा हूँ मैं, तो पर्सनल यूज भी कर रहा हूँ, तो उस केस में फिर मेरे लिए परक्विजिट बन जाएगा। तो वो परक्विजिट कैसे बनेगा, कंडीशन याद रखना, ये परक्विजिट किस केस में है, जब कार भी एम्प्लॉयर की है और खर्चा भी एम्प्लॉयर उठा रहा है, और मैं उसको पार्टली पर्सनल और पार्टली बिजनेस के लिए यूज कर रहा हूँ। अगर कार की कैपेसिटी जो इंजन की कैपेसिटी 1.6 लीटर से कम है, या फिर 1.6 लीटर तक है, उससे ज़्यादा नहीं है, तो 1800 रुपये पर मंथ उसकी परक्विजिट वैल्यू मानी जाएगी। 1800 रुपये पर मंथ, समझ रहे हो, पर मंथ बोल रहा हूँ, पर ईयर नहीं बोल रहा हूँ। तो 1800 रुपये पर मंथ क्या मानी जाएगी, परक्विजिट की वैल्यू, अगर कार की कैपेसिटी इंजन की 1.6 लीटर तक है। तो अगर कार थोड़ी बड़ी कार है ना, हैवी कार है, 1.6 लीटर की इंजन कैपेसिटी से ज़्यादा की उसकी कैपेसिटी है, तो 2400 रुपये पर मंथ जो है परक्विजिट की वैल्यू मानी जाएगी, ठीक है। फिर से बोलेंगे, अगर कार जो है वो एम्प्लॉयर की है और खर्चा भी सारा एम्प्लॉयर उठा रहा है, और अगर उसको पार्टली पर्सनल पार्टली बिजनेस पर्पज के लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ, और कार की कैपेसिटी 1.6 लीटर क्यूबिक कैपेसिटी यानी सीसी तक है, तो फिर 1800 रुपये पर मंथ, 1800 प्रति महीना, वो उसकी वैल्यू मानी जाएगी परक्विजिट की। लेकिन 1.6 लीटर से ज़्यादा की अगर उसकी वो है कैपेसिटी कार की, तो 2400 रुपये पर मंथ माना जाएगा। अब क्या सिर्फ एम्प्लॉयर ने मुझे कार दिया, फिर कार के साथ में ड्राइवर भी दिया मुफ्त। अगर ड्राइवर भी मुफ्त दिया ना, तो ये जो ऊपर वाली वैल्यू ना, इसमें 900 रुपये पर मंथ ड्राइवर के हम एक्स्ट्रा ऐड कर देंगे, जो भी होगी वैल्यू। जैसे मान लो 1800 रुपये पर मंथ वाली वैल्यू निकल गई, तो इसमें 900 और जोड़ देंगे, तो 1800 और 900 कितने हो गए, 1900, 2000, 2100, 2200, 2300, 2400, 2500, 2600, 2700 रुपये हो गए। वैसे 2400 वाली वैल्यू निकल गई, तो उसमें भी 900 जोड़ देंगे अगर ड्राइवर दिया गया है तो, ठीक है। दूसरा जो केस है उसमें कार जो है, कार किसकी है भाई साहब, कार है एम्प्लॉय की, यानी कर्मचारी की खुद की कार है, लेकिन उसके खर्चे कौन उठा रहा है, उसके खर्चे उठा रहा है एम्प्लॉयर,
यानी भाई साहब कार मेरी है लेकिन खर्चे एम्प्लॉयर उठा रहा है, और अगर उसको मैं केवल उसके बिजनेस के लिए, देखो ओनली ओनली एकदम पूरी तरीके से अगर बिजनेस के लिए ही यूज़ किया जा रहा है तब तो कभी वैल्यू निकल के नहीं आएगी परक्यूजिट की, क्योंकि भाई बिजनेस से सैलरी मिल रही है और उसी के लिए मैं मेरी कार यूज़ कर रहा हूँ, तो क्या ही वैल्यू, कोई वैल्यू नहीं होगी। लेकिन अगर पार्टली बिजनेस पार्टली पर्पज पर्सनल पर्पज के लिए होती है तभी हम परक्यूजिट की वैल्यू निकालेंगे। अब इस केस में जब एम्प्लॉय की खुद की कार हो, है ना, एम्प्लॉय की खुद की कार हो और एम्प्लॉयर उस कार का खर्चा उठा रहा हो, तो इसमें थोड़ा सा चेंज हो जाता है कैलकुलेशन का तरीका। क्या चेंज हो जाता है बताओ, कि जो हमने ऊपर वाले केस में जो वैल्यू निकाली थी ना, कि जब कार भी एम्प्लॉयर की हो और खर्चा भी एम्प्लॉयर उठाए, तो हमने क्या देखा था कि 1800 पर मंथ, ठीक है, और 2400 पर मंथ, ये होता है 1.6 लीटर तक 1800 पर मंथ हम वैल्यू लेंगे परक्यूजिट की, और 1.6 लीटर से ज़्यादा की क्यूबिक कैपेसिटी होगी तो उसमें 2400 रुपये पर मंथ की हम वैल्यू लेंगे, किसकी, परक्यूजिट की। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे कि ये कैलकुलेशन करेंगे एक तो, ठीक है, कि भाई कार की कैपेसिटी कितनी है उसके हिसाब से आप 1800 पर मंथ ले लो या फिर 2400 पर मंथ ले लो, ड्राइवर दिया गया तो 900 पर मंथ ले लो, ठीक है, ये कैलकुलेशन कर ली। अब हम देखेंगे कि एम्प्लॉयर जो खर्चे उठा रहा है वो खर्चे कितने हैं, एम्प्लॉयर जो खर्चे उठा रहा है कार के वो कितने हैं, जितने भी वो खर्चे होंगे ना एक्स जितने भी होंगे उसमें से जो ये वैल्यू कैलकुलेट की थी हमने वो हम घटा देंगे, तो फिर जो नेट वैल्यू निकल के आएगी वो हो जाएगी परक्यूजिट की वैल्यू। ध्यान रखना उल्टा सिस्टम है इसमें। सबसे पहले हम एक्चुअल एक्सपेंडिचर इनकर्ड, एक्चुअल अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द एम्प्लॉयर ये लेंगे, है ना, फिर उसमें से ये वाली कैलकुलेशन करेंगे कि अगर 1.6 लीटर क्यूबिक कैपेसिटी तक की कार है तो 1800 रुपये पर मंथ के हिसाब से हम कैलकुलेशन करेंगे। अगर 1.6 लीटर क्यूबिक कैपेसिटी से ज़्यादा की कार है तो हम 2400 पर मंथ के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे, और अगर ड्राइवर भी दिया है तो 900 पर मंथ हम और ऐड कर देंगे। वो टोटल जो अमाउंट निकल के आएगी वो हम एम्प्लॉयर द्वारा किए गए खर्चे में से घटाएंगे, और फिर जो नेट बचेगा उसको हम मानेंगे क्या, कि ये है परक्यूजिट की वैल्यू, ठीक है, ओके। तीसरी कंडीशन क्या हो सकती है, तीसरी कंडीशन ये हो सकती है कि भाई कार एम्प्लॉयर की है, मेरे मालिक ने मुझे कार दी लेकिन खर्चे उसके मुझे उठाने हैं। उसने बोला बेटा कार तो तू ले जा, ठीक है, लेकिन खर्चे इसके तू उठाना, ओके। मैंने कहा भाई बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे अगर मैं बिजनेस के लिए ही यूज़ कर रहा हूँ, अगर मैं बिजनेस के लिए ही यूज़ कर रहा हूँ तब तो भाई क्या ही परक्यूजिट होगा, कोई परक्यूजिट नहीं होगा। लेकिन अगर पर्सनल और प्राइवेट दोनों काम में ले रहा हूँ मैं, यानी कि बिजनेस के लिए भी काम ले रहा हूँ मेरे मालिक के, और खुद के घूमने फिरने में भी काम में ले रहा हूँ, तो फिर जो वैल्यू निकल के आएगी ना उसमें थोड़ा डिस्काउंट मिल जाएगा। क्यों, क्योंकि खर्चे यहाँ पे मैं उठा रहा हूँ तो इसलिए मुझे डिस्काउंट दे दिया। पहले वाली जो कंडीशन हमने पढ़ी थी जिसमें एम्प्लॉयर ही कार का मालिक था और कार के खर्चे भी एम्प्लॉयर ही उठा रहा था, वहां पे हमने देखा था कि अगर 1.6 लीटर क्यूबिक कैपेसिटी तक की कार होगी तो उसमें कितना हो जाएगा, 1800 रुपये पर मंथ, ठीक है, और अगर 1.6 क्यूबिक कैपेसिटी से ज़्यादा की हुई तो 2400 पर मंथ हो जाएगा। यहाँ पे थोड़ा डिस्काउंट दे दिया, यहाँ पे बोला 1.6 तक की अगर होगी तो 600 पर मंथ लेंगे, 600 रुपीज़ पर मंथ, और अगर 1.6 सीसी से ज़्यादा की होगी तो 900 पर मंथ लेंगे। कब, जब कार तो एम्प्लॉयर की है लेकिन खर्चे एम्प्लॉयर नहीं उठा रहा, खर्चे कर्मचारी खुद उठा रहा है कार के, तो तुमको थोड़ा डिस्काउंट दे दिया हमने, 1800 की जगह 600 और 2400 की जगह 900। और अगर ड्राइवर भी दिया गया है अगर ड्राइवर दिया है किसने, एम्प्लॉयर ने, तो फिर उसके 900 रुपये हम एक्स्ट्रा जोड़ देंगे। ड्राइवर का तो फिक्स रहता है, ड्राइवर का कोई भी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो ये हो गया भाई साहब कार फैसिलिटी का हमारा सारा सिस्टम, समझ गए बात को। हाँ अभी कुछ एक चीज़ें और है वो और देख लेते हैं, जैसे ग्रेजुएटिव उन सब का देख लेते हैं ना। तो ये टाइम पास वाली चीज़ें तुम्हें देखनी है तो तुम देख लेना, चार्जेबिलिटी सेक्शन है ना, और डिडक्शन का सेक्शन, और सैलरी परक्यूजिट का मतलब क्या होता है, यूनाइटेड नेशन वालों की सैलरी यहाँ पे टैक्सेबल नहीं होती है। ये तो मेरे ख्याल से बच्चों की चीज़ें जो तुमने सबसे पहले पढ़ ली होगी। हम यहाँ पे डिडक्शन देखने वाले, क्योंकि वही पूछते हैं इंस्टीट्यूट वाले, क्या पूछते हैं, एक एडवांस सैलरी देख लो, एडवांस सैलरी और एडवांस अगेंस्ट सैलरी ये दो अलग अलग चीज़ होती है ना। एडवांस सैलरी का देखो टैक्सेबिलिटी कैसे होती है, सबसे पहले तो ये ध्यान रखना, सैलरी की टैक्सेबिलिटी में स्पेसिफिकली लिखा हुआ है कि या तो आपको एक्रू हुई हो या फिर रिसीव हुई हो, इनमें से जो भी पहले होगा ना उस बेसिस पे हम आपकी सैलरी को टैक्सेबल कर देंगे, ठीक है। यानी कि आपकी सैलरी, आपने एक महीने काम कर लिया, लास्ट के 30 तारीख को आपकी सैलरी एक्रू हो जाती है, तो फिर महीना आपका पूरा हो गया तो आपकी एक्रू हो गई सैलरी, तो उस बेस पे वो टैक्सेबल हो जाएगी। आपने काम किया ही नहीं, आपने पहली तारीख को ही सैलरी पूरी ले ली और बोला काम अब करूंगा मैं, तो वो पहली तारीख को ही टैक्सेबल हो जाएगी। तो एक्रू या फिर रिसीव विच एवर इज अर्लियर, उस बेसिस पे सैलरी आपकी टैक्सेबल होती है। तो एडवांस सैलरी क्या होती है कि आप काम बाद में करोगे, लेकिन आपने अपने मालिक को बोला कि भाई मुझे कोई जरूरत है तो आप एक काम करो, अगले 3 महीने की सैलरी मेरे को हाजी दे दो, 3 महीने काम तो कर दूंगा आपके मैं, लेकिन सैलरी अभी पकड़ा दो मेरे को। तो वो क्या हुआ, वो सैलरी आपको पहले मिल गई, काम आप बाद में करोगे, तो रिसीव होगी ना, तो फिर वो टैक्सेबल हो जाएगी। दूसरी चीज़ क्या होती है, एडवांस अगेंस्ट सैलरी, यानी भाई मैं आपकी कंपनी में काम कर रहा हूँ, मेरी जो है मान लो 40,000 रुपये की तनख्वाह है, ठीक है, और मैं आपकी कंपनी में काम करता हूँ और कई सालों से काम कर रहा हूँ, आगे भी करूँगा, तो आप मुझे एक काम करो ना मालिक, आप मुझे लोन दे दो। एडवांस अगेंस्ट सैलरी का मतलब लोन होता है कि आप मुझे एक काम करो यार, 1 लाख रुपये लोन दे दो, घर पे ना थोड़ा फंक्शन है, मुझे 1 लाख रुपये चाहिए। फिर करना क्या, आप इस लोन को फिर धीरे धीरे जब मुझे आगे सैलरी आप दो ना, उसमें से काट लेना, लोन है ये, है ना, ये सैलरी नहीं लोन है।
तो ये टैक्सेबल नहीं होगा, क्योंकि लोन कभी टैक्सेबल नहीं होता, टैक्सेबल सैलरी होती है। तो एडवांस सैलरी तो टैक्सेबल होती है, लेकिन एडवांस अगेंस्ट सैलरी टैक्सेबल नहीं होता, क्योंकि वो सैलरी के अगेंस्ट मैंने एडवांस लिया है, वापस चुकाऊंगा उसको। एडवांस सैलरी वापस नहीं चुकाई जाती। एडवांस सैलरी तो क्या होती है कि भाई मान लो अगले 3 महीने की सैलरी मैंने एडवांस ले ली, तो अगले 3 महीने मेरे को सैलरी नहीं मिलेगी, बस क्या हो गया काम। लेकिन ये तो लोन है, ये तो मेरे को चुकाना है, तो एडवांस अगेंस्ट सैलरी टैक्सेबल नहीं होता, ये ध्यान रखना, ठीक है। एरियर्स ऑफ सैलरी भी होती है। एरियर्स ऑफ सैलरी का मतलब क्या होता है कि सैलरी जो बाकी चल रही है, मिली नहीं मुझे अभी तक, तो मान लो मैंने क्या कहा कि सैलरी ड्यू या रिसीव दोनों में से जो पहले हो उस बेसिस पे टैक्सेबल होती है। तो जो सैलरी बाकी चली हो कभी ना कभी ड्यू हुई होगी, और ड्यू जब हुई होगी तो मैंने उस पर टैक्स दे दिया होगा, वो टैक्सेबल हो गई होगी। तो अगर सैलरी पहले ही ड्यू बेसिस पे टैक्सेबल हो चुकी है, तो जब वापस वो मिलेगी तब वो टैक्सेबल नहीं होगी। 2 बार थोड़ी टैक्स लगाओगे यार सेम चीज़ पे, तो ये भी ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद में बात करते हैं हम, ठीक है, परक्विजिट हो गए, और प्रोविडेंट फंड, वेजेज अलाउंस, ये सारे टैक्सेबल सैलरी के पार्ट माने जाते हैं, ठीक है। CCCT कंपनसेटरी अलाउंस, ये सब हमने देख लिया था, ये फालतू की ज़्यादा नहीं देखने। ये क्या है, HRA है क्या, हाउस रेंट अलाउंस, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि अगर आपको HRA मिलता है तो 3 वैल्यू आपको ध्यान रखनी होगी। HRA का नाम आते हैं, आपको 3 वैल्यू याद आनी चाहिए। देखो HRA जो वर्ड है उसमें भी 3 ही शब्द है, HRA, और इसमें वैल्यू भी आप 3 देखोगे कि 3 में से जो कम होगी उसकी डिडक्शन मिल जाएगी। कौन सी होती है 3? एक तो एक्चुअल HRA रिसीव्ड। हर जगह पे इनकम टैक्स में एक चीज़ ध्यान रखना, जहाँ पर भी आपको किसी भी चीज़ की डिडक्शन निकालनी है, उनमें से कंडीशन 2 या 3 में से सबसे कम जो होगी उसकी डिडक्शन मिलेगी, ऐसा लिखा हुआ है। तो पहली चीज़ तो वही आएगी कि एक्चुअल में आपको कितना मिला, सबसे पहले तो वो लिख लो। दूसरी कंडीशन जो HRA में है वो है रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, ठीक है, ओके, ये सेम है। तीसरी कंडीशन बदल जाती है उस हिसाब से कि आप कहाँ पर रहते हो, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, यहाँ पर रहते हो तो 50% ऑफ सैलरी लेंगे, और अगर आप अदर देन दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई रहते हो तो 40% सैलरी लेंगे, ओके। इस हिसाब से हम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो HRA में 3 होती है, तीनों में से जो कम होगी उसकी आपको डिडक्शन मिल जाएगी, बाकी टैक्सेबल हो जाएगा। आगे चलते हैं। नेम ऑफ अलाउंस, ये आप पढ़ना चाहो तो पढ़ लेना, मेरे ख्याल से इतना ज़्यादा ये वो नहीं है। सिटी कंपनसेटरी अलाउंस हो गया, स्पेशल कंपनसेटरी हिली एरिया अलाउंस हो गया। तो हिली एरिया अलाउंस जो होता है वो अलग अलग एग्जेम्प्ट होता है, कहीं 800 कहीं 300। जम्मू कश्मीर के सियाचिन में जाओगे वहाँ पे 7,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से एग्जेम्प्ट होगा। तो ये वाले अलाउंस मुझे नहीं लगता एग्जाम में इतने ज़्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है, छोड़ो। ये चीज़ जरूर देख लेना, ये वाला अलाउंस महत्वपूर्ण है कि एनी अलाउंस ग्रांटेड टू एन एम्प्लॉय वर्किंग इन transport system to meet his personal expenditure during his duty performed in the course of running such transport from one place to another, provided that such employee is not receipt of any daily allowance। यानी ऐसा एम्प्लॉई जिसको जो ट्रांसपोर्ट में काम करता है उसको एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम में जो है खर्चे चुकाने के लिए कि पंचर हो गई, इंजन खराब हो गया, ये हो गया, उसको डेली अलाउंस नहीं मिलता है, उसको एक अलाउंस दिया जाता है मंथली, ठीक है। तो उसका कितना टैक्सेबल होगा, तो वो बोल रहे हैं कि साहब या तो 10,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से ले लो, ठीक है, या फिर 70% ऑफ उस अलाउंस का ले लो, जो भी दोनों में से कम होगा वो हम एग्जेम्प्ट कर देंगे, बाकी टैक्सेबल कर देंगे, ठीक है। सेंट्रल एजुकेशन अलाउंस हम देख लिया, ये सारे देख चुके हम, अभी ऊपर देख के आए हैं। और बताओ और क्या क्या है, ओके, हाँ, मेन चीज़ देखते हैं। मेन चीज़ यूनाइटेड नेशन वाले अलाउंस तो वही होते हैं, क्या होते हैं, एग्जेम्प्ट होते हैं। हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के जजों को मिलने वाले अलाउंस भी एग्जेम्प्ट होते हैं। अलाउंस विच आर फुली टैक्सेबल अंडर बोथ रिजीम, ओके। एनिटी और पेंशन जो मिलती है ना, अगर पर मंथ पेंशन आपको मिल रही है तो वो फुली टैक्सेबल होगी, कोई सी रिजीम हो जाए, ठीक है। उसके अलावा पेंशन हो गई, अनकम्यूटेड पेंशन और कम्यूटेड पेंशन, ये हमने पढ़ लिया था कि अनकम्यूटेड पेंशन जो होती है पर मंथ आपको जो पेंशन मिल रही है वो तो फुली टैक्सेबल होगी, चाहे गवर्नमेंट हो, चाहे सरकारी हो, चाहे प्राइवेट हो, कोई भी हो। लेकिन अगर आप कम्यूटेड पेंशन लेते हो, यानी एक साथ निकला लेते हो पेंशन का कुछ पैसा, तो वो उस पर आपको डिडक्शन मिल जाती है, ठीक है। अब उसकी कैलकुलेशन हम देख लेते हैं। तो देखो पेंशन का ये चार्ट बनाया हुआ है, ये चार्ट बहुत बढ़िया चार्ट है, इसमें आपको सब समझ में आएगा। ये है पेंशन, ठीक है। अब पेंशन या तो कम्यूटेड हो सकती है या अनकम्यूटेड हो सकती है। अनकम्यूटेड का मतलब जो पर मंथ आपको मिल रही है। अनकम्यूटेड पेंशन तो फुली टैक्सेबल होगी, देखने की जरूरत ही नहीं है। आपको पर मंथ मान लो 30,000 रुपये पेंशन मिलती है तो वो टोटल टैक्सेबल हो जाएगी। लेकिन आपने कम्यूट कर ली, आपने उसको निकलवा लिया, तो अगर जिसने निकलवाया वो गवर्नमेंट कर्मचारी है किसी भी तरीके से, या फिर लोकल अथॉरिटी का कर्मचारी है, या फिर स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन का कर्मचारी है, जैसे कि SBI कर्मचारी है, ठीक है, सिविल सर्विस का मेंबर है, डिफेंस सर्विस का मेंबर, यानी कि गवर्नमेंट कंपनी में काम करता है या फिर गवर्नमेंट का कर्मचारी है, तो फिर वो हो जाएगी एग्जेम्प्ट। किस सेक्शन के अंदर, 10(10)(a) अंडर सेक्शन 10 सब सेक्शन 10(a)(1) के अंतर्गत फुल्ली एग्जेम्प्ट हो जाएगी कम्यूटेड पेंशन। सरकारी वालों के लिए टेंशन खत्म, झंझट खत्म, उनके तो टैक्स देना ही नहीं पड़ता।
लेकिन यार दूसरा कर्मचारी जो सरकारी नहीं है, हर आदमी की तो किस्मत में सरकारी नौकरी होती नहीं ना भाई, इसलिए सरकारी नौकरी चाहिए लोगों को टैक्स एग्जम्पशन मिलती है और काम इतना नहीं करना पड़ता। दूसरा कोई एम्प्लॉय है तो उसके केस में हमको देखना पड़ेगा क्या उस एम्प्लॉय को ग्रेजुटी मिलती है या फिर नहीं मिलती। देखो, हमें टैक्सेबिलिटी तो निकालनी है पेंशन की, कि पेंशन कितनी टैक्स फ्री होगी और कितने पे टैक्स लेंगे। लेकिन उसके लिए हमें देखना पड़ेगा कि जिस कर्मचारी को वो कम्यूटेड पेंशन मिल रही है उसको ग्रेजुटी मिलती है या फिर नहीं मिलती। क्योंकि अगर ग्रेजुटी भी उसको मिलती है तो भाई उसके पास तो ज़्यादा बेनिफिट हो रहा है ना, उसको पेंशन भी मिल रही है, उसको ग्रेजुटी भी मिल रही है, तो तेरे को भाई ज़्यादा बेनिफिट हो रहा है, तो तेरे को यहाँ पे हम टैक्स ज़्यादा लेंगे तेरे पास, है ना। तो ज़्यादा कैसे लेंगे कि मान लो लाख रुपए का पेंशन का अमाउंट है, ठीक है, उसमें से किसी के तो हम 80,000 रुपये फ्री कर रहे हैं, 20,000 रुपये टैक्स दे रहे हैं, लेकिन किसी को भाई ग्रेजुटी मिल रही है तो उसको बोलेंगे भाई तेरे हम जो है कम फ्री करेंगे, मान लो तेरे हम 60,000 रुपये टैक्स फ्री करेंगे और तेरे को 40,000 रुपये टैक्स देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि भाई इस आदमी को तो ग्रेजुटी नहीं मिल रही, इस बेचारे को तो सिर्फ पेंशन मिल रही है, और उस सिर्फ मिलने वाली पेंशन में भी अगर हम ज़्यादा टैक्स ले लेंगे तो बेचारा हमको गाली निकालेगा ना कि भाई एक ही चीज़ हमको मिल रही थी, उसमें भी तूने टैक्स ले लिया, सालों शर्म कर लो थोड़ी सी। नहीं की शर्म तो कर ली हमने शर्म, भाई उसको कम लेंगे लेकिन तेरे पास ज़्यादा लेंगे, तेरे को ग्रेजुटी मिल रही है तो ज़्यादा कैसे लिया कि भाई ये देखो, अगर किसी आदमी को जिसने कम्यूट किया पेंशन उसको ग्रेजुटी भी मिल रही है तो उसका जो है कम्यूटेड पेंशन का 1/3 हिस्सा, 1/3 हिस्सा, टोटल पेंशन का 1/3 हिस्सा ही उसका क्या होगा एग्जेम्प्ट होगा। लेकिन उसको अगर उसको ग्रेजुटी नहीं मिलती है, उसको पहले से सिर्फ बेचारे को पेंशन ही मिल रही है, तो उसका 1/2 हिस्सा टोटल पेंशन का एग्जेम्प्ट होगा। अब ध्यान रखना 1/3 जो होता है ना वो 1/2 से कम होता है, यानी इसको कम एग्जाम्पशन दे रहे हैं। कम एग्जाम्पशन का मतलब क्या होगा कि ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा, ज्यादा एग्जाम्पशन का मतलब क्या होगा, कम टैक्स देना पड़ेगा। तो ध्यान रखना, अगर किसी आदमी ने पेंशन कम्यूट की है और उसको ग्रेजुटी मिलती है तो उसका 1/3 हिस्सा ही टोटल पेंशन का जो है वो एग्जेम्प्ट होगा। अगर किसी आदमी ने पेंशन कम्यूट की है उसको ग्रेजुटी नहीं मिलती तो उसका 1/2 हिस्सा टोटल पेंशन का कम्यूट होगा, एग्जेम्प्ट होगा। अब मैं यहाँ बात कर रहा हूँ टोटल पेंशन की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। अब टोटल पेंशन निकालनी पड़ेगी, कैसे निकलेगी बताओ। क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा कि भाई XYZ जो भी आदमी था उसने 7 लाख रुपए की जो है कम्यूट की पेंशन, है ना, और वो उसकी टोटल पेंशन का 70% था। वो बोला कि उसने अपनी टोटल पेंशन का 70% कम्यूट कर लिया, निकाल लिया, और उसको कितने मिले 7 लाख रुपए। तो अब हमें टोटल पेंशन निकालनी पड़ेगी, तो वो कैसे निकलेगी, रंग बदल लेता हूँ मैं, ठीक है। भाई ये 7 लाख रुपए उसने ले लिए, अच्छा हाँ ये 70% थे, 70 थे, अच्छा तो 7 लाख 70 थे, 70 का भाग दे दिया, तो 100 कितने होंगे भाई, तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, टोटल निकल कितना आ गया 10 लाख रुपए। तो ये टोटल 10 लाख रुपए क्या होंगे, ये 10 लाख रुपए टोटल पेंशन होगी इसका। अब इस 10 लाख रुपए का हम देखेंगे कि जिस प्राणी को ग्रेजुटी मिलती है उसको तो 1/3 एग्जाम्पशन मिलेगी, और जिस प्राणी को ग्रेजुटी नहीं मिलती उसको 1/2 मिलेगी। यानी जिसको ग्रेजुटी नहीं मिलती उसको तो एग्जाम्पशन मिलेगी 5 लाख रुपए की, और जिसको ग्रेजुटी मिलती है उसको कितनी मिलेगी बताओ, कितना हो गया ये 3 3 लाख 33,000 रुपए की। तो इसको कम एग्जाम्पशन मिल रही है, इसको ज़्यादा मिल रही है, ठीक है। टोटल कितनी निकाली थी 7 लाख रुपए, टोटल 7 लाख निकाली थी, इसको 3,33,000 की मिली, तो इसको टैक्स कितने पे देना होगा, कितना बच गया ये 6,66,000, 6,66,000 बच गया, नहीं 7 3 4 5 6 7 3,66,000 पे देना पड़ेगा टैक्स। इसको कितना देना पड़ेगा, इसकी टोटल 7 लाख थी, 5 लाख एग्जाम से मिल गई, 5 6 7 2 लाख पे टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे देखा इसको कम टैक्स देना पड़ा, इसको ज़्यादा देना पड़ा, क्यों, क्योंकि इसको ग्रेजुटी भी मिल रही है। तो ध्यान देना इस बात का, जिसको ग्रेजुटी मिलती है उसको सिर्फ 1/3 ऑफ टोटल पेंशन की एग्जाम्पशन मिलेगी, और जिसको ग्रेजुटी नहीं मिलती उसको 1/2 ऑफ टोटल पेंशन की एग्जाम्पशन मिल जाएगी। अरे वाह, अरे वाह, मजा आ गया क्या तुमको, आ रहा तो है थोड़ा। Income tax is not a difficult subject, it's a lengthy subject, and you just need to memorize a lot of different provisions, है ना। मतलब ये क्या है भाई, ये किसी ने अपने मन से बना दिया बस कि भाई ये 1/3 ये 1/2। अब ये कोई इसके पीछे लॉजिक थोड़ी है इसको रटना पड़ेगा और कुछ नहीं हो सकता। चलो मित्रों आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पशन इन रिस्पेक्ट ऑफ पेंशन रिसीव्ड बाय रेसिपिएंट फॉर, छोड़ो, इस किसी आदमी को तो गैलेंट्री अवार्ड मिलता है ना, यानी जिसने अपने देश के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी, भाई उससे भी तुम टैक्स लोगे तो तुमसे गया भी तो आदमी कोई नहीं है ना, तो उससे पेंशन पर टैक्स नहीं लिया जाता, ठीक है, समझ के गैलेंट्री अवार्ड मिले हुए को। अब बात करते हैं ग्रेजुटी की। तो पेंशन में ग्रेजुटी का नाम आया था ना कि ग्रेजुटी मिलती है तो 1/3 ही एग्जाम्प्ट होगी, नहीं मिलती तो 1/2 होगी। लेकिन ग्रेजुटी खुद कितनी एग्जाम्प्ट होगी, अगर ग्रेजुटी किसी को मिलती है तो उसकी भी एग्जाम्पशन के रूल्स एंड प्रोविजन जो है वो दिए हुए हैं, तो वो भी देख लेंगे आप, देख लो। तो ये देखो ये ग्रेजुटी, अगर किसी को नौकरी करते करते ग्रेजुटी मिली तो भाई साहब टैक्सेबल फुल्ली, चाहे गवर्नमेंट का हो, चाहे सरकारी हो, चाहे प्राइवेट हो। लेकिन किसी को ग्रेजुटी मिली और वो गवर्नमेंट का कर्मचारी है ना, गवर्नमेंट का कर्मचारी है, तो फिर एग्जेम्प्ट, मजे करो गवर्नमेंट वालों, मजे करो। किस सेक्शन में, 10(10)(1) में।
लेकिन अदर एम्प्लॉय है बेचारे, प्राइवेट वालों पे तुम ऐसे करते हो, उनके लठ मारते हो, तो अदर एम्प्लॉय में भी दो कंडीशन आ जाएगी। जैसे पेंशन में भी दो कंडीशन देखी थी हमने कि भाई उसको ग्रेजुटी मिलती है या फिर नहीं मिलती है ना। मिलती है तो फिर 1/3 ही एग्जेम्प्ट होगा, नहीं मिलती तो 1/2 होगा। ग्रेजुटी में खुद में भी दो कंडीशन है। क्या है कि क्या उस पर ग्रेजुटी पेमेंट ऑफ ग्रेजुटी एक्ट 1972 अप्लाई होता है या फिर नहीं होता। दो देखना पड़ेगा तुम्हें। ऊपर लिख दो कि पेमेंट ऑफ ग्रेजुटी एक्ट अप्लाई होता है, फिर ये देखो यस नो। अगर तुमने लिखा यस तो फिर तुम्हें 3 ऑप्शन मिलेंगे, और अगर तुमने लिखा नो तो उसमें भी 3 ऑप्शन मिलेंगे। उन 3 ऑप्शन में से तुम्हें जब सबसे लोएस्ट होगा उसको चूज करना पड़ेगा एग्जाम्शन के लिए। अब जो 3 ऑप्शन दोनों में है ना, उनमें से 2 ऑप्शन तो सेम है। ये देखो, ये वाले ऊपर वाले 2, 20 लाख रुपए मैक्सिमम लिमिट और उसके अलावा एक्चुअल ग्रेजुटी रिसीव्ड, ये तो दोनों में सेम है, चाहे ग्रेजुटी एक्ट अप्लाई होता हो चाहे ना होता। लेकिन एक ऑप्शन जो है तीसरा, वो अलग है। अगर किसी पे ग्रेजुटी एक्ट अप्लाई होगा तो उसके लिए अलग है, और नहीं होगा उसके लिए अलग है, थोड़ा सा अलग है, ज्यादा अलग नहीं है। क्या है वो देखते हैं कि भाई जिस पे अगर ग्रेजुटी पेमेंट ऑफ ग्रेजुटी एक्ट 1972 अप्लाई होता है तो उस आदमी के लिए तीसरे ऑप्शन में एग्जाम्पशन कितनी होगी, 15 दिन का सैलरी। अब ये 15 दिन की सैलरी किसके हिसाब से लेंगे हम, तो बेस्ड ऑन लास्ट ड्रॉन सैलरी, यानी कि वो आदमी जब रिटायर हुआ तो लास्ट सैलरी जो उसकी थी, मान लो लास्ट सैलरी उसकी 15,000 रुपये थी, ठीक है, 30,000 ले लूंगा भाई, सही रहेगा, 30,000 रुपये ले लिए मैंने 30 दिन के, है ना। तो एक दिन का 1,000 हो गया, तो 15 दिन के 15,000 हो गए, ठीक है। 15 दिन की सैलरी किस हिसाब से, अब किससे गुणा करेंगे इस 15 दिन की सैलरी को, तो बोलेगा फॉर एवरी कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस और पार्ट इन एक्सेस ऑफ 6 मंथ, ठीक है। नंबर ऑफ डेज इन मंथ टेकन टू बी 26, यहाँ पे मैंने 30 का भाग दिया, 26 का भाग लगेगा यहाँ पे, है ना। ये बोल रहा है कि 15 दिन की सैलरी फॉर एवरी मंथ और पार्ट देयर ऑफ, यानी कि उसने मान लो 16 साल 7 महीने की भी अगर नौकरी की है तो उसको 17 मानेंगे, क्योंकि 6 महीने से ऊपर के को 1 साल मान लेंगे हम। ये बात हो गई, ठीक है भाई, ये बात हो गई, बहुत बढ़िया। लेकिन अगर किसी पे ग्रेजुटी पेमेंट एक्ट लागू नहीं होता तो वहां पे पहली बात तो उसका ये साल जो है ना, जैसे हमने यहाँ पे 16 साल 7 महीने को पूरा 17 साल मान लिया, उसका तो भाई पूरा होना चाहिए। 16 साल अगर 11 महीने भी है तो उसको 16 ही माना जाएगा, 11 महीने को छोड़ देंगे। पहला नुकसान तो ये हो गया अगर ग्रेजुटी एक्ट अप्लाई नहीं होता है तो। दूसरा नुकसान क्या हो गया कि इस वाले को जिस पे ग्रेजुटी पेमेंट अप्लाई होता है उसकी तो लास्ट वाली सैलरी देख ली, सीधी सीधी लास्ट महीने की, उसको 26 में भाग दिया, एक दिन की सैलरी निकल के आ गई, उसको 15 से गुणा किया, सीधा कैलकुलेशन हो गया। इस बेचारे का ऐसा नहीं किया जाएगा। इस बेचारे के लिए क्या किया जाएगा, इसको हाफ मंथ की सैलरी दी जाएगी, ठीक है। 15 दिन की सैलरी नहीं, उसमें 15 डेज सैलरी लिखा हुआ है। जब ग्रेजुटी पेमेंट एक्ट 1972 अप्लाई होता है वहां पे तो स्पेसिफिकली लिखा हुआ है 15 दिन की सैलरी, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है हाफ मंथ की सैलरी, ठीक है। और वो हाफ मंथ भी कैसे निकलेगा कि भाई तुम्हारे पिछले 10 महीने की सैलरी को हम लेंगे, उसका एवरेज करेंगे, ठीक है, और उस एवरेज का फिर करके जब वो 1 महीने की सैलरी निकल के आएगी उसका आधा करेंगे, वो हाफ मंथ की सैलरी हो जाएगी, और फिर उसको गुणा करेंगे कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस से, यानी कि तुमने टोटल 17 साल 11 महीने काम भी किया है तो उसको हम 17 साल ही मानेंगे, 11 महीने को हम छोड़ देंगे। टोटल होना चाहिए भाई पूरा, जितना भी एक्स्ट्रा हुआ वो छोड़ देंगे। अब ये नुकसान हो गया ना उसके, क्योंकि अगर यहाँ पे ग्रेजुटी पेमेंट एक अप्लाई होता तो 16 साल 11 महीने, क्या 16 साल तुम 6 महीने भी काम करते, 6.5 महीने भी काम करते तो वो 17 बन जाता, 6 से ऊपर 17 बना देते उसको सीधा। लेकिन यहाँ पे नहीं करते, यहाँ पे तो पूरा होना चाहिए, तो इसका नुकसान हो गया ग्रेजुटी पेमेंट एक्ट अप्लाई नहीं हुआ तो ध्यान रखना, जब ग्रेजुटी पेमेंट एक्ट अप्लाई होता है और नहीं होता है, 2 कंडीशन, 2 में से 2 जो ऊपर वाली 2 शर्तें वो तो दोनों में सेम है कि 20 लाख रुपए या फिर एक्चुअल ग्रेजुटी रिसीव्ड। तीसरी कंडीशन उसमें है प्रॉब्लम, जिसमें ग्रेजुटी पेमेंट एक्ट अप्लाई होता है उसमें बोला 15 दिन का वेतन, क्या बोला उसमें बोला 15 दिन का वेतन, ठीक है। ग्रेजुटी पेमेंट एक्ट अप्लाई होता है वहां पे बोला 15 दिन का वेतन, और 15 दिन का वेतन भी कौन सा, तुम्हारा लास्ट में तुमने जो वेतन लिया, लास्ट में तुमने जो सैलरी ड्रॉ की, उसी को हम 26 से भाग देके 1 दिन का वेतन निकालेंगे, उसको 15 से गुना कर देंगे, 15 दिन की सैलरी निकल के आ गई, फिर उसको हम तुम्हारे जो तुमने जितने साल सर्विस की है, अगर 6 महीने से ऊपर कोई साल है तो उसको 1 साल पूरा कर देंगे और उस पर हम गुणा करके टोटल तुम्हारी ग्रेजुटी की एग्जाम्पशन की अमाउंट निकाल लेंगे। लेकिन अगर तुम पे ग्रेजुटी पेमेंट एक अप्लाई नहीं होता तो फिर हम क्या करेंगे, भाई 15 दिन नहीं, फिर हाफ मंथ की सैलरी, और वो हाफ मंथ भी कैसे, पिछले 10 महीने का औसत करेंगे। भाई इससे नुकसान हो गया इस आदमी को, तुमको पता होना चाहिए। अगर तुम ध्यान दे रहे हो, अगर तुम थोड़ा बहुत मेरी बातों पे ध्यान दे रहे हो, तुमको पता चलेगा कि इसको नुकसान हो गया। कैसे हो गया नुकसान, कि भाई 10 महीने का औसत, हो सकता है ना किसी की सैलरी बढ़ती रहती है हर महीने, सैलरी पे इंक्रीमेंट होता रहता है, ठीक है, सैलरी पे इंक्रीमेंट होता रहता है। अब पिछले 10 महीने में हो सकता है तुम्हारी सैलरी कम हो, लेकिन लास्ट वाले टाइम पे तुम्हारी सैलरी बढ़ गई हो, तो औसत में तो वो बढ़ने का इफेक्ट जो है वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो इसके वो भी नुकसान हो गया। तो इस बेचारे के जिस पे ग्रेजुटी पेमेंट एक्ट अप्लाई नहीं होता, इसके 2 नुकसान हो गए। एक तो नुकसान इसके ये हो गया बेचारे के कि इसको एक तो जो 6 महीने से ऊपर का पीरियड है उसको 1 साल नहीं मान रहे, और दूसरा नुकसान ये हो गया कि इसको 10 महीने का एवरेज ले रहे हैं, उसका फिर आधा कर रहे हैं। तो ध्यान रखना ये बात, है ना। ये बस लास्ट वाली में ही है परिवर्तन, बाकी कुछ नहीं है। और इनमें से जो कम होगा, इन तीनों में से जो कम होगा उसकी एग्जाम्पशन मिलेगी, ठीक है। और ये बोल रहा है कि भाई देखो तुमको अगर
एक से ज़्यादा एम्प्लॉयर से भी ग्रेजुटी मिलती है, मान लो एक से तुम्हें 10 लाख मिली, एक से 15 लाख मिली, तो ये टोटल जो 20 लाख का हमने मैक्सिमम अमाउंट बताया था ना, ये टोटल पे लगेगा, सारे जोड़ लो और सबकी मिला के 20 लाख से ऊपर नहीं होनी चाहिए, ऐसा नहीं एक एक पे लगेगा, ठीक है। व्हेन ग्रेजुटी इज रिसीव्ड इन एनी अर्लियर प्रीवियस ईयर फ्रॉम एम्प्लॉयर अगेन रिसीव्ड फ्रॉम अनदर एम्प्लॉयर, तो भाई देखो पिछली बार तुम्हें जो मिली थी ना ग्रेजुटी, उसको 20 लाख से घटा देंगे और फिर जो बच जाएगा फिर नई मैक्सिमम लिमिट वो बना देंगे, ठीक है। तो ये 20 लाख रुपए परमानेंट नहीं है, इसको कम भी करते रहेंगे हम। इट इज इंपॉर्टेंट नोट दैट डिफरेंस इन डेफिनेशन ऑफ सैलरी, सैलरी की डेफिनेशन में भी डिफरेंस है। क्या है भाई, बताऊँ क्या है। यहाँ पे जो डीए है ना, वो अगर आपके टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट में होगा, अगर आप पे ग्रेजुटी एक्ट अप्लाई नहीं होता है और आपके टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट में अगर डीए होगा तो ही वो डीए शामिल किया जाएगा, लेकिन इसमें डीए शामिल होगा हमेशा। तो यहाँ पे फायदा दे रहे हैं भाई, पेमेंट ऑफ ग्रेजुटी एक्ट अप्लाई होता है वहाँ पे फायदा दिया जाता है, यहाँ पे नहीं दिया जाता। और ऐसा फायदा क्यों दिया जा रहा है, ऐसा अन्याय क्यों किया जा रहा है, क्योंकि जहाँ पे पेमेंट ऑफ ग्रेजुटी एक्ट अप्लाई नहीं होता ना, इसका मतलब वो फॉर्मल नहीं है इतना एम्प्लॉयमेंट, उसमें गड़बड़ घोटाले होने के चांसेस ज़्यादा है। तो सरकार नहीं चाहती गड़बड़ घोटाला ज़्यादा हो, तो इसलिए वो चाहती है सबके सब इस ग्रेजुटी एक्ट से कवर हो, ठीक है। अब बात करते हैं लीव एनकैशमेंट की। मैंने बताया था कि कर्मचारियों को बहुत सारी छुट्टियां मिलती हैं और कुछ कर्मठ निष्ठावान कर्मचारी ऐसे होते हैं जो बोलते हैं कि भाई छुट्टी नहीं चाहिए हमको तुम पैसा दे देना, छुट्टी नहीं लेंगे, हम काम कर लेंगे, बाद में पैसा और दे देना, क्योंकि पैसा उनके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो जब वो रिटायर होते हैं तो उनको फिर पैसा मिलता है, तो उसमें से छूट दी जाती है। देखो मैंने बोला कि अगर रिटायर कोई नहीं हो रहा और उसको वैसे ही लीव की इनकेसमेंट मिल रही है तो वो तो फुली टैक्सेबल होगी। तो वही इस चार्ट में बताया गया, वो चार्ट हम देख लेते हैं। लीव इनकेसमेंट क्या बोला, लीव इनकेसमेंट रिसीव ड्यूरिंग पीरियड ऑफ सर्विस, अगर सेवा में रहते हुए तुमको लीव इनकेसमेंट मिलता है तो फुली टैक्सेबल होगा, कोई भी उसमें छूट नहीं मिलेगी, ठीक है, ओके, फुली टैक्सेबल। लेकिन अगर वो मिलता है रिसीव्ड ऑन रिटायरमेंट वेदर ऑन सुपरएनुएशन और अदरवाइज, कि आप रिटायर हो गए, सुपरएनुएट हो गए, जैसे भी हो गए, छोड़ दी सर्विस, तो उसके बाद मिलता है। तो अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो भाई मेरे, तो फुली एग्जेम्प्ट, मजे ही मजे, गवर्नमेंट एम्प्लॉयों के मजे ही मजे, एग्जेम्प्ट है, हर चीज़ एग्जेम्प्ट होती है इनकी, तो ग्रेजुटी ले लो, पेंशन ले लो, जो भी लो, ठीक है। लेकिन अगर और कोई एम्प्लॉय हो आप, और कोई एम्प्लॉय हो, मतलब गवर्नमेंट वाले नहीं हो, तो फिर आपको टैक्स देना पड़ेगा, लेकिन आपको कुछ छूट मिल जाएगी। और वो छूट कौन सी मिलेगी, तो उसमें भी दिया हुआ है 4 कंडीशन। लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 10AA और उसके आगे एक और सबसेक्शन 2। क्या 4 चीज़ें एग्जेम्प्ट हो जाएगी। एक तो मैक्सिमम लिमिट दी हुई 25 लाख रुपए, हमने पढ़ी थी ग्रेजुटी में, जो मैक्सिमम लिमिट थी वो 20 लाख रुपए थी, और इसमें जो लीव इनकेसमेंट है इसमें आपको 25 लाख की मैक्सिमम लिमिट मिलती है। दूसरी होती है लीव सैलरी एक्चुअली रिसीव्ड, एक्चुअल जितनी आपको सैलरी रिसीव हुई वो होगी। तीसरी है 10 मंथ सैलरी ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज सैलरी ऑफ लास्ट 10 मंथ प्रीसीडिंग रिटायरमेंट, 10 मंथ सैलरी ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज सैलरी ऑफ लास्ट 10 मंथ प्रीसीडिंग रिटायरमेंट, ठीक है। यानी मान के चलो आपकी सैलरी थी एक महीने 10,000 थी, एक महीने 20,000 थी, फिर 30, फिर 40, फिर 50, फिर 60, फिर 70, हर महीने आपकी इस तरीके से बढ़ रही है, मान के चलो, मानने में क्या जाता है, ठीक है। तो एक रुको वहाँ पे देखते हैं, इसने क्या बोला है कि पिछले 10 महीनों के एवरेज के आधार पे आपकी 10 महीने की सैलरी, ठीक है। तो मान लो 10,000 थी प्लस 20,000 2 महीने, 30,000 3 महीने, 40,000 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने, 7, 8, 3,60,000 है ना, और ये 9, 10, ओके, ये होगी 5,50,000 है ना। अब 5,50,000 को आप डिवाइड जब करोगे 10 महीने से, तो 55,000 रुपये आ जाएंगे, ठीक है, 55,000 आ जाएंगे। फिर 55,000 को वापस से 10 से गुणा करोगे तो कितने आएंगे भाई, 5,50,000 ही तो आएंगे। मैं ये तो बोल रहा हूँ कि इस रूल में क्या लिखा हुआ है कि 10 महीने की सैलरी पिछले 10 महीने के एवरेज के आधार पे। और भाई पिछले 10 महीने के एवरेज को फिर से 10 से गुना करोगे तो वो एवरेज में जो टोटल आया वही तो निकल के आएगा ना, तो फिर ये डबल काम क्यों करा रहे हो। बड़ा भाई मज़ेदार चीज़ है, क्या होता है, ऐसा लिखा हुआ तो ये करना पड़ेगा। 10 मंथ सैलरी ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज सैलरी ऑफ लास्ट 10 मंथ। मतलब लास्ट 10 महीने की एवरेज सैलरी के बेसिस पे 10 महीने की सैलरी, भाई उसको उससे गुना करोगे तो वही आएगा यार, टोटल ही लिख दो ना, इससे अच्छा तो लास्ट 10 मंथ सैलरी का टोटल, पता नहीं क्या लिखा हुआ है। कैश इक्विवेलेंट ऑफ अनलीव्ड लीव बेस्ड ऑन लास्ट 10 मंथ एवरेज सैलरी टू हिज क्रेडिट एट हिज टाइम ऑफ रिटायरमेंट, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है कि आपने जितने महीने की छुट्टियां आपकी इकट्ठी हुई, ठीक है, उसके आधार पर
आपकी जो पिछले लास्ट 10 मंथ की एवरेज सैलरी थी उसको आधार लेके, है ना, 10 मंथ की एवरेज सैलरी के आधार पे एक महीने की एवरेज सैलरी निकल के आ जाएगी। फिर मान लो आपने 30 महीने की छुट्टियां आपके खाते में थी, तो इसको 30 से गुना करेंगे तो वो आपकी सैलरी आएगी। देखिए इसमें एक कैच भी है, क्या है कि अर्नड लीव इंटाइटलमेंट कैन नॉट एक्सीड 30 डे फॉर एवरी ईयर और एक्चुअल सर्विस रेंडर फॉर द एम्प्लॉयर फ्रॉम वुच सर्विस ही हैज़ रिटायर्ड, है ना। यानी क्या बोल रहा है कि भाई आप हो सकता है एक साल में आपने 40 दिन की छुट्टियां इकट्ठी कर ली, है ना, कि 40 दिन आपको छुट्टियों के मिले थे और आपने वो छुट्टियां नहीं ली, ठीक है, और आपने बोला कि भाई मैं जब रिटायर हूँ तो मेरे को पैसा दे देना, इसकी जगह मैं काम कर लूँगा। लेकिन सरकार बोलती है कि हम, कंडीशन तो ये है हमारी कि आपके खाते में जितनी छुट्टियां जमा थी और पिछले 10 महीने की एवरेज सैलरी जो आपकी निकल गई उससे गुना करके हम निकालेंगे एक वैल्यू, और वो भी आपकी इस कंप्यूटेशन में 4 वैल्यू में से एक वैल्यू वो होगी। अगर वो कम में आएगी तो उसके हम छूट दे देंगे, लेकिन उसमें हम ये लेके चलेंगे कि एक साल में आपको 30 दिन से ज़्यादा की छुट्टी हम अलाउ नहीं करेंगे डिडक्शन के लिए। समझना इस बात को, देखो ध्यान से सुनो। मान लो मेरी 40 दिन की छुट्टियां हर साल इकट्ठी होती थी, ठीक है, और मैंने 10 साल नौकरी की है, ओके, तो टोटल मेरी कितनी होगी, 10 × 40, 400 दिन की छुट्टी मेरी इकट्ठी हो गई, ठीक है। अब इसका मुझे कुछ भी XYZ पैसा मिला होगा, ओके। अब सरकार क्या बोलती है कि भाई हम आपको छूट दे रहे हैं अनलिमिटेड सैलरी की। तो एक तो 25 लाख रुपए है लिमिट, है ना, पहली ऑप्शन तो ये है। दूसरा ऑप्शन क्या है, दूसरा आपको जो रिसीव्ड हुई अनलिमिटेड सैलरी वो ले लो। तीसरा ऑप्शन क्या है कि पिछले 10 महीने की एवरेज सैलरी पे आगे के 10 महीने की सैलरी ये ले लो। और चौथा ऑप्शन क्या है कि आपके खाते में जितनी छुट्टी जमा थी, ठीक है, पिछले 10 महीने की एवरेज सैलरी के हिसाब से पर मंथ की सैलरी निकालेंगे हम, सैलरी पर मंथ, और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे जितनी छुट्टी लीव क्रेडिट, है ना, जितनी छुट्टी आपके जमा थी वो। लेकिन इस लीव क्रेडिट में सरकार बोल रही है कि भाई अगर आपको एक साल में 30 दिन से ऊपर की लीव मिलती है तो हम तो 30 ही मानेंगे, हम 30 से ऊपर नहीं मानेंगे। तो यहाँ पे क्या कर दिया सरकार ने कि आपकी छुट्टी तो कितनी थी, 10 × 400 दिन की थी, सरकार बोलेगी हम 10 साल की केवल 30 के हिसाब से मानेंगे, 300 ना, इसकी हम पर मंथ एवरेज सैलरी से मल्टीप्लाई करके जो अमाउंट निकलेगी वो हम लेके चलेंगे डिडक्शन के लिए, ठीक है। लेकिन अगर वो 400 लेते तो ये अमाउंट ज़्यादा निकलती, ये अमाउंट ज़्यादा निकलती, ठीक है, लेकिन सरकार ने इसको कम कर दिया ताकि आपको कम डिडक्शन देनी पड़े, सरकार के पास ज़्यादा टैक्स का पैसा आ जाए इस सिस्टम में, ठीक है। ऐसा सरकार करती है। सरकार का उद्देश्य एक ही होता है भाइयों, ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स इकट्ठा करना, आपकी डिडक्शन को कम से कम करना, ठीक है। तो ये ध्यान रखना इस बात का कि मैक्सिमम 30 दिन का अवकाश ही मानेंगे, उसके खाते में जो अवकाश वेतन जमा होगा अधिकतम 30 दिन की, प्रत्येक वर्ष की सेवा पे अधिकतम 30 दिन का अवकाश मानते हुए उसके खाते में जमा अवकाश वेतन, ओके। मैक्सिमम 30 डेज लीव पर ईयर देखोगे और उसके हिसाब से जितने साल उसने अपनी नौकरी की उसके हिसाब से आप उसको निकालोगे, ठीक है। नीचे वही दिया हुआ पॉइंट, वेयर लीव सैलरी इज रिसीव्ड फ्रॉम 2 or more एम्प्लॉयर्स इन द सेम प्रीवियस ईयर, then the aggregate amount of leave salary exempt from tax cannot exceed 25 लाख रुपीस। 2 से ज़्यादा एम्प्लॉयर से अगर आपको सैलरी मिली है तो टोटल अमाउंट 25 लाख ही होगा। ऐसा नहीं होगा कि भाई 2 एम्प्लॉयर है तो 25 लाख गुना 2 कर दो 50 लाख हो जाएगा, नहीं, ये मैक्सिमम अमाउंट तो 25 लाख ही रहेगा, आप चाहे 50 एम्प्लॉयर से ले लो, ठीक है। दूसरा जो छोटी छोटी मगर मोटी बातों में दिया हुआ है वो दिया हुआ है कि वेयर लीव सैलरी इज रिसीव्ड इन एनी अर्लियर प्रीवियस ईयर फ्रॉम अ फॉर्मर एम्प्लॉयर एंड अगेन रिसीव्ड फ्रॉम अनदर एम्प्लॉयर इन लेट प्रीवियस ईयर, the limit of 25 lakh will be reduced by the amount of leave salary exempt earlier। यानी अगर आपको पिछले बार किसी और नियोक्ता के यहाँ पे आप काम कर रहे थे और आपको सैलरी का एग्जाम्शन उस टाइम पे मिला था और अब आपको फिर से सैलरी का एग्जाम्शन मिल रहा है, तो पिछली बार जो एग्जाम्शन मिला था ना वो 25 लाख से घटा देंगे हम और फिर 25 लाख की लिमिट को और कम कर देंगे। ये हमने पीछे भी देखा था, पीछे भी ये सेम चीज़ थी, ग्रेजुएटी में थी। तीसरा जो ऑप्शन है वो ये है कि सैलरी फॉर दिस पर्पज मीन्स बेसिक सैलरी and DA, dearness allowance, if provided in terms of employment for retirement benefit and commission which is expressed as a fixed percentage of turnover। क्या बोलेंगे कि सैलरी में आपके क्या क्या इंक्लूड होगा, तो सैलरी में आपके बेसिक सैलरी होगी, उसके अलावा DA, डियरनेस अलाउंस भी इंक्लूड होगा अगर वो आपके टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट में शामिल है। तो टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट बहुत सारे लड़के समझ नहीं पाते क्या होता है, तो ये कुछ नहीं कुछ नहीं होता। जब आपको नौकरी मिलती है ना तो आपको एक वो दिया जाता है, क्या दिया जाता है आपको, अपॉइंटमेंट लेटर, उसी में लिखा हुआ रहता है आपका कि भाई आपकी सैलरी में DA भी शामिल, तो अगर उसमें लिखा हुआ है तो फिर आपकी सैलरी के पार्ट वो बन जाएगा। उसके अलावा कमीशन अगर आपको मिलता है जो कि आपको टर्नओवर के एक परसेंटेज के रूप में मिलता है, वो आपके एम्प्लॉयमेंट लेटर में लिखा हुआ टर्नओवर के परसेंटेज के रूप में आपको इतना कमीशन भी दिया जाएगा भाई साहब, तो वो भी आपकी सैलरी का पार्ट हो जाएगा, ठीक है। एवरेज सैलरी विल बी डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ सैलरी ड्रॉन ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 10 मंथ इमीडिएटली प्रीसीडिंग द डेट ऑन रिटायरमेंट वेदर सुपरवाइजर। क्या बोल रहा है भाई, यहाँ पे रिटायरमेंट हुआ तो पीछे के 10 महीने लेंगे, उसकी सैलरी लेंगे और उसमें 10 का भाग देंगे और उसकी एवरेज सैलरी निकाल देंगे, ऐसा बोल रहा है। आगे बोल रहा है एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 1010A वुड बी अवेलेबल
टू एन एसएससी इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द रिजीम अंडर विच ही पेज टैक्सेस। यानी कि आप चाहे 115 बीएससी में पेमेंट करते हो टैक्स का या फिर आप ओल्ड रिजीम में पेमेंट करते हो, आपको अर्नड लीव सैलरी की एग्जम्पशन तो मिल ही जाएगी। ठीक है, आइए इसका दिया हुआ है क्या दिया हुआ है इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन मैं टॉपिक वाइज करवाऊँ तो है ना, लेकिन अभी तो हम थ्योरी समझ रहे हैं। उसके बाद मैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन का मैं टॉपिक वाइज की अर्न लीव सैलरी के क्वेश्चन कर लिया एक दिन, ठीक है, उसकी वीडियो डाल दी, उसके बाद पेंशन की डाल दी, ग्रेजुएटी की डाल दी, इस तरीके से, क्योंकि एक साथ कराने में बड़े लंबे चौड़े हो जाएंगे। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं पीएफ की। पीएफ का मतलब होता है प्रोविडेंट फंड। प्रोविडेंट फंड क्या होता है? प्रोविडेंट फंड देखो भाई साहब, आदमी जब नौकरी करता है ना तब तो तनख्वाह आ रही, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कभी ना कभी तो बूढ़ा होगा, रिटायर होगा, उसके बाद में उसका क्या होगा? उसके बाद में उसका कौन मालिक है? तो उसका मालिक है पीएफ। कि भाई जब तू नौकरी कर रहे हो तुम्हारे पास पैसा आ रहा है, भाई जमा करा दो पैसा, किसमें? पीएफ में, ताकि वो जमा होता रहेगा धीरे धीरे, और फिर जब बुढ़े हो गए तुमको खूब सारा पैसा मिल जाएगा, तुम अपनी ज़िंदगी आराम से काट सकते हो। फिर 60 साल के बाद में तुम जितने भी साल जियो, 70 साल 80 साल के होके मरो, 90 साल के होके मरो, 100 साल के होके मरो, तब तक तुम्हारा काम चल जाए। तो इसके लिए पीएफ बनाया जाता है, ठीक है। अब पीएफ बनाया जाएगा तो भाई पीएफ में पैसा डालना ही पड़ेगा ना। पीएफ ये तो प्रोविडेंट फंड है, इसमें पैसा डालना ही पड़ेगा। डालता कौन कौन है? तो एक तो एम्प्लॉय खुद डालता है, जो काम कर रहा है वो खुद डालता है, और उसके साथ में उसका एम्प्लॉयर भी डाल देता है कि ले भाई मैं भी तेरे लिए थोड़ा बहुत पैसा, तू मेरे काम कर रहा है ना, तो मेरी नौकरी कर रहा है, तो मैं भी तेरे लिए थोड़ा सा पैसा जमा कराता हूँ। तो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दोनों के दोनों पीएफ का पैसा जमा कराते हैं भाई साहब। क्या दिक्कत हो? तो इसमें दिक्कत कोई नहीं है भाई साहब, दिक्कत कोई नहीं है, लेकिन समस्या ये है कि भाई इनकम टैक्स वालों को चाहिए टैक्स। तो बोल रहे कि भाई एक तो एम्प्लॉय खुद पैसा जमा करा रहा है, एक एम्प्लॉयर करा रहा है। भाई तुम्हारा पैसा तो जमा हो रहा है ना कहीं पे, अभी पैसा जमा होगा यहाँ पे, तो इस पैसे पे तुमको ब्याज मिलेगा। तो भाई इसका क्या होगा? ब्याज पे टैक्स दोगे नहीं दोगे? एम्प्लॉयर तुम्हारे लिए पैसा जमा करा रहा है, उस पर टैक्स दोगे नहीं दोगे? तो इसके लिए कुछ प्रोविजन बना दिए गए, वो प्रोविजन हम पढ़ेंगे। तो चलो पढ़ लेते हैं। क्या बोल रही है? क्रेडिट बैलेंस इन अ प्रोविडेंट फंड अकाउंट ऑफ एन एम्प्लॉय कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग। मेन चीज ये, बाकी सारा पैराग्राफ बकवास है। क्या क्या होता है क्रेडिट में? कि भाई एम्प्लॉय का खुद का कंट्रीब्यूशन होता है, कि प्रोविडेंट फंड में एम्प्लॉय अपनी सैलरी में से खुद पैसा डालेगा, एक तो वो होगा। दूसरा इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन, यानी एम्प्लॉय ने खुद ने पैसा जो डाला वो जमा हुआ, फिर उस पर ब्याज मिलेगा ना, तो वो ब्याज होगा। तीसरी चीज क्या होती है? एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन। एम्प्लॉयर का मतलब उसका खुद का जो मालिक है, एम्प्लॉय का जो मालिक है, वो भी पैसा डालेगा उसमें प्रोविडेंट फंड में, ठीक है, वो डाल दिया पैसा। इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयर जो कंट्रीब्यूशन करेगा उसका पैसा तो होगा, उस पर ब्याज जमा होगा, वो भी होगा। तो ये 4 कंपोनेंट होते हैं। क्या क्या 4 कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं? भैया खुल जा रहे, ये क्या खुल गया? अकाउंटेंसी क्लास 11th, अरे ये कहाँ से खुल गया? ये लो। हाँ, ये प्रोविडेंट फंड है। इसके 4 कंपोनेंट होते हैं। एक तो एम्प्लॉय का खुद का कंट्रीब्यूशन होता है, एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन, और एम्प्लॉय के इस कंट्रीब्यूशन पे जमा इंटरेस्ट, ये हो गया कंपोनेंट। और जो दूसरा मेरे मित्रों कंपोनेंट होता है, द सेकंड कंपोनेंट, वो हो गया एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन, और एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन पे जमा इंटरेस्ट। ओके, ये 4 कंपोनेंट होते हैं। अब बोल रहे कि भाई इनका अलग अलग हम टैक्सेबिलिटी देखेंगे, इसकी कंट्रीब्यूशन की, इसके इंटरेस्ट की, इसके कंट्रीब्यूशन की, इसके इंटरेस्ट की, ठीक है। तो वही देख रहे हैं, चलो देख लेते हैं। क्या खोला होता मैंने, ढूंढना पड़ेगा मेरे को। हाँ, ओके। द एक्यूमुलेटेड बैलेंस इज पेड टू द एम्प्लॉय एट द टाइम ऑफ हिज रिटायरमेंट और रेजिग्नेशन। इन द केस ऑफ डेथ ऑफ द एम्प्लॉय द सेम इज पेड टू हिज लीगल heirs. The Provident Fund represents an important source of small savings available to the government. Hence, the Income Tax Act gives certain deduction on savings in a Provident Fund account. अब यहाँ पे क्या हो रहा है देखो, जब रिटायरमेंट होगा एम्प्लॉय का तब उसको पैसा मिल जाएगा प्रोविडेंट फंड से, लेकिन प्रोविडेंट फंड में आप पैसा जमा कराते हो तो उस पैसे पे ब्याज मिलता है आपको। अब कमाई हो रही है आपकी, अब कमाई पे तो भाई सरकार टैक्स बिल्कुल नहीं छोड़ती, तो यहाँ पे डिडक्शन क्यों दे रही है? तो यहाँ पे भी डिडक्शन सरकार आपके लिए नहीं दे रही भाई साहब। तो आप इतने मत खुश हो जाना कि सरकार आपकी परवाह करी, नहीं। ये जो पीएफ का पैसा आप जमा कराते हो ना, तो लाखों लोग कराते हैं भाई साहब, तो हजारों करोड़ों खरबों रुपए आते हैं इसमें। फिर वो पैसे गवर्नमेंट काम में ले लेती है, क्योंकि आप तो रिटायर हो गए तब मिलेगा ना आपको। आज आप मान लो 40 साल के हो, आप रिटायर हो गए 60 साल के, 20 साल पड़े हैं ना अभी, तो 20 साल तक जमा कराते रहोगे पैसे, ऐसे आप जैसे बहुत सारे लोग कराते रहेंगे। तो 20 साल सरकार के पास पैसा पड़ा हुआ, फ्री पे काम ले सकती है सरकार। जब रिटायर हो गए तब दे देगी आपको। तो सरकार को पैसा काम में लेने के लिए मिल रहा है, इसलिए सरकार चाहती है कि आप जमा कराओ, क्योंकि अगर आपको डिडक्शन कुछ मिलेगी नहीं तो आप कराओगे नहीं ना जमा। आप बोलोगे एसटीसी कराओ यार, 20 साल मेरे पैसा रोक के रखो, टैक्स भी दूँ तुमको, एसटीसी नहीं करूँगा मैं। तो सरकार बोलती है देख बेटा, तू प्रोविडेंट फंड में पैसा जमा करा, तू जब रिटायर होगा तेरे को बहुत सारा पैसा मिलेगा एक साथ, और तेरे को छूट भी देंगे हम। देख क्या क्या मजे हो गए तेरे, तू पैसा जमा करा रहा है, तेरे ब्याज की कमाई हो रही है, तेरे को छूट भी मिल रही है उस पर, और तेरे को रिटायर होने के बाद पैसा मिल जाएगा खूब सारा, तेरा फ्यूचर भी सिक्योर है। तो इसलिए लोग जमा करा देते हैं। अब उसी में
उसी में अलग अलग स्कीम बनाई हुई है प्रोविडेंट फंड की। जो प्रोविडेंट फंड होता है एक टाइप का नहीं होता, क्योंकि ये तो फंड है भाई, दिस इज अ फंड। कई टाइप का हो सकता है। पीएफ की बहुत सारी स्कीम है। एक तो होता है रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, ध्यान देना इस चीज को, बहुत बहुत ध्यान से। चैन से सो रहे हो तो जाग जाओ और ध्यान से देख लो। प्रोविडेंट फंड होता है 4 टाइप का। एक होता है रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, एक होता है अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, एक होता है स्टैट्यूटरी फॉर प्रोविडेंट फंड, और एक होता है पब्लिक प्रोविडेंट फंड। अब क्या क्या होता है भाई, ये क्या क्या हो गया? तो देखो, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में तो वो प्रोविडेंट फंड आते हैं जो कि इनकम टैक्स कमिश्नर द्वारा रिकॉग्नाइज किए हुए रहते हैं। इसमें कुछ एलआईसी के फंड भी शामिल होते हैं, जिनको सरकार का एक अधिकारी, जो जिसको हम इनकम टैक्स कमिश्नर बोलते हैं, जो कि घूस वूस भी खाते हैं, लेकिन आजकल जो है फेसलेस असेसमेंट होने लगे तो इसलिए उनके घूस खाने की कैपेसिटी कम हो गई है। तो वैसा एक अधिकारी वो बोलता है कि हाँ भाई, ये प्रोविडेंट फंड मेरे को अच्छा लगता है, इसको मैं रिकॉग्नाइज कर देता हूँ, ये बढ़िया है, इसमें पैसे डाल सकते हो। तो वो तो गया रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड। वो किसी का भी हो सकता है, एलआईसी का हो सकता है और कोई कंपनी का हो सकता है, जिसको वो रिकॉग्नाइज करते हैं। ओके, अनरिकॉग्नाइज्ड, ये तो एकदम बकवास होता है, क्योंकि इसको किसी ने रिकॉग्निशन नहीं दिया। ये प्रोविडेंट फंड किसी ने अपना ही बना लिया अपने आप, नहीं तो सरकार ने इसको रिकॉग्नाइज किया, नहीं किसी और ने किया, उन लोगों ने अपना बना के अपने खुश हो रहे हैं। तो ये बेकार होता है, इसमें पैसा डालने में बड़ी समस्याएं होती, क्या होती है आगे देखेंगे। स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड, स्टैट्यूटरी का मतलब होता है वैधानिक भविष्य निधि। तो स्टैट्यूटरी का मतलब हो गया, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं सरकार का कानून जुड़ा हुआ है, किसी कानून के अंतर्गत बना हुआ ये प्रोविडेंट फंड के एक्ट के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पे तो मजा हो जाएगा, क्योंकि खुद सरकार ने बनाया। और एक होता है पब्लिक प्रोविडेंट फंड, ये भी बनाया सरकार नहीं, पब्लिक प्रोविडेंट फंड बनाया सरकार नहीं, लेकिन ये उन लोगों के लिए बनाया गया लास्ट में। ये तो तीनों उन लोगों के लिए जो कि काम करते हैं सैलरी में, जिनको सैलरी मिलती है महीने के महीने। लेकिन ये पब्लिक प्रोविडेंट फंड उन लोगों के लिए, क्या कहीं सब लोगों की किस्मत में नौकरी नहीं होती भाई। सब लोगों की किस्मत में नौकरी होती तो इस दुनिया में कोई बदकिस्मत होता ही नहीं। कुछ लोगों की नौकरी नहीं होती किस्मत में, उनको धंधा करना पड़ता। धंधे से मेरा मतलब किराने विराने की दुकान खोलनी पड़ती, ठीक है, हेयर सैलून खोलना पड़ता, मैकेनिक रिपेयरिंग करनी, दुकान खोलनी पड़ती। तो वो लोग जो दुकान खोल के बैठे, जिनके पास में सैलरी नहीं, जिनके पास में नौकरी नहीं, उनका क्या होगा? उनका फ्यूचर नहीं होता क्या? उनके बाल बच्चे नहीं होते क्या? वो बुढ़े नहीं होते क्या? वो रिटायर नहीं होंगे क्या वो जिंदगी भर काम करते रहेंगे बेचारे? तो नहीं, उनके लिए भी खोला गया पब्लिक प्रोविडेंट फंड कि भाई तुम भी जब कमा रहे हो, तुम्हारी भी जब दुकान चल रही है, थोड़ा थोड़ा पैसा डालते रहो, रिटायर हो जाओगे, तुमको एक साथ खूब सारा पैसा मिलेगा ना भाई, तुम्हें मजे करने ना भाई। तो इसलिए पब्लिक प्रोविडेंट फंड बनाया गया, ठीक है, समझ गए तुम? हाँ। तो सबसे बेकार कौन सा? अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। क्यों बेकार? आगे पढ़ेंगे, अभी देखो, अभी आएगा। अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड वालों की वाट लगाता है इनकम टैक्स वाले, एकदम बढ़िया अरे भाई मेरे को इरेजर चाहिए था, ओ इरेजर आजा। अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड वालों की वाट लगाते हैं इनकम टैक्स वाले बहुत बढ़िया तरीके से। बाकी ये तीन जो है ना, स्टैट्यूटरी वाला हो, चाहे रिकॉग्नाइज्ड हो, और चाहे पब्लिक प्रोविडेंट फंड हो, इनमें वाट नहीं लगती, इनमें छूट मिलती है, ठीक है। चलो नीचे चलते हैं, ये तो मैंने समझ लिया। अब ये आगे टेबल, इस टेबल में दी हुई टैक्सेबिलिटी, कौन से प्रोविडेंट फंड में पैसा डालोगे तो क्या तुम्हारे साथ होगा, है ना, तुम्हारे साथ क्या क्या कांड किए जाएंगे इनकम टैक्स वालों के द्वारा, वो पढ़ लेते हैं। तो देखो, ये पीएफ है सबसे पहले, यहाँ पे तो रिकॉग्नाइज्ड वाला है, यहाँ पे अनरिकॉग्नाइज्ड वाला है, यहाँ पे स्टैट्यूटरी वाला, यहाँ पे पब्लिक पीएफ है। हमने देखे 4 कंपोनेंट होते हैं प्रोविडेंट फंड में, कौन कौन से? एक तो एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन, एक एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन, एक एम्प्लॉय के कंट्रीब्यूशन पे ब्याज जमा होगा, एक एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन पे ब्याज जमा होगा। दीज आर द 4 कंपोनेंट्स ऑफ प्रोविडेंट फंड। अब इन 4 कंपोनेंट का क्या ट्रीटमेंट करता है अलग अलग टाइप के प्रोविडेंट फंड में, वो हम देख रहे हैं। चलो सबसे पहले देखते हैं एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन, यानी मेरा जो मालिक है, जो मेरे को सैलरी देता है, वो मेरे लिए पैसा जमा कराता है, और उस पैसे को जमा कराने के बाद में उस पर टैक्स लगेगा नहीं लगेगा वो देखते हैं। तो यहाँ पे बोला गया है रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में, रिकॉग्नाइज्ड यानी जो कि इनकम टैक्स कमिश्नर के द्वारा रिकॉग्नाइज किया गया है, उसमें अगर पैसा जमा कराएगा मेरा मालिक, तो उस केस में अगर वो पैसा जो जमा करा रहा है मेरा मालिक, वो मेरी सैलरी के 12% तक है, तब तो कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा, कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। मान लो मेरी सैलरी 1 लाख रुपीज़ एक साल की, उसका 12% निकल के आता है 12,000 रुपये। अगर मेरा मालिक 12,000 रुपये तक पैसा जमा कराता है, कोई दिक्कत नहीं, किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन मेरा मालिक को बहुत ज़्यादा दया आ गई मेरे पे, और वो बोलता है नहीं, मैं तो तेरा 14,000 रुपये जमा कराएगा भैया। लेकिन सरकार बोलेगी भाई हम तो तुमको 12,000 रुपये तक की छूट देंगे। सरकार बोलेगी हम तुमको 12,000 की छूट देंगे, चाहे तुम्हारा मालिक 14,000 जमा कराता हो। अगर वो 14,000 जमा कराता है तो तुम्हारे 12,000 की छूट काट देंगे, उसके बाद में 2,000 रुपये बच जाएंगे, उस पर तुमको टैक्स देना पड़ेगा। समझ गए क्या? समझा क्या रहे? हाँ। तो ऐसा बोली सरकार। किसके केस में बोली सरकार? रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड के केस में ये बात बोली कि 12% तक अगर एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन करता है सैलरी के तो कोई दिक्कत नहीं है, नॉन टैक्सेबल, छूट मिल जाएगी, ठीक है, ओके। आगे देखो, अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, जिसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता, अनरिकॉग्नाइज्ड है, इसका किसी ने इसके बारे में किसी को पता ही नहीं कि किसने बना रखा है, कैसे बना रखा है, कैसे चल रहा है ये। तो इसमें बोला कि अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में अगर तुम्हारा मालिक पैसा जमा कराता है तो जब वो पैसा जमा कराएगा उस टाइम पे टैक्स नहीं लेंगे। भाई रुक जाओ, ये तुम्हारा टैक्स छोड़ा नहीं है, ये बोल रहे हैं कि जब वो पैसा जमा करा रहा है उस वक्त तुम्हारे पास टैक्स नहीं लेंगे, लेकिन आगे लेंगे बेटा, अभी रुक जाओ।
आगे बात करते हैं स्टेट्यूटरी प्रोविडेंट फंड, यानी जो सरकारी प्रोविडेंट फंड है, इसमें तो भाई सरकार जमा कराएगी पैसा फुल्ली एग्जेम्प्ट, 12%, 13%, 14%, 20%, 100%, भाई जितना जमा कराना उतना कराओ, फुल्ली एग्जेम्प्ट है, कोई टैक्स नहीं। और उसके बाद में पब्लिक प्रोविडेंट फंड, तो यहाँ पे लिखा हुआ है एनए। एनए क्यों लिखा हुआ है? नॉट एप्लीकेबल को बोलते हैं एनए। एनए क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि मैंने बताया कि जो पब्लिक प्रोविडेंट फंड होता है वो उन बदनसीबों के लिए होता है जिनकी किस्मत में नौकरी नहीं होती, और जिन बदनसीबों, सॉरी मैं डायलॉग बोला था जिन बदनसीबों की किस्मत में नौकरी नहीं होती, उनकी किस्मत में मालिक भी नहीं होता, और अगर उनकी किस्मत में मालिक ही नहीं है तो उनका पैसा जमा कराएगा कौन? इसलिए लिखा हुआ है नॉट एप्लीकेबल, यानी हमारा कोई मालिक ही नहीं है, हम खुद अपने मालिक हैं और अपना पैसा हम खुद जमा कराते हैं। तो इनके केस में कोई एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन आएगा ही नहीं, ठीक है। आगे बात करते हैं एम्प्लॉय के कंट्रीब्यूशन की, यानी कि जो काम कर रहा है आदमी वो खुद भी तो अपने प्रोविडेंट फंड में खुद का भी तो पैसा जमा कराएगा ना, तो उसके कंट्रीब्यूशन की क्या होगी? तो इसमें बोला गया रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में कि 80C में तुमको भाई साहब डिडक्शन मिल जाएगी, जितना भी पैसा तुम जमा कराओगे ना प्रोविडेंट फंड में, 80C में तुमको तुम्हारी ग्रॉस टोटल इनकम में से वो डिडक्शन मिल जाएगी। अनरिकॉग्नाइज वाले को कोई डिडक्शन नहीं मिलेगी, अनरिकॉग्नाइज्ड वाले को कोई डिडक्शन नहीं मिलेगी। स्टेट्यूटरी वाले को भी 80C में डिडक्शन मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। कब मिलेगी डिडक्शन? जब तुम 115 BAC में नहीं आते हो, यानी अगर तुमने डिफॉल्ट टैक्स रिजीम में रिटर्न भर दी तब तो तुमको डिडक्शन नहीं मिलेगी, लेकिन अगर तुम ओल्ड ऑप्शनल टैक्स रिजीम में जाके रिटर्न भरते हो तब तुमको डिडक्शन मिल जाएगी। और पब्लिक वाले को भी डिडक्शन मिल जाएगी अगर वो 115 BAC में नहीं आता है तो। तीसरे कंपोनेंट की बात करते हैं, इंटरेस्ट क्रेडिटेड ऑन एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन। जो मेरे मालिक ने, मेरे नियोक्ता ने मेरे लिए प्रोविडेंट फंड में पैसा जमा कराया, उस पर ब्याज जमा हुआ, तो वो ब्याज का क्या होगा? तो रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में तो अगर 9.5% तक ब्याज जमा हुआ है तो कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, समझ रहे हो? मान लो इस साल मेरे मालिक ने 1 लाख रुपए जमा कराया रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में, और प्रोविडेंट फंड ने बहुत बढ़िया रिटर्न दिया, एकदम मस्त रिटर्न दिया, शेयर मार्केट बहुत ऊपर जा रहा था भाई, मेरे को बहुत बढ़िया रिटर्न मिला, मेरे को 20% रिटर्न मिल गया, यानी टोटल मेरे को 20,000 रुपए की कमाई हुई। लेकिन सरकार ने बोला बेटा देखो हम तुमको इतनी छूट तो नहीं दे सकते, तुम जब बहुत बहुत पैसा कमा रहे हो, इतना पैसा कमा रहे हो, थोड़ा पैसा हमको भी दो ना भाई, पैसों की बरसात हो रही, थोड़े छिट्टे हम पे भी डाल दो। तो हम क्या करेंगे बेटा, हम तुमको 9.5% तक की ही छूट देंगे कि 1 लाख में 9.5% तक का अगर तुम्हारा ब्याज जमा है, यानी 9,500 तक का जमा है तो छूट मिल जाएगी, उससे ऊपर जो भी होगा जैसे 11,500 यहाँ पे हो गया तो भाई फिर इस पर टैक्स तुमको देना पड़ जाएगा। ये रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में है। ओके, अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड की बात करें तो नॉट टैक्सेबल एट द टाइम ऑफ क्रेडिट ऑफ इंटरेस्ट। वही चीज सेम जो एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन की बात की थी कि नॉट एलिजिबल फॉर डिडक्शन, नॉट टैक्सेबल एट द टाइम ऑफ कंट्रीब्यूशन। एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन भी जब वो दे रहा था तब टैक्सेबल नहीं था, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन में जमा ब्याज भी जब क्रेडिट होगा तब टैक्सेबल नहीं होगा। बोला भाई अभी रुक जा तू, अभी रुक जा, अभी टैक्सेबल नहीं है, बाद में करेंगे आराम से, तेरा तसल्ली से काम सेट करेंगे, ठीक है। हाँ, उसके बाद में अगला है स्टैट्यूटरी प्रोविजन फंड। इसमें तो भाई एग्जेम्प्ट है, ये सरकारी कंट्रीब्यूशन होता है, इसमें एग्जेम्प्ट होता है एकदम। और जो पीपीएफ है पब्लिक प्रोविडेंट फंड, इसमें भी पूरा का पूरा एग्जेम्प्ट होगा, ठीक है। किसका? इंटरेस्ट का अमाउंट। तो जो ये 12.5% है ना, नियोक्ता के 12.5% अनुदान और 9.5%, 12% ही, साढ़े नहीं है 12%, ये सिर्फ और सिर्फ रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड पे लगता है, बाकी सब में एग्जेम्प्ट है टोटली। और अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में कुछ भी एग्जेम्प्ट नहीं है। जब कंट्रीब्यूशन होता है उस टाइम पे अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में टैक्स भी नहीं लगता है, लास्ट में लगेगा जब पैसा मिलेगा। अब देखो ये आ गया अमाउंट विथड्रॉन, अब आ गई फैसले की घड़ी कि भाई जो प्रोविडेंट फंड में अमाउंट जमा हुआ था अब उसको निकाल रहे हैं, बाहर निकाल रहे हैं, ठीक है। अब क्या होगा? अब ये होगा भाई जो मंजूर खुदा होगा। क्या होगा? रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में आप जितना पैसा निकालोगे लगभग वो एग्जेम्प्ट होता है। कुछ कंडीशन होगी पूरी तो वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा, कुछ कंडीशन पूरी होगी तो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। कंडीशन यहाँ पे क्या दी हुई है कि आप कितने साल सर्विस करते हो, आपको 5 साल सर्विस कम से कम करनी पड़ेगी, 5 साल आपको कम से कम काम करना पड़ेगा, उसके बाद आप निकालते हो तो पूरा एग्जेम्प्ट हो जाएगा। इस 5 साल के भी कुछ एक्सेप्शन दिए हुए हैं कि अगर आप बीमार हो गए, मर गए, है ना, या फिर ऐसी कंडीशन में आपको नौकरी छोड़नी पड़ी जो आपके कंट्रोल में ही नहीं थी, अगर उस कंडीशन में आपने 5 साल से पहले नौकरी छोड़ी तो भी एग्जेम्प्ट हो जाएगा। बस एक कंडीशन दी, बाकी एग्जेम्प्ट एकदम। अभी आगे अनरिकॉग्नाइज। अब देखो इसका कैसे लपेटेगी सरकार। बोले बेटा तेरा तब जब तेरे एम्प्लॉयर ने जब कंट्रीब्यूशन किया था तब हमने बोला था अभी रुक अभी टैक्स नहीं करेंगे। तेरे एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन पे जब ब्याज जमा हुआ था तब बोला था अभी रुक अभी टैक्सेबल नहीं करेंगे। लेकिन बेटा अब तू पैसा निकाल रहा है ना, अब देख तेरा क्या क्या करते हैं हम। एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन इज नॉट टैक्सेबल। अनरिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में
एम्प्लॉय ने अपनी सैलरी से कंट्रीब्यूशन किया उसको टैक्सेबल नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि हमने देखा था कि बाकी इन तीनों प्रोविडेंट फंड में जो भी एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन करता है उसकी एटीसी में डिडक्शन मिल जाती है, लेकिन अनरिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड के लिए तो स्पेसिफिकली लिख दिया था कि तेरे को कोई डिडक्शन मिलेगी नहीं। तो जब उसको डिडक्शन नहीं दी थी हमने, उसको कटौती नहीं दी थी हमने, जब वो कंट्रीब्यूशन कर रहा था, तो अब उसको उसी कंट्रीब्यूशन का पैसा वापस मिला, तो हम थोड़ी उसके पास वापस से टैक्स लेंगे, क्योंकि हम टैक्स ऑलरेडी ले चुके भाई। इसकी सैलरी मान लो 1,00,000 रुपए थी, ठीक है, इसने 20,000 का कंट्रीब्यूशन किया था, हमने बोला इसकी डिडक्शन नहीं देंगे, हमने टोटल 1,00,000 टैक्स कर दी, तो इसने तो बेचारे ने पहले टैक्स दे दिया, अब वापस टैक्स थोड़ी देगा उस पर। तो एम्प्लॉय का खुद का कंट्रीब्यूशन टैक्सेबल नहीं होगा जब अनरिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में से पैसा वापस निकला जाएगा। दूसरी चीज, इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन इज टैक्सेबल अंडर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। यानी मैं एम्प्लॉय हूं, मैंने 20-20 हजार रुपए जमा किए थे, उस पर मुझे कुछ ब्याज मिला, तो वो मेरा IFOS इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंतर्गत टैक्सेबल हो जाएगा। बढ़िया है, होना भी चाहिए, क्योंकि ब्याज की जो अमाउंट होती है इसी में तो टैक्सेबल होती है। हाँ, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन एंड इंटरेस्ट देयर ऑन इज सैलरी। यानी भाई जब एम्प्लॉयर जब यहाँ पे कंट्रीब्यूशन कर रहा था, हमने लिखा था देखो नॉट टैक्सेबल एट द टाइम ऑफ कंट्रीब्यूशन, हमने बोला अभी टैक्सेबल नहीं है। यहाँ पे देखो जब एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन में ब्याज जमा हो रहा था तो हमने लिखा नॉट टैक्सेबल एट द टाइम ऑफ क्रेडिट। अब जब लास्ट में हम निकालने के लिए आए तो बोले भाई तेरा एम्प्लॉयर ने जितना तेरे लिए पैसा जमा कराया था, उस जमा कराए हुए पैसे पर जितना ब्याज जमा हुआ था वो अब तेरी सैलरी माना जाएगा। अब दे बेटा टैक्स, अब दे एक साथ टैक्स, और वो टैक्स भी एक साथ बहुत सारा लगेगा, बहुत सारा, क्योंकि बहुत सारा पैसा आता नहीं है। तो सरकार ने तभी बोला भाई तेरे पास पहले पैसा ले लेंगे तो फिर तू थोड़ा सा टैक्स देगा, क्योंकि तेरी स्लेब जो वो छोटी सी स्लेब में आएगा तू, लेकिन अब तेरे पास 50-60 लाख रुपए आएंगे, तू बड़ी स्लेब में आएगा, 30% से दे बेटा टैक्स, है ना। बाकी की जो दो है ना, जो स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड है और जो पब्लिक प्रोविडेंट फंड है, इनमें भी एग्जेम्प्ट है, फुल्ली एग्जेम्प्ट भाई, एकदम पैसा निकालो मजे करो, ठीक है। अब देखो रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड के लिए यही दिया हुआ है कि यहाँ पे दिया हुआ आएगा ये रहा कि 5 साल अगर काम कर लिया तो पूरा एग्जेम्प्ट हो जाएगा। 5 साल काम किया तुमने तो टोटल एग्जेम्प्ट, नहीं किया 5 साल काम तो हम देखेंगे कि तुम्हारी जो सर्विस खत्म की गई है वो क्या तुम्हारी हेल्थ खराब हुई इस वजह से की गई है, या फिर कोई भी ऐसे कारण से की गई जो तुम्हारे हाथ में नहीं था। अगर ये बात सच है तो तुम्हारा एग्जेम्प्ट कर देंगे, अगर ये बात सच नहीं है तो फिर हम देखेंगे कि क्या इज द इंटायर बैलेंस स्टैंडिंग टू द क्रेडिट ऑफ एम्प्लॉय ट्रांसफर टू हिज इंडिविजुअल अकाउंट इन एनी RPF मेंटेन्ड विद हिज न्यू एम्प्लॉयर। यस, यानी कि भाई तुम्हारे को पैसा मिला, ठीक है, तुमने 5 साल की सर्विस भी पूरी नहीं की और सर्विस तुम्हारी इन कारणों से भी खत्म नहीं हुई थी, तो तुमको एक ऑप्शन और देते हैं कि तुम एक काम करो, किसी रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में जहां पे नई नौकरी करने जाओ ना, तो जितना पैसा मिला वो रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में डाल दो अपने नए एम्प्लॉयर के पास में। अगर तुमने ये डाल दिया तो एग्जेम्प्ट मान लेंगे, अगर तुम नहीं डालोगे तो तुम्हारा टैक्सेबल हो जाएगा, ठीक है। ओके, चलो एक बार इसका रिपीट मार लेगा, एक बार रिपीट मार लेंगे इसका, मेरे को लगता है रिपीट मार लेना चाहिए। चलो रिपीट मार लेते हैं एक बार, तुम्हारे को समझ में आ जाएगी चीज़। तो हमने प्रोविडेंट फंड देखे 3 टाइप के होते हैं, एक तो होता है रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड RPF, एक होता है अनरिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड, एक होता है स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड, और एक होता है पब्लिक प्रोविडेंट फंड, है ना। इन सब में सब कुछ एग्जेम्प्ट है लगभग, है ना, सब कुछ एग्जेम्प्ट है। सिर्फ इस अनरिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में कुछ लोचा है। वो लोचा क्या है? इस अनरिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में जो लोचा है ना, वो लोचा कुछ इस प्रकार से मित्रों कि जब तुम्हारा एम्प्लॉयर यहाँ पे कंट्रीब्यूशन देता है ना, एम्प्लॉयर जब कंट्रीब्यूशन देता है तो कंट्रीब्यूशन के टाइम पे टैक्सेबल नहीं होता वो, ठीक है। एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन पे इंटरेस्ट जो जमा होता है वो भी जमा होने के टाइम पे टैक्सेबल नहीं होता। एम्प्लॉय जो कंट्रीब्यूशन देता है उसकी 80C में आपको कोई डिडक्शन नहीं मिलती। एम्प्लॉय के कंट्रीब्यूशन पे जमा ब्याज भी जमा होने के टाइम पे टैक्सेबल नहीं होता। लेकिन जब तुम ये पैसा निकालते हो तो जो एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन है उतना पैसा तो आपका कोई टैक्सेबल नहीं होगा, क्योंकि उसकी डिडक्शन हमने नहीं दी थी। एम्प्लॉय के कंट्रीब्यूशन में इंटरेस्ट जो है वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्सेबल हो जाएगा। एम्प्लॉयर का जो कंट्रीब्यूशन ये आपका सैलरी में टैक्सेबल हो जाएगा, और एम्प्लॉय के कंट्रीब्यूशन में जो इंटरेस्ट जमा हुआ है वो भी आपका सैलरी में टैक्सेबल हो जाएगा। रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में एक ही कंडीशन दी हुई है जब आप लास्ट में पैसा निकालते हो कि भाई आप 5 साल काम आपको करना चाहिए, ठीक है। अगर आपने 5 साल काम किया उसके बाद पैसा आपका निकला है तो टोटली एग्जेम्प्ट है, कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप 5 साल काम नहीं किया तो हम देखेंगे क्या आपकी नौकरी इस वजह से छुट्टी जो आपके हाथ में नहीं थी, जो आपके कंट्रोल में नहीं थी, अगर हाँ तो फिर आपका एग्जेम्प्ट हो जाएगा। अगर आपकी नौकरी इस वजह से छुट्टी जो आपके हाथ में थी और अगर आपने 5 साल काम नहीं किया तो आप जहाँ पे नया नौकरी करने जाओगे, जो आपका नया एम्प्लॉयर है, अगर आपको जो पैसा मिला उस नए एम्प्लॉयर को आप दे देते हो और बोल देते हो कि मेरा ये पैसा आप अपने रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में जमा करा दो और मेरा नया PF खोल दो, अगर आपने ये किया तो भी आपका एग्जेम्प्ट हो जाएगा। और अगर आपने ये नहीं किया, पैसे के मजे ले लिए, तो आपको फिर उस पर टैक्स देना पड़ जाएगा, टैक्सेबल वो हो जाएगा। दिस इज द क्रक्स, ओके, ठीक है। उसके बाद और देख लेते हैं कुछ कुछ और भी है क्या?
क्या लिखा, एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूट एनपीएस वुड बी पार्ट ऑफ द सैलरी एम्प्लॉय अंडर सेक्शन 17(1). पे 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 ये देखो, the contribution made by the central government in previous year to the Agniveer Corpus Fund account of any individual enrolled in the Agnipath scheme referred to in section 80 CCH। तो 80 CCH एक अलग सेक्शन बनाई गई है, वो अग्निवीरों के लिए बनाई गई है। अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ, लथपथ लथपथ लथपथ, अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। तो जो अग्निपथ स्कीम में जो हमारे फौजी भाई जाते हैं उनके लिए अलग से बनाई गई कि सेंट्रल गवर्नमेंट उनके अग्निवीर कॉर्पस फंड में पैसा जमा कराती है। ये हमने पढ़ा है ना कि उनकी 2-4 साल की नौकरी होती है, फिर उनको 25 लाख रुपए मिलते हैं, तो उसके लिए कॉर्पस फंड बनाया गया। तो उसके लिए लिखा हुआ है कि अग्निपथ स्कीम इज अ सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम लॉन्च्ड इन 2022 फॉर एनरोलमेंट ऑफ इंडियन यूथ इन इंडियन आर्म्ड फोर्सेज एज अग्निवीर फॉर 4 years टू सर्व द कंट्री। 4 साल के लिए हम उनको फौज में लगाते हैं, ठीक है। In pursuance of the government decision to implement the Agnipath scheme 2022, the competent authority has decided to create a non-lapsable dedicated Agniveer Corpus Fund in interest-bearing section of the public account head. In this account, fixed percentage of monthly emoluments would be contributed by the Agniveer and matching amount would be contributed by the central government. तो ये अग्निवीर कॉर्पस फंड जो होता है, इसमें खुद अग्निवीर भी अपने सैलरी में से कुछ पैसा जमा कराता है और सरकार भी उतना ही पैसा उसमें जमा करा देती है। The Agniveer Corpus Fund is defined as fund in which consolidated contribution of all Agniveers and matching contribution of the government along with interest on these contribution would be held in their respective account। ठीक है, यानी कि वो पैसा जब सरकार जमा कराएगी उसमें, और वो खुद भी अपनी सैलरी से कराएगा, उसमें जमा होगा, उसमें ब्याज वाज जमा होगा, उसमें कमाई होगी, और वो कमाई जो होगी वो फिर उसको जब वो रिटायरमेंट होगा 4 साल बाद में तो उसको मिल जाएगी। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन टू अग्निवीर कॉर्पस फंड अमाउंट वुड फॉर्म पार्ट ऑफ सैलरी ऑफ एम्प्लॉइज अंडर सेक्शन 17(1). एक बात ध्यान देना, however, while computing total income of the individual enrolled in Agnipath scheme, being the assessee, a deduction under section 80 CCH is allowed to the assessee in respect of his contribution as well as central government contribution under Agniveer Corpus Fund referred to therein. Deduction under section 80 CCH will be discussed in detail in the deduction under section 80 CCH in respect of central government contribution would be available to an assessee irrespective of the regime under which he pays tax. However, deduction under 80 CCH 1 respect of the employee's contribution would be available to the assessee only if he exercise the option of shifting out of the default tax regime provided under section 115 BSC। ध्यान देने वाली बात सिर्फ यही है कि अंडर सेक्शन 80 CCH 2 जो सेंट्रल गवर्नमेंट अग्निवीर के पैसा जमा कराएगी उसकी डिडक्शन उसको मिल जाएगी, चाहे वो 115 BSC में रिटर्न भरता हो, चाहे दूसरे में भरता हो, किसी में भरता हो। लेकिन उसका खुद का, सोल्जर का खुद का जो कंट्रीब्यूशन होगा उसकी डिडक्शन उसको तभी मिलेगी जब वो 115 BSC में ना हो, वो डिफॉल्ट टैक्स रिजीम में ना हो। बस ये ध्यान देना, 80 CCH 2 की डिडक्शन दोनों टैक्स वाली रिजीम में मिलेगी, चाहे वो 115 BSC में रिटर्न भरता हो या फिर वो अदर देन 115 BSC यानी कि डिफॉल्ट टैक्स रिजीम को छोड़ के ऑप्शनल टैक्स रिजीम में भरता हो, वहां पे भी मिल जाएगी। लेकिन खुद के कंट्रीब्यूशन जो कि 80 CCH 1 में आता है, 80 CCH 1 में आता है, उसका खुद का अग्निवीर का कंट्रीब्यूशन, उसकी डिडक्शन उसको तभी मिलेगी जबकि वो 115 BSC में रिटर्न ना भरता हो। ये बात ध्यान रखना, ठीक है, ओके, ठीक है बात। और क्या बच गया, रिट्रेचमेंट कंपनसेशन बच गया, वॉलंटरी रिटायरमेंट रिसिप्ट बच गई। ये तो हमने देखा था ना, वॉलंटरी रिटायरमेंट के देख चुके थे हम, रिट्रेचमेंट कंपनसेशन भी ऊपर देख चुके थे हम, है ना, जब हमने स्टार्ट की थी तभी देख लिया था, वो तो परफॉर्मा में ही। उसके अलावा क्या है, और परक्यूजिट कैश और काइंड में हो सकता है परक्यूजिट, और रिम्बर्समेंट ऑफ एक्सपेंडिचर इनकर्ड इन द ऑफिशियल डिस्चार्ज ऑफ ड्यूटी इज नॉट परक्यूजिट। मतलब परक्यूजिट का मतलब होता है कि भाई तुमको सैलरी नहीं दे रहे लेकिन उसकी जगह पे कुछ सुविधाएं दे रहे, जैसे तुमको बताया था ना, अभी रेंट फ्री अकोमोडेशन दे देते हैं, इस तरीके की चीज़ें दे देते हैं। लेकिन अगर तुम्हें कोई ऐसी सुविधा मैंने दी जो कि तुम मेरी कंपनी में काम कर रहे हो, वो काम करवाने के लिए मैंने उस सुविधा तुमको दी है, तो फिर वो परक्यूजिट थोड़ी हुआ भाई। तुम गए मेरे काम से, मेरी कंपनी के काम से कस्टमर से मिलने गए, मैंने तुम्हें होटल में ठहरा दिया, तो भाई एहसान थोड़ी कर दिया, काम मेरा करने गए तो मैंने ठहरा दिया, बस वो परक्यूजिट नहीं माना जाएगा, ऐसे बोल रहा है। परक्यूजिट में अराइज इन कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट और इन द कोर्स ऑफ प्रोफेशन। It is arises from it is, if it is arise from a relationship of employer-employee, then the value of the perquisite is taxable as salary. However, if it arises during the course of profession, the value of such perquisite is chargeable as profits and gain of business and profession.
Perquisite will become taxable only if it has legal origin. An unauthorized advantage taken by employee without his employer's sanction cannot be considered as perquisite in this act. क्या बोल रहा है ये कि एक तो देखो ऑडिट वाले होते हैं, ऑडिटर है ना, एक तो ऑडिटर होते हैं और एक होते हैं कंपनी के इंटरनल ऑडिटर. हमारे ध्यान दे लो ना यार तुम, हम जो काम करते हैं उसे. ऑडिटर का काम है कंपनी का ऑडिट करना, ठीक है. अभी वो जाता है कहीं पे तो कंपनी उसको पूरा होटल वोटल का सारा खर्चा वर्चा उसको दे देती है ना, सारा होटल वोटल की व्यवस्था उसकी खुद ही करती है. अब भाई कंपनी को करना जरूरी नहीं था ना, कंपनी तो उसको ऑडिट फीस देगी. भाई होटल में तुम रहो, तुम्हारा ऑडिट करो, ऑडिट फीस तुमको दे रहे, लेकिन होटल भी कंपनी ने दे दिया. अब क्योंकि ये कंपनी का कर्मचारी नहीं है, एक प्रोफेशनल, तो इसकी इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन में ये इंक्लूड होगी. लेकिन मान लो कोई इंटरनल ऑडिटर है जो कंपनी का कर्मचारी है, वो ऑडिट करने जाता है कंपनी की क्योंकि वो कर्मचारी है, और उसको कंपनी अगर होटल अवेलेबल करवाती है देन ये फिर भी इसमें नहीं आएगा परक्विजिट में. क्यों? क्योंकि कंपनी के काम में गया, कंपनी ने होटल अवेलेबल कर दिया, इसके काम में नहीं आएगा. बट इंटरनल ऑडिटर है, वो घूमने फिरने जाता है साथ में ऑडिट करने के, और उसके घूमने फिरने का खर्चा भी कंपनी बियर करती है, तो फिर वो उसके परक्विजिट में आ जाएगा. समझ गए क्या? आया क्या समझ में? परक्विजिट के बारे में देखो. परक्विजिट टैक्सेबल इन केस ऑफ ऑल एम्प्लॉय, सभी एम्प्लॉय के लिए टैक्सेबल होते हैं. टैक्स फ्री परक्विजिट इन केस ऑफ ऑल एम्प्लॉय. परक्विजिट टैक्सेबल ओनली इन द हैंड्स ऑफ स्पेसिफाइड एम्प्लॉय. ये 3 टाइप के टैक्सेबल होते हैं. एक तो वो परक्विजिट जो सारे के सारे एम्प्लॉय के केस में टैक्सेबल होते हैं. एक वो परक्विजिट जो सारे के सारे एम्प्लॉय के केस में टैक्स फ्री होते हैं. और एक वो परक्विजिट जो कि स्पेसिफाइड एम्प्लॉय के केस में ही टैक्सेबल होते हैं. तो सारे के सारे एम्प्लॉय, कोई कैसा एम्प्लॉय हो, कम कमाता हो, ज़्यादा कमाता हो, बड़े पोस्ट पे हो, छोटी पोस्ट पे, सबके लिए टैक्स होने वाले कौन कौन से हैं? तो उसमें एक तो आता है रेंट फ्री अकोमोडेशन, बिना किराए के तुमको घर मिला तो सबके लिए टैक्सेबल होगा, ठीक है. कंसेशन इन रेंट, ये भी टैक्सेबल होगा, ठीक है. पेमेंट बाय द एम्प्लॉयर इन रिस्पेक्ट ऑफ एन ऑब्लिगेशन ऑफ एम्प्लॉय. एम्प्लॉय को कोई चीज़ का पेमेंट करना था, बट उसकी जगह पे एम्प्लॉयर ने बोला बेटा तेरी जगह पेमेंट मैं कर देता हूँ, तो वो भी टैक्सेबल हो जाएगा, ठीक है. अमाउंट पेबल बाय एन एम्प्लॉयर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली टू द इफेक्ट एंड एश्योरेंस ऑन द लाइफ ऑफ द असेसी. मतलब LIC का पेमेंट कर दिया, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ले ली असेसी की या फिर उसके परिवार की, उसका पेमेंट किसने कर दिया? एम्प्लॉयर ने कर दिया, वो भी टैक्सेबल सबके लिए होगा. स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज और स्वेट इक्विटी शेयर्स अलॉटेड और ट्रांसफर्ड बाय द एम्प्लॉयर. यानी एम्प्लॉयर ने क्या किया, कुछ सिक्योरिटी या फिर शेयर्स अपनी कंपनी के अपने एम्प्लॉय को दे दिए कि भाई ले तू मेरी कंपनी के शेयर पकड़, और इस शेयर के भाव बढ़ेंगे तो तेरे भी पैसे बढ़ेंगे, तेरे भी कमाई होगी, है ना. ये या तो उसने फ्री में दे दी है या फिर कंसेशनल रेट पे दे दी है कि भाई मार्केट में 500 रुपये का उस कंपनी का शेयर मिल रहा था, एम्प्लॉय को बोला तो 300 में ले ले, तो 200 का फायदा हो गया ना. तो ये 200 के फायदे भी परक्विजिट में आ जाएंगे, ठीक है. अमाउंट और एग्रीगेट ऑफ अमाउंट ऑफ एनी कंट्रीब्यूशन मेड टू द अकाउंट ऑफ एन असेसी बाय एम्प्लॉयर in a recognized provident fund, in NPS, in an approved superannuation fund, annual accretion to the balance as the credit of the recognized provident fund, NPS approved superannuation fund, which relates to the employer's contribution and included in total income on account of the same having exceeded 7.5 lakh. 7.5 लाख से ऊपर होएगा तो भाई उस पर टैक्स लगा दिया जाएगा. एनी अदर फ्रिंज बेनिफिट और एम्यूनिटी, कोई और बेनिफिट देते हो, कुछ एम्यूनिटी सुविधा देते हो, तो वो भी टैक्सेबल हो जाएगी. अब बात करते हैं स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज के केस में कौन कौन से, क्या आ गई, स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज के केस में कौन कौन से परक्विजिट टैक्सेबल होते हैं. टैक्स फ्री देख लेते हैं सबसे पहले कि कौन से ऐसे परक्विजिट है, कौन से ऐसे अनुलाभ है जो आप दोगे एम्प्लॉय को. एम्प्लॉयर दे रहा है लेकिन फिर भी टैक्स नहीं देना. तो उसमें एक तो आता है टेलीफोन कि भाई तुमने जियो का उनका बिल पेमेंट कर दिया, तो वो कोई परक्विजिट नहीं माना जाता, उसको हम टैक्स फ्री कर रहे हैं कि भाई कर दो बेचारों का, जियो का पेमेंट कर दो, रिचार्ज के पैसे वैसे बढ़ रहे हैं तो तुम इनका पेमेंट कर दो. ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी कौन सी कि भाई तुम घर से ऑफिस उठा के ले जा रहे हो, ऑफिस से घर पे पटक के जा रहे हो, बस इतना ही, अपना काम कराने के लिए उठा के ला रहे हो अपने एम्प्लॉय को, तो उसके लिए भी कोई टैक्स नहीं लेंगे क्योंकि तुम्हारा काम के लिए ला रहे हो ना भाई, घुमाने थोड़ी ले जा रहे हो उनको, ठीक है. परक्विजिट अलाउड आउटसाइड इंडिया बाय द गवर्नमेंट, यानी गवर्नमेंट का कोई एम्प्लॉय है वो आउटसाइड इंडिया काम कर रहा है, भारत के बाहर काम कर रहा है, और उसको कोई परक्विजिट दिया जा रहा है तो वो भी टैक्स फ्री होंगे. एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू स्टाफ ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम, ये क्या होता है भाई साहब, एक तो होता है कि आप किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल का जो आपके काम करता है उसकी LIC का पेमेंट करो तो वो तो टैक्स लगेगा. लेकिन आपने ग्रुप इंश्योरेंस ले लिया स्टाफ का, किसी एक आदमी का नहीं लिया, पूरे के पूरे स्टाफ के ग्रुप का इंश्योरेंस ले लिया कि भाई सारे के सारे मान लो एक साथ काम करते, कहीं पे कोई प्रोजेक्ट चल रहा, जैसे बुर्ज खलीफा बन रही थी, अब ऊपर चढ़ चढ़ के लटक के लोगों को काम करना पड़ता, तो वो मान लो पूरे के पूरे स्टाफ का ग्रुप इंश्योरेंस ले लिया, तो वो फिर आपके टैक्सेबल परक्विजिट नहीं होगा, क्योंकि इंडिविजुअल के लिए कुछ आप उसमें वो ही नहीं कर सकते ना, सेग्रीगेट नहीं कर सकते अमाउंट. एक साथ ले लिया मान लो 10 करोड़ रुपए का पूरे स्टाफ का, अब ये एक आदमी का थोड़ी लिया है, तो उस आदमी के हिस्से में आप कितना डालोगे, क्योंकि कोई मरेगा एक स्टाफ में से, तब पैसे मिल जाएंगे, किसको मिलेंगे, एम्प्लॉयर को मिलेंगे, स्टाफ को नहीं मिलेंगे, स्टाफ को फिर वो दे देगा उसमें से, तो वो तो स्टाफ ग्रुप इंश्योरेंस है, तो वो आपके टैक्स फ्री परक्विजिट होगा सभी इंप्लॉयज के लिए. उसके अलावा एनुअल प्रीमियम बाय एम्प्लॉयर ऑन पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी,
पेमेंट ऑफ एनुअल प्रीमियम बाय एम्प्लॉयर ऑन पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी इफेक्टेड बाय हिम ऑन द लाइफ ऑफ द एम्प्लॉई। यानी बोल रहा है कि भाई ऐसी जगह तुम काम करवा रहे हो जहां पे हो सकता है एक्सीडेंट हो जाए और एम्प्लॉई मर जाए। एम्प्लॉई मर जाएगा, तुमको पैसा देना पड़ेगा, एम्प्लॉयर को खुद को पैसा देना पड़ेगा बहुत सारा। अब वो पैसा नहीं देना चाहता तो क्या किया कि भाई मैं इंश्योरेंस पॉलिसी ले लेता हूँ ना, मर भी जाएगा तो इंश्योरेंस पॉलिसी पैसा देगी, फिर वो पैसा मैं इसको पकड़ा दूंगा। तो उसमें तुम कुछ उसका फायदा थोड़ी करा रहे हो, तुम काम उससे ऐसा करवा रहे हो जिसमें उसके मरने की संभावना है, तो इसलिए तुमने एक्सीडेंट पॉलिसी ले ली। तो भाई ऐसा थोड़ी कर दिया, उसका टैक्स थोड़ी लोगे उसके पास, तो टैक्स पे नहीं लिया जाएगा। रिफ्रेशमेंट कि भाई खाने के लिए कुछ दे दिया, थोड़ा चाय पानी बना दी, कॉफी पिला दी, पानी वानी पिला दिया, तो उसके लिए भी तुम टैक्स लोगे क्या? तो सरकार ने बोला नहीं भाई, तुम आए हो ऑफिस में काम करने और काम करते करते तुम चाय कॉफी वाफी पी रहे हो, थोड़े स्नैक्स वनैक्स खा रहे हो, रिफ्रेशमेंट ले रहे हो, तो कोई दिक्कत नहीं है, टैक्स नहीं लगेगा तुम्हारे पास में। उसके अलावा सब्सिडाइज लंच प्रोवाइडेड टू एम्प्लॉय ड्यूरिंग वर्किंग आवर ऑफ ऑफिस बिजनेस प्रेमिसेस प्रोवाइडेड द वैल्यू ऑफ सच मील इज अप टू 50, द एग्जाम्पशन इज अवेलेबल ओनली इफ द एम्प्लॉय एक्सरसाइज द ऑप्शन ऑफ शिफ्टिंग आउट ऑफ। मतलब सरकार इतनी नीच है सरकार कि एक तो बोल रही कि भाई 50 रुपए तक का लंच होगा ना तभी 50 रुपए तक का लंच होगा तभी तुम्हारी टैक्स फ्री करेंगे। भाई 50 रुपए में कौन खाना खिलाता है आजकल, कम से कम 150 रुपए तो कर दो इसको। और दूसरा बोल रहा है कि वो भी तभी मिलेगा जब तुम 115 BSE से शिफ्ट आउट हो, यानी कि अगर तुम डिफॉल्ट टैक्स रिजिम में हो, डिफॉल्ट टैक्स रिजिम में तुम इनकम टैक्स भरते हो, तो फिर तुमको ये 50 रुपए की छूट भी नहीं देंगे हम। भाई नीच सरकार, कुत्ती सरकार, क्या चाहते हो भाई तुम, है क्या चाहते हो? एक तो बेचारा सैलरी वाला वैसे इतना कम कमाता है, उसको खाना भी मत खाने दो फ्री का, है उसमें भी टैक्स चाहिए तुमको, भाई डूब मरो। मतलब संसद की कैंटीन में कोई टाइम पे 5 रुपए में खाना खिलाया जाता था उनको, और उन लोगों को 50 रुपए से ऊपर में टैक्स चाहिए। भाई क्या आदमी है। अगला है रिक्रिएशनल फैसिलिटी। रिक्रिएशनल फैसिलिटी इंक्लूडिंग क्लब फैसिलिटी एक्सटेंडेड टू एम्प्लॉई इन जनरल, नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू फ्यू सीक्रेट एम्प्लॉई। मतलब कि भाई साहब काम कर रहे हो, डिप्रेशन हो जाता है आजकल, तो कॉर्पोरेट लाइफ इज इक्वल टू डिप्रेस्ड लाइफ, ओके। And in that depressed life, if you provide any kind of recreational facility you owe to your employees, then that recreational facility would not amount to perquisite. What this means? This means that if you are providing club facility to all your employees, कि भाई जाओ ऐस करो क्लब में, but that facility should be accessible to all the employees, bro. This not happen that only the specified employees, only the top class employees are allowed to access the club. No. Everyone should be allowed to access the club. सबके सब जा सकते हैं क्लब के अंदर. Then only that would not consider or that not amount to a perquisite. If you create a club और उसमें लिख दो कि only for senior manager or only for this, then that will amount to perquisite. But if you create a club and you write on it that with whoever is working in our company can access the facilities of this club, can access the facilities of gym, then that would not amount to perquisite. Okay. नेक्स्ट इज अमाउंट स्पेंट ऑन द ट्रेनिंग ऑफ एम्प्लॉय। भाई तुम्हारे एम्प्लॉय है, तुमको काम कराना है, तुमने उनको ट्रेनिंग करा दी तो एहसान थोड़ी कर दिया, तो उसको भी परक्विजिट नहीं माना जाएगा। सम पेबल बाय एम्प्लॉयर्स टू RPF एंड अप्रूव्ड सुपर एन्युएशन फंड। रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में या फिर अप्रूव्ड सुपर एन्युएशन फंड में अगर पैसा जमा कराता है कौन? एम्प्लॉयर, तो उसको भी नहीं माना जाएगा परक्विजिट। लीव ट्रेवल कंसेशन, ये कब आएगा? 115 BSE अगर 115 BSE ऑप्ट नहीं करता है, अगर डिफ़ॉल्ट टैक्स रेजिम ऑप्ट नहीं करता है कोई, तो उसके लिए ही लीव ट्रेवल कंसेशन में छूट दी जाएगी, जो हम पढ़ चुके ऊपर कितनी छूट मिलती है। अदरवाइज तो भाई साहब देना पड़ेगा टैक्स। ये लीव ट्रेवल कंसेशन की शायद मैंने पढ़ा ही नहीं अभी तक तुमको कि कहाँ से कहाँ तक, फर्स्ट क्लास, AC बस, हाँ इकोनॉमी, इन एयर फेयर, वो सब कुछ नहीं पढ़ा ना अपन ने, आगे पढ़ लेंगे कोई दिक्कत नहीं। मेडिकल फैसिलिटी, यानी कि सबको मान लो तुम्हारी कंपनी है, कंपनी ऐसी है कि उसमें हो सकता है कुछ भी ऐसे हो जाए, मतलब गड़बड़ घोटाला हो जाए, लग जाए किसी का, कुछ ऐसा होता है ना, कई जैसे स्टील मैन्युफैक्चरिंग प्लांट होते हैं, तुम देखोगे फोटो उनकी वीडियो देखोगे ना, तो वहाँ पे गर्मा गर्म स्टील के भाई साहब वो आते हैं एकदम, क्या बोलते हैं, एकदम स्टील के जो पत्थर से आते हैं, उनको पकड़ना पड़ता है, और भाई बहुत खतरनाक काम होता है वो। तो वहाँ पे हो सकता है कि एम्प्लॉयर जैसे टाटा वाला का जमशेदपुर में जाके देखो तुम, उधर पूरा एकदम उसने वो बना रखा है, क्या बोलते हैं उसको, पूरा सिटी बना रखा है उधर, जमशेदपुर सिटी बसाई हुई जमशेद जी टाटा की है, तो उधर वो मेडिकल फैसिलिटी दे देते हैं, तो वो ऐसा नहीं है ना भाई, वो ऐसा नहीं है, वो तो ज़रूरत है, इसलिए उसको भी हम नहीं मानेंगे। उसके अलावा रेंट फ्री ऑफिशियल रेजिडेंस प्रोवाइडेड टू अ जज ऑफ अ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट इफ दे एक्सरसाइज द ऑप्शन ऑफ शिफ्टिंग आउट ऑफ द डिफॉल्ट टैक्स रिजिम। यानी किसी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जज को अगर रेंट फ्री ऑफिशियल रेजिडेंस मिलता है ना, तो फिर तो वो टैक्सेबल नहीं होगा, लेकिन अगर डिस्ट्रिक्ट जज को मिलता है, DJ को, तो फिर वो टैक्सेबल हो जाएगा, है ना। वैसे मेरी जानकारी में कुछ डिस्ट्रिक्ट जज है जो लोग भी नहीं टैक्स देते हैं भाई, वो भी टैक्स नहीं देते हैं। मैंने उनको दिखाया
कि देखो ये आप लोगों के लिए एग्जेम्प्ट नहीं है, ये सिर्फ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजों के लिए एग्जेम्प्ट है। पर बोलते नहीं भाई हम भी नहीं देंगे टैक्स, हम भी नहीं देते, कोई मांगता ही नहीं, भाई मांगेगा भी कौन भाई, हिम्मत नहीं होती बेचारा इनकम टैक्स वालों की जजों के सामने मांगने की। लेकिन डिस्ट्रिक्ट जज के लिए अप्लीकेबल नहीं है, दिस इज ओनली अप्लीकेबल टू द जजेस ऑफ हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट। उसके अलावा कन्वेंस फैसिलिटी, कन्वेंस क्या होता है भाई साहब, आने जाने का जो तुमको गाड़ी वाड़ी मिलती है, तो वो ये हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जजों को देते हैं, तो भाई कोई टैक्स नहीं है, बाकी के लिए टैक्स हो जाएगा, ठीक है। ये देखो लीव ट्रेवल कंसेशन आ गया भाई तुम्हारा, हाँ 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 ये आ गया लीव ट्रेवल कंसेशन। ये क्या होता है लीव ट्रेवल कंसेशन, कि जब तुम काम करते हो अपनी कंपनी में, तुमने बहुत साल काम किया, तुम्हारा काम करते करते दिमाग खराब हो गया, बोले यार घूम गया हूँ मैं, तो ऐसे कराओ बॉस तुम्हारी, मैं तो घूम गया हूँ नहीं, मैं तो नौकरी छोड़ रहा हूँ। बोले भाई देख नौकरी मत छोड़, एक काम कर, मैं तेरे को घूमने फिरने का पूरा तेरा किराया वेरा सब कुछ देता हूँ, टिकट विकट मस्त बनाना, मनाली घूम के आ, गोवा घूम के आ, किधर घूम के आना तो घूम के आराम से भाई, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है, घूम के आ 2-4 दिन और फिर वापस आ जा नौकरी कर, है ना। तो ऐसा मैं तेरे को देता हूँ घूमने के लिए। अब क्योंकि ये एक ज़रूरत की चीज़ है भाई, है ना। कॉर्पोरेट लाइफ कॉर्पोरेट लाइफ इज़ अ डिप्रेस लाइफ, इट इज़ एज सिंपल एज दिस, कि बहुत डिप्रेशन होता है वहाँ पे, बहुत काम करना पड़ता है, ओवर टाइम, ओवर वर्किंग, ऑफिस पॉलिटिक्स, ऑल दिस काइंड ऑफ स्टफ, दे आर रियली बैड। तो उससे थोड़ा निजात पाने के लिए घूमना फिरना आवश्यक है। अब अगर कंपनी ने मेरे को दे दिया तो दे दिया भाई, क्या दिक्कत है, लेकिन सरकार बोलती नहीं बेटा ऐसा नहीं, तुम गए बेटा वहाँ पे काम करना। अब अगर तुम रीजनेबल घूमते हो, थोड़ा बहुत घूमते हो तो ठीक है, हम तुम्हारा टैक्स फ्री कर देंगे कुछ लिमिट तक। लेकिन तुम भाई हर साल में 4 चक्कर काट के आ रहे हो किधर, तो ऐसा थोड़ी होता है यार, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। सरकार ने क्या बोला, सरकार ने ये बोला कि अगर तुम्हारा जो एम्प्लॉयर है वो तुमको घूमने की फैसिलिटी देता है ना, तो हम कितने टैक्स फ्री करेंगे कि 4 साल हम लेंगे, टोटल 4 साल का एक ब्लॉक लेंगे, ठीक है। उसमें तुम 2 बार जा सकते हो, 2 बार, यानी 4 साल में 2 बार घूमने जा सकते हो, वो तुम्हारा टैक्स फ्री हम कर देंगे। वो लिखा हुआ है यहाँ पे देखो, स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, मैं नहीं बोल रहा हूँ अपने मन से। अंडर रूल 2B एग्जाम्पशन विल बी अवेलेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ 2 जर्नी परफॉर्म्ड इन अ ब्लॉक ऑफ 4 कैलेंडर ईयर कमेंसिंग फ्रॉम द कैलेंडर ईयर 1986। 1986 से 4-4 साल का एक ब्लॉक बनाया जाएगा। इस ब्लॉक में तुम कभी भी जब तुम्हारा मन करे इन 4 साल में तुम 2 बार घूमने जा सकते हो। तुम 2 बार घूमने जाओगे 4 साल में तो तुमको एग्जाम्पशन भी मिल जाएगी। वो एग्जाम्पशन कैसे मिलेगी कि अगर घूमने गए तुम उड़न खटोले से, चील गाड़ी हवाई जहाज से गए घूमने, तो हम बोलेंगे भाई तुम चाहे बिजनेस क्लास में जाओ चाहे तुम कोई सी क्लास में जाओ, हम तुमको एग्जाम्पशन जो देंगे ना वो इकोनॉमिक क्लास की देंगे, कि जहां से तुम चले और जहां पे तुम गए वहां तक का इकोनॉमिक क्लास का क्या किराया है उतनी एग्जाम्पशन तुमको मिल जाएगी। उससे ज़्यादा तुम अगर पैसा खर्च करोगे तो टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अगर तुम नहीं गए, चील गाड़ी से उड़न खटोले से नहीं गए, तुम और किसी चीज़ से गए, तो अगर तुम रेल से गए भाई साहब, रेल से गए कि जहाँ पे तुम जा रहे हो वहाँ पे रेल सुविधा अवेलेबल है, पॉइंट ए पे तुम जा रहे हो, पॉइंट बी से तुमको जाना है, यहाँ तक रेलवे लाइन बिछी हुई है, तो तुमको रेलवे की फर्स्ट क्लास AC का जितना किराया होता है उतनी छूट हम दे देंगे, ठीक है। लेकिन भाई मैं जहाँ जा रहा हूँ वहाँ पे तो रेलवे अवेलेबल ही नहीं है, जैसे मनाली जा रहा हूँ मैं, नहीं है रेलवे अवेलेबल, वहाँ पे तो बस यही जाती है बस, तो बोले कोई दिक्कत नहीं है, रेलवे नहीं है ना कोई दिक्कत नहीं है। एक रिकॉग्नाइज पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम है या नहीं है, मतलब कि कोई बस जाती है नहीं जाती है, बोले हाँ जाती है, तो भाई बस जाती है ना, तो चलो फर्स्ट क्लास डिलक्स बस का तुमको किराया जो ना मस्त से मस्त जो बस होती है उसका किराया तुम्हारे को उतनी छूट दे देंगे। लेकिन तुम बोल रहे हो कि भाई नहीं साहब ये तो है ही नहीं, रिकॉग्नाइज पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी नहीं है वहाँ पे, तो यानी कि कुछ जाता ही नहीं वहाँ पे, मैं अपनी गाड़ी लेके जा रहा हूँ, तो तुम तो बोलोगे मेरी गाड़ी लेके 20,000 रुपये खर्चा कर दिया, सरकार बोले तुमको 20,000 का हम थोड़ी छूट देंगे। हम एक काम करते हैं, जहाँ तुम जा रहे हो ना उसका डिस्टेंस नाप लेते हैं, मान लो 1000 किलोमीटर डिस्टेंस है, तो उसी 1000 किलोमीटर का सेम उतने डिस्टेंस का हम रेल का किराया देखेंगे, फर्स्ट क्लास AC का कितना बनता है उतनी तुमको छूट दे दी जाएगी। सिंपल चीज़ है ये, तो बहुत सिंपल है। देखो तुम जाते हो उड़न खटोले से एयर, ठीक है, तो इसमें तुमको इकोनॉमी सबसे सस्ती वाली सीट का जो किराया बनता है उस पॉइंट से, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तुम जा रहे हो, मान लो जयपुर से गोवा जा रहे हो, जयपुर से गोवा, तो जयपुर से गोवा की तुम्हारी जो एयर फेयर की इकोनॉमी क्लास है उसकी हम तुमको दे देंगे। लेकिन तुम जा रहे हो रेलवे से, एयर से नहीं जा रहे, तो भाई लो जयपुर से गोवा की फर्स्ट क्लास AC सबसे बढ़िया होती है, फर्स्ट क्लास AC ट्रेन में, तो उसकी तुमको टिकट के जितने पैसे होते हैं उतनी छूट दे दी जाएगी। लेकिन बोलोगे भाई साहब रेलवे है ही नहीं वहाँ पे, तो ट्रेन जाती नहीं, तो बोले और कुछ जाता है, बस तो जाती होगी, बोला हाँ साहब बस जाती है, तो चलो कोई बात नहीं, फर्स्ट क्लास डिलक्स मस्त एकदम वोल्वो वाली है ना, स्कानिया, इसमें जाओ आराम से, कोई दिक्कत नहीं, इसकी छूट दे देंगे। लेकिन तुम बोलते बस जाती नहीं भाई साहब, हमको तो गाड़ी लेके जानी पड़ी खुद की, 1 लाख रुपये खर्चा हो गया, बोले 1 लाख रुपये खर्चा हो गया ना तो उसकी बत्ती बनाओ और कहीं पे डाल लो, हम 1 लाख की छूट नहीं देंगे। हम फिर ये करेंगे अगर बस नहीं जाती है तो हम देखेंगे कौन से डिस्टेंस से तुम कौन से डिस्टेंस तक गए, वो कितने किलोमीटर का था, उतने किलोमीटर का फर्स्ट क्लास AC ट्रेन का कितना किराया होता है उतने की तुमको छूट दे दी जाएगी। दिस इज ओके। इनके भाई साहब उदाहरण करके दिखाने पड़ेंगे तुमको,
नहीं तो तुम्हारी हो जाएगी ऐसे। इतना बड़ा है ना भाई, इतना बड़ा है ना सैलरी का चैप्टर एक साथ बैठ के मतलब कितनी बार पढ़ लो तुम्हारा दिमाग खराब हो जाएगा। मेडिकल फैसिलिटी की बात करते हैं हम। मेडिकल फैसिलिटी का मतलब ये होता है कि एक तो देखो मेडिकल फैसिलिटी होता है और एक होता है कि ट्रीटमेंट तुम्हारे को करवाने के लिए पैसा दे एम्प्लॉयर तुम्हारा। यानी एक तो होता है कि तुम्हारा एम्प्लॉयर का खुद का कोई हॉस्पिटल है, उसमें तुम्हारा ट्रीटमेंट करवा दे वो, या फिर तुमको पैसा दे दे, है ना। तो उसके बारे में देख रहे हैं हम। मेडिकल फैसिलिटी, इस पर भी टैक्स लेती है सरकार। सरकार को मतलब भाई साहब इतनी बेशर्मी है, कोई भी चीज़ नहीं छोड़ती। एग्जाम्सन कहाँ मिल जाएगी तुमको? तुम्हारा कोई ट्रीटमेंट कराया गया, वैल्यू ऑफ मेडिकल ट्रीटमेंट इन एनी हॉस्पिटल मेंटेन बाय द एम्प्लॉयर। अगर खुद एम्प्लॉयर का, खुद तुम्हारे मालिक का ही हॉस्पिटल है, उसमें तुम्हारा ट्रीटमेंट करा रहे, उस पर तुमको टैक्स नहीं देना, ठीक है। दूसरा है रीइंबर्समेंट ऑफ द एक्सपेंडिचर एक्चुअली इनकर्ड ऑन मेडिकल ट्रीटमेंट, एनी सम पेड बाय द एम्प्लॉयर इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी एक्सपेंडिचर एक्चुअली इनकर्ड बाय द एम्प्लॉय ऑन हिज मेडिकल ट्रीटमेंट और ट्रीटमेंट ऑफ एनी मेंबर ऑफ हिज फैमिली। ओके, उस कहाँ पे मतलब तुम अपने मालिक का हॉस्पिटल नहीं था, दूसरे हॉस्पिटल में कराने गए, लेकिन वहाँ पे जो तुम्हारा खर्चा है उसका पैसा उसने वापस दे दिया, तो वो टैक्स फ्री हो जाएगा। कब? जब वो जिस हॉस्पिटल में तुम गए ना, वो या तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है या लोकल अथॉरिटी का हॉस्पिटल है या फिर एनी अदर हॉस्पिटल अप्रूव्ड बाय द गवर्नमेंट फॉर द पर्पज ऑफ मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ इट्स एम्प्लॉय, या फिर गवर्नमेंट द्वारा अप्रूव किया हुआ हॉस्पिटल है, तो उसमें आपको तुम्हारा को छूट मिल जाएगा। या फिर कुछ प्रेस्क्राइब डिजीज, यानी ऐसी डिजीज जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वालों ने, गवर्नमेंट ने प्रेस्क्राइब की हुई कि भाई इनका तुम इलाज करवाओगे, तुमको छोड़ दिया जाएगा, तुम्हारे पैसे जो है माफ कर दिए जाएंगे, क्योंकि वो इतनी खतरनाक बीमारियां होती है कि उसका इलाज सरकार चाहती है कि लोगों का हो जाए, किधर से सहायता मिले तो मिलने दो, उस पर टैक्स ले लेंगे तो वो हमारे को गालियां निकालेंगे, हमारी सरकार गिर जाएगी। इसलिए उन प्रेस्क्राइब डिजीज के लिए भी तुम्हें क्या कर दिया गया है, एग्जाम्शन दे दी गई। क्वेश्चन में लिखा हुआ आएगा प्रेस्क्राइब डिजीज, कोविड-19 भी प्रेस्क्राइब डिजीज में आती है, ठीक है। चलो आगे। तो एक तो क्या टैक्स फ्री हो जाएगा कि अगर एम्प्लॉयर का खुद का हॉस्पिटल है, उसमें उसने इलाज करवाया तो वो उस पर टैक्स नहीं लगेगा। दूसरा कि अगर तुम गवर्नमेंट हॉस्पिटल में इलाज कराते हो, लोकल अथॉरिटी के हॉस्पिटल में इलाज कराते हो, या फिर सरकार ने जिस हॉस्पिटल को मान्यता प्रदान कर रखी है उसमें इलाज कराते हो, तो फिर तुम्हारे को टैक्स नहीं देना पड़ेगा, अगर एम्प्लॉयर तुमको वापस पैसा भी देता है इलाज का सारा तो। और तीसरा है कि अगर प्रेस्क्राइब्ड तुम्हारी डिजीज है उसका इलाज कराते हो तो भी तुमको पैसा टैक्स नहीं देना पड़ेगा। चौथा क्या आता है भाई साहब? चौथा आता है कि अगर तुम्हारे लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के लिए एम्प्लॉयर ने पैसा दिया है, हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी के लिए एम्प्लॉयर ने पैसा दिया है, तो वो भी तुम्हारा टैक्सेबल नहीं होगा, ठीक है। लेकिन अगर एम्प्लॉयर ने तुम्हारी लाइफ इंश्योरेंस, सॉरी हेल्थ इंश्योरेंस के, LIC वाला टैक्सेबल हो जाता है। लाइफ इंश्योरेंस के लिए पैसा देगा वो तो टैक्सेबल हो जाएगा परक्यूजिट में, लेकिन हेल्थ इंश्योरेंस के लिए अगर एम्प्लॉयर पैसा देगा तो वो टैक्सेबल नहीं होगा। लेकिन मान लो एम्प्लॉयर ने तुम्हारी खुद की हेल्थ इंश्योरेंस करवा दी तो वो टैक्सेबल नहीं होगी। अगर तुमने हेल्थ इंश्योरेंस खुद करवाई और एम्प्लॉयर ने उसका पैसा तुम्हें वापस लौटा दिया कि भाई तुमने कितने रुपए करे, 10,000 रुपये करेगा बेटा, ये ले 10,000 रुपये ले जा, तो वो भी टैक्सेबल नहीं होगा, ठीक है। अमाउंट पेड टुवर्ड्स एक्सपेंडिचर इनकर्ड आउटसाइड इंडिया ऑन मेडिकल ट्रीटमेंट। अब देखो भाई साहब, ये आ गया कि तुम भारत से बाहर गए, ऐसी बीमारी हो गई जिसका भारत में इलाज ही नहीं हो सकता। हालांकि भारत के नेता जो होते हैं ना, उनकी बीमारी का इलाज भारत में हो सकता है, लेकिन फिर भी वो US से भागते हैं। लेकिन कर्मचारी, नॉर्मल कर्मचारी जिसके बेचारे कैसे कोई बीमारी होगी कि बाहर से बाहर इलाज कराना पड़ेगा, तो उसमें भाई सरकार ने बोला कि पूरा का पूरा टैक्स फ्री नहीं करेंगे, कुछ लिमिट्स लगाते हैं, उसके हिसाब से हम टैक्स फ्री करेंगे, ठीक है। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? एनी एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द एम्प्लॉयर और एनी सम पेड बाय द एम्प्लॉयर ऑन एनी एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द एम्प्लॉई ऑन द फॉलोइंग: मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ द एम्प्लॉई और एनी मेंबर ऑफ द फैमिली ऑफ द सच एम्प्लॉय आउटसाइड इंडिया, ट्रेवल एंड स्टे अब्रॉड of the employee or any member of the family of such employee, medical treatment, travel and stay abroad of one attendant who accompanies the patient in connection with such treatment। क्या बोल रहा है ये कि भाई एक तो तुम बाहर जाओगे, तुम्हारे बाहर इलाज कराने का खर्चा आएगा, एक तुम्हारा बाहर जाने का भी तो खर्चा आएगा ना, उड़ के जाओगे हवाई जहाज में बैठ के, उसका भी खर्चा आएगा। और एक बीमार आदमी अकेला थोड़ी जाएगा भाई, उसके साथ एक आदमी और जाएगा ना, तो उसका भी खर्चा आएगा। तो इन 3 तरीके के खर्चे के हम एग्जाम्शन तो दे देंगे, लेकिन लिमिट में देंगे कुछ। क्या लिमिट में देंगे? कंडीशन बताएगी। क्या बताएगी कंडीशन? कि द परक्यूजिट एलिमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन मेडिकल ट्रीटमेंट एंड स्टे अब्रॉड विल बी एग्जेम्प्ट ओनली टू द एक्सटेंट परमिटेड बाय RBI। RBI परमिशन देगा कि भाई इस वैल्यू तक, इस अमाउंट तक अगर एक्सपेंडिचर है तो वो एग्जेम्प्ट कर दिया जाएगा, उससे एक्स्ट्रा होगा तो फिर उसको टैक्सेबल कर दिया जाएगा। ये RBI बताएगा। तो क्वेश्चन में लिखी हुई आएगी कि RBI की परमिटेड लिमिट इतनी थी, खर्चा इतना हुआ, तो तुमको एग्जाम्शन उसके हिसाब से करनी पड़ेगी जितनी RBI ने परमिट की है, ठीक है। दूसरा, द एग्जेम्पशन इन रिस्पेक्ट ऑफ ट्रेवलिंग ऑफ पेशेंट एंड द अटेंडेंट विल बी एग्जेम्प्ट इफ द एम्प्लॉय ग्रॉस टोटल इनकम एज कंप्यूटेड बिफोर इंक्लूडिंग द सेड एक्सपेंडिचर डज नॉट एक्सीड 2 लाख रुपीज। क्या बोल रहा है भाई साहब ये कि ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस जो है ना, इसका पेशेंट का और अटेंडेंट का जो जाने आने का खर्चा है, ठीक है, रहने खाने का खर्चा है, वो उसी केस में एग्जेम्प्ट किया जाएगा अगर जो एम्प्लॉय है उसकी सैलरी 2 लाख रुपए या फिर उससे कम हो। भाई ये तो बहुत ही बकवास बात होगी ना, 2 लाख रुपए तो बहुत कम सैलरी होती है ना।
2 लाख रुपये मतलब हो गया 20,000 रुपये भी सैलरी अगर महीने की होगी तो भी वो 2 लाख से ऊपर होगी। तो ये बहुत पुरानी लिमिट है, ये लिमिट हम पढ़ते आ रहे हैं हमारे ज़माने से, हम बचपन में जब इनकम टैक्स पढ़ते थे तब से चल रही है, और हमारे से पुराने जो लोग हैं, हमारे माँ बाप भी शायद इनकम टैक्स पढ़ते तभी ये लिमिट चल रही थी। तो इस लिमिट को बदला ही नहीं गया भाई साहब, ये भूल गए हैं लिख के। आज की डेट में 2 लाख इज नथिंग भाई साहब, इसको बदलो। तो अगर 2 लाख से कम तुम्हारी इनकम होगी ना, इस खर्चे को जोड़ने से पहले, यानी इस हेल्थ एक्सपेंडिचर जो तुम कर रहे हो, इसका तुमको जो वापस से रिम्बर्समेंट मिल रहा है, इसको जोड़ने से पहले जो तुम्हारी 2 लाख रुपए से कम की इनकम होगी, तो ट्रेवल एक्सपेंडिचर भी तुम्हारे और तुम्हारे साथ जो अटेंडेंट गया उसके एग्जाम कर दिए जाएंगे, अदरवाइज वो एग्जाम नहीं किए जाएंगे। तो ये है भाई साहब विदेश में इलाज कराने का सिस्टम, ठीक है। ओके, और कुछ बच गया? ये सैलरी का चैप्टर भाई साहब इतना बड़ा है। ये देखो, परक्यूजिट टैक्सेबल ओनली इन हैंड्स ऑफ स्पेसिफाइड एम्प्लॉय। कुछ एम्प्लॉय होते हैं जिनको स्पेसिफाइड एम्प्लॉय बोला गया है। सबसे पहले तो हम परिभाषा देख लेते हैं कि किन एम्प्लॉय को स्पेसिफाइड एम्प्लॉय बोला जाता है। तो लगभग अधिकतर सारे एम्प्लॉय इसमें कवर होते हैं। क्यों? क्योंकि इसकी परिभाषा ऐसी टुच्ची परिभाषा दी गई है कि जिसमें मतलब सभी कवर हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे? देखो कहाँ पे इसकी परिभाषा, ये रहा। या तो वो डायरेक्टर हो किसी कंपनी का, ठीक है, या तो वो डायरेक्टर हो, या फिर एन एम्प्लॉय हु हैज सब्सटेंशियल इंटरेस्ट इन द कंपनी। सब्सटेंशियल इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है कि वो इक्विटी शेयर का मालिक हो, 20% या ज्यादा वोटिंग पावर रखने वाले, यानी 20% या ज्यादा वोटिंग पावर के इक्विटी शेयर का मालिक हो, तो वो स्पेसिफाइड एम्प्लॉय का। हाँ, ये देखो, ये बड़ी परिभाषा है। 20% से ऊपर के इक्विटी शेयर बहुत ज्यादा होते हैं, तो ये ठीक है, ये मानने वाली बात है। डायरेक्टर, भाई डायरेक्टर भी बड़ा आदमी होता है, ये भी ठीक है, मानने वाली है। लेकिन तीसरी देखो तुम, बेनिफिट तीसरी परिभाषा देखो तुम, बकवास। एम्प्लॉय ड्रॉइंग इन एक्सेस ऑफ 50,000, 50,000 से ऊपर की वो सैलरी मिल रही है उसको, भाई बकवास। क्या लिख दिया भाई ये? एन एम्प्लॉय अदर देन एम्प्लॉय डिस्क्राइब्ड इन 1 to above whose income chargeable under the head salary exceed 50,000 is a specified employee। अरे कहाँ तो तुम डायरेक्टरों की बात कर रहे हो भाई साहब, कहाँ तो तुम इसकी बात कर रहे हो जिसके पास 20% से ज्यादा वोटिंग पावर है, बड़े बड़े लोग, और यहाँ पे तुमने कर दिया कि 50,000 से ज्यादा जिसकी सैलरी की इनकम है वो भी स्पेसिफाइड एम्प्लॉय पे। घंटा यार, 50,000 क्या होता है? 50,000? 50,000 ये महीने के नहीं है, ये साल के भाई। यानी अब इस परिभाषा की वजह से सबके सब स्पेसिफाइड एम्प्लॉय हो गए। कौन बच गया भाई? 50,000 तो किसी के भी होंगे, चौकीदार के भी 50,000 से ज्यादा होते होंगे। 10,000 रुपये महीने भी दोगे तो भी कितने हो गए? 1,20,000 रुपये हो गए। 8,000 रुपये भी दोगे तो 96,000 रुपये हो गए। अरे 5,000 रुपये महीने दोगे जिसमें कुछ हो ही नहीं सकता आज की दुनिया में, तो भी भाई साहब 60,000 रुपये हो गए, वो भी स्पेसिफाइड एम्प्लॉय हो गया। बताओ, इनकी बुद्धि खराब हो रही है। अब बदल दो भाई इस परिभाषा को, इनकम टैक्स वालों, मुफ्त है। अब ये तो हो गए स्पेसिफाइड एम्प्लॉय, या तो डायरेक्टर होगा वो, या फिर 20% से ज़्यादा वोटिंग पावर होगा, या फिर उसकी सैलरी 50,000 से ज़्यादा होगी। अब अगर वो स्पेसिफाइड एम्प्लॉय होगा तो कौन कौन से परक्यूजिट जो टैक्सेबल हो जाएंगे? तो ये वाले हो जाएंगे, देखो ये वाले, स्वीपर, गार्डनर, वॉचमैन, पर्सनल अटेंडेंट, ये वाला हो जाएगा। गैस इलेक्ट्रिसिटी का बिल पेमेंट करता है वो हो जाएगा, ठीक है। टिकट का हो जाएगा, मोटर कार वाला हो जाएगा, और एजुकेशन फैसिलिटी वाला हो जाएगा, ये टैक्सेबल हो जाएगा, ठीक है। और अगर नॉन स्पेसिफाइड होगा जिसकी इनकम 50,000 से भी कम होगी, भाई क्या आदमी होगा कोई ऐसा, 50,000, भारतीय 36, 48, 4,000 रुपये इनकम मैक्सिमम महीने की, 4,000, उसको फ्री कर देंगे टैक्स। भाई तेरे पास टैक्स नहीं लेंगे, क्या लोगे उसके पास टैक्स सालो? वो टैक्सेबल स्लैब में तो आता है क्या? साला क्या बात करते हैं ये फालतू की। चलो 50,000 क्या लगा हुआ देखो, इन अदर वर्ड्स फॉर कंप्यूटिंग द लिमिट ऑफ 50,000, यानी ये इतनी भारी सैलरी कैलकुलेट करने में द फॉलोइंग आइटम्स हैव टू बी एक्सक्लूडेड, यानी ये आइटम हम छोड़ देंगे। क्या छोड़ देंगे? ऑल नॉन मॉनिटरी बेनिफिट, जो भी नॉन मॉनिटरी बेनिफिट जिनके लिए पैसा नहीं दिया गया लेकिन बेनिफिट दिया गया, जैसे कि हम देखा ना कि नॉन मॉनिटरी में गाड़ी वाड़ी मिल गई फोकट में, घर मिल गया फोकट में, तो वो नॉन मॉनिटरी बेनिफिट हो गए। मॉनिटरी बेनिफिट विच आर एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 10, दिस इज बिकॉज द एग्जेम्पशन प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 10 आर एक्सक्लूडेड कंप्लीटली फ्रॉम सैलरी। यानी अंडर सेक्शन 10 में जो एग्जेम्पशन मिल गई, जिसके बारे में हमने देखा था कि जो हमने 10(10)(a) और जो ग्रेजुएटी की उनकी एग्जामेशन वाली अमाउंट देखी थी, वो भी हम शामिल नहीं करेंगे। स्टैंडर्ड डिडक्शन भी इसमें शामिल नहीं करेंगे 50,000 की किस केस में, पुरानी स्कीम में, और अगर डिफॉल्ट टैक्स रिजीम लिया तो 75,000 की। और उसके अलावा डिडक्शन फॉर एंटरटेनमेंट अलाउंस एंड डिडक्शन टुवर्ड्स प्रोफेशनल टैक्स आर ऑल्सो टू बी एक्सक्लूडेड। एसएससी एक्सरसाइज द ऑप्शन ऑफ शिफ्टिंग आउट ऑफ द ये बकवास, ठीक है। तो ये 3 चीज़ें शामिल नहीं की जाएगी, और बाद में अगर ये शामिल नहीं करते उसके बाद में 50,000 की सैलरी आ जाती है उसकी। भाई क्या बोल रहे हो यार, 50,000 रुपये, वो भी साल के? ओ भाई साहब। बुद्धि खराब हो गई इनकम टैक्स वालों की वास्तव में। ये भूल गए, इन कई चीज़ों को लिख के भूल गए। जैसे वो तुम देखोगे ना, 100 रुपये पर मंथ पर चाइल्ड मैक्सिमम फॉर 2 चिल्ड्रन, एक 300 रुपये पर मंथ पर चाइल्ड मैक्सिमम फॉर 2 चिल्ड्रन। भाई कौन कराता है यार 100 रुपये में, 300 रुपये में कौन हॉस्टल में रखता है आज की डेट में भाई? एक महीने का खर्चा हॉस्टलों का 10-20 हज़ार रुपये आता है भाई। तुम दिमाग खराब हो रहा तुम्हारा। ये भूल गए इनकम टैक्स वाले कई चीज़ें लिख के, इनको याद दिलानी पड़ेगी, लिख के भेजना पड़ेगा मोदी जी को मेरे को। हाँ, उसके बाद क्या बच गया यार, ये खत्म नहीं होता है यार। ये तो हो गया था ना, ये तो देख ही लिया था हमने, रेंट फ्री अकोमोडेशन देख ही लिया था स्टार्टिंग में। और क्या बच गया? और भी कुछ बच रहा है क्या?
ये दुख खत्म काहे नहीं होते रहे। मीनिंग ऑफ सैलरी वैल्यूएशन रूल फाड़ में गए। और कुछ है? काम काम की चीज़ें पढ़ो, बाकी बकवास छोड़ो। चलो ये तो हो गया, मोटर कार भी पढ़ लिए थे हमने। अब हम करेंगे क्वेश्चन। नेक्स्ट जो क्लास आएगी ना उसमें एक एक क्वेश्चन देखेंगे, और एक साथ नहीं देखूंगा मैं। जैसे मोटर कार के अलग करा दिए, ग्रेजुटी के अलग करा दिए, पेंशन के अलग करा दिए, ऐसे एक एक क्वेश्चन देखेंगे हम, तो अपने समझ में आ जाएगी चीज़ क्या है। और बाकी तो मेरे ख्याल से रिजल्ट की। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो तो बहुत बढ़िया बात है भाई, मज़ा आ जाएगा मेरे को भी है।